From 2006, 2007, all the way up to 2019, 2020, the state government could not execute the work. It's very unfortunate. Our Prime Minister always says, "Sabka saath, vikas, sabka vishwas." All of us have to make an effort, then only things can move. Sir, honorable member, please listen to the entire answer. Sir, the project had to be removed from the pink book because of the lack of performance on part of the state government's company which was given this work. Then the project was reinstated once again in 2021. I'm very sadly saying it, sir. Even today, the government of Kerala has absolutely no interest in development of railways. Sir, Honorable Prime Minister has given 2,191 crore allocation for Kerala, but the state government, which was getting only 372 crore earlier, but the cooperation from the state government is lacking, due to which the state government, the projects in Kerala are suffering. श्री नारायण भाई कवाड़िया कचाड़िया जी, नारायण भाई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले तो मैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी रेलवे मंत्रियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे देश में रेलवे के अंदर जो काम हुआ है पिछले आजादी के बाद नहीं हुआ था, इतने 10 साल में काम हुआ, इसीलिए मैं मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे क्षेत्र अमरेली गुजरात में 1912 में जो रेल पटरी लगी थी, वो हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आने के बाद वहां गेज कन्वर्जन का काम हुआ है। तो आज मैं मंत्री जी को इसके लिए भी बधाई देता हूं। और एक मेरा छोटा सा इश्यू है, जो अमरेली खिजड़िया से अमरेली, अमरेली से चलाला, चलाला से धारी, धारी से विसावदर, विसावदर से वेरावल सोमनाथ, वो पूरा गेज कन्वर्जन का प्रपोजल रख दिया गया है, लेकिन फॉरेस्ट के हिसाब से अभी अटका हुआ है। तो खिजड़िया से अमरेली तक का गेज कन्वर्जन का टेंडर भी निकल चुका है। तो मैं अन्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वो काम कब शुरू होगा। और हमारा डस्सा से महुआ तक और डस्सा से जेतलसर जूनागढ़ तक का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी बहुत स्लो चल रहा है। तो उसके लिए भी मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द वो काम ज्यादा गति ले। और हमारा नया अमृत भारत स्टेशन, उसका काम भी बहुत, मेरे क्षेत्र में 4 नया स्टेशन बन रहा है, तो उसका काम भी स्लो चल रहा है। तो मंत्री जी से मैं विनती करता हूं कि जल्द से जल्द काम पूरा हो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, दिलो जान से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जिस सेक्शन की बात माननीय सांसद जी कह रहे हैं, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है गुजरात में। अमरेली से विसवदार खिजड़ली होके आगे सोमनाथ की तरफ जाने वाला जो, उसमें जो गिर का फॉरेस्ट है, गिर के फॉरेस्ट के थ्रू इसका अलाइनमेंट जाता है सर। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सोचे समझे तरीके से जो सेक्शन गिर के फॉरेस्ट को अफेक्ट नहीं करता है, वो सेक्शन अप्रूव कर दिया गया है। और अभी 3-4 महीने पहले ही ये फैसला लिया गया है। माननीय सांसद जी के पास पूरी जानकारी भी है और ऑलरेडी उसका टेंडर करके काम को आगे बढ़ाने का प्रयास स्टार्ट कर लिया गया। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I may be indulged to deviate a little from the core of the questions. Honorable Minister, without having any compunction of qualm, I must say that you are an affable and competent minister. But at the same time, I will simply charge you that you are not as good as your word. You are not as good as your commitment. In the house itself, प्रश्न पूछे सर प्रश्न यह कि 2014 साल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 131 आरओबी, जिसको कहते हैं कि 55 तला आरओबी, आप जानते हैं वो अभी तक खत्म नहीं है, आधा अधूरी पड़े हुए हैं। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन यू कैन नॉट सार्क योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सेकेंड थिंग, आपने ये वादा किया था ये सदन के अंदर, मैं नहीं, बहुत सारे एमपी एक साथ आपको ये गुजारिश किए थे कि आप कोविड के बाद एक जगह 10 रुपया लेते हैं भाड़ा, दूसरी जगह 30 रुपया लेते हैं। एक ही दूरी है, दूरी एक है। गंगा के इस पार जिसका भाड़ा 10 रुपया, गंगा के उस पार 30 रुपया, कैसे चलते हैं इस तरीके की एनोमली?
फिर भी आप इसको करेक्ट नहीं करते, ये नहीं सुधारते, आप बार बार आप वादा करते हैं, नहीं करते कुछ। मान्यवर सभापति महोदय, पहले तो मैं मान्यवर एलओपी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भारत सरकार के काम की, मोदी जी के काम की तारीफ की, और आपकी ये तारीफ उस हाउस में भी बहुत ही, वहां भी एलओपी साहब ने इस बार तो घोषणा ही कर दी थी। कहा रेल मंत्री जी की तो तारीफ की है ना। भारत सरकार का काम सर, मोदी जी का काम आज सारा देश देख रहा है। सर, आपने जो फ्लाईओवर की बात उठाई, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत खुशी की बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पे 1000 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस देश भर में बने। तो मोदी जी ने जिस तरह से रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ एक राज्यों में दिक्कत है, बाकी सब जगह बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। जहां जहां कोऑपरेशन, हम तो बिल्कुल ओपन माइंड के साथ, प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक फेडरल स्ट्रक्चर पे विश्वास है, इसीलिए एक ओपन माइंड के साथ हर राज्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए मोदी जी ने इतना एलोकेशन दिया है, अब आपकी तरफ से जो सहयोग हो सके वो सहयोग करिए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के लिए जहां से बड़े लंबे समय से रेलवे मंत्री होते थे, बड़े लंबे समय तक रेल मंत्री होते थे, वहां पे मिलते थे वेस्ट बंगाल को मात्र 4380 करोड़ 2009 से 2014 में। आज मोदी जी वेस्ट बंगाल को 13,280 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 13,280 करोड़। आप अगर सुनिए साहब, प्रश्न का जवाब सुनिए, जवाब सुनिए सर। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी कुछ स्पष्टता हमारे माननीय सदस्यों को रखनी पड़ेगी। संविधान का प्रावधान बहुत स्पष्ट है, लैंड एक्विजिशन में राज्य सरकार की मदद चाहिए ही चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर में राज्य सरकार की मदद चाहिए ही चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न माननीय एलओपी साहब का प्रश्न मेन प्रश्न से अलग था, फिर भी मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि एज फार एज पॉसिबल हर एक आरओबी में राज्य सरकार के सहयोग से, फ्लाईओवर के लिए राज्य सरकार के सहयोग से तेजी से प्रयास चल रहा है। माननीय एलओपी साहब के साथ मैं पर्सनली भी बात कर चुका हूं। इस आरओबी में जो लैंडिंग एरिया है उसमें हमको मदद चाहिए राज्य सरकार की। जैसे ही राज्य सरकार से मदद मिलेगी हम काम करेंगे। और दूसरा जो फेयर का रैशनलाइजेशन की बात है वो ऑलरेडी विचाराधीन है रेलवे बोर्ड में, जैसे ही फैसला होगा निकल आएगा। तो जवाब तो दे दी आप क्या। क्वेश्चन नंबर 63 महाबली सिंह। क्वेश्चन नंबर 63। बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन उत्तेजना में भी एक शिष्टाचार होता है, एक तरीका होता है बात करने का। और जो शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कदापि किसी को स्वीकृत नहीं हो सकती है। आपकी शब्दावली को आप ड्रॉ करिए, आप जरा ढंग से अपना प्रश्न उठाइए। क्वेश्चन नंबर 63 महाबली सिंह। क्वेश्चन नंबर 63। बाद में उधर नहीं रहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर प्रस्तुत है। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पर प्रस्तुत है। अध्यक्ष महोदय, बाद बिहार में 35 चीनी मिलें काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे 26 चीनी मिलें एक एक करके बंद हो गई। मात्र बिहार में अभी 9 चीनी मिलें काम कर रही है। महोदय, हम माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहते हैं कि जो चीनी मिलें बिहार में बंद हैं,
क्या उस चीनी मिलों को आप चालू करना चाहती हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि ये चीनी मिल लगाना केंद्र सरकार का विषय नहीं है, इसमें 2098 में एक विषय आया था जिसमें इसको क्या था, बिहार में सदस्य ने स्वीकार किया है। राज्य सरकारें या लगाने वाले जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं, केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग के लिए इतना बहुत बड़ा अभी हाल में काम करने की बात कही है, और माननीय मंत्री महोदया कह रही हैं कि ये राज्य सरकार की काम है। अरे ये तो चीनी मिल को केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार को काम में करनी है। तो ये जो बंद चीनी मिलें हैं, इसको केंद्र सरकार क्या चालू करने का विचार नहीं रखती? और दूसरा मेरा अनुपूरक प्रश्न है महोदय कि जो किसान जो है गन्ने का उत्पादन महोदय बहुत परिश्रम से करते हैं, चाहे बिहार का सवाल हो चाहे उत्तर प्रदेश का सवाल हो, और उनका उत्पादन का सही मूल्य और समय पर उनका भुगतान नहीं होने के चलते एक एक साल से दो दो साल तक किसान मिल का प्रबंधक का चक्कर काटते रहते हैं महोदय। तो क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाना चाहती है जो किसानों का भुगतान सही समय पर मिल सके? माननीय अध्यक्ष, माननीय सांसद महोदय ने बहुत अहम सवाल उठाया और बहुत अच्छा सवाल है कि देश में आज क्या परिस्थिति और पहले क्या परिस्थिति थी। दुर्भाग्य से सिर्फ ये लगता है कि माननीय महिपाल जी शायद अभी तक इतिहास के पन्नों में ही रहते हैं। उनको महाबली सिंह जी शायद इतिहास के पन्नों में ही है। उन्हें ध्यान नहीं है कि गत 10 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। चीनी मिलों में आज से 10-12 साल पहले कैसे गन्ना किसानों को तकलीफ होती थी, सही मूल्य का भुगतान समय पे नहीं होता था, सड़कों पे हाईवे पे आके उनको आंदोलन करना पड़ता था अपने पैसे के लिए। ये स्थिति मान्यवर आज से 12-15 साल पहले थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार की कमान संभाली, तब उन्होंने पूरे चीनी के व्यवसाय में, चीनी के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन के पूरे विषय को बहुमुखी सोच के साथ अपने दूरदर्शी परिणाम को सामने रखते हुए कई सारे कदम उठाए। उदाहरण के लिए चीनी मिलों को सही दाम मिले, चीनी मिलों का जो ऋण था उस ऋण को किस प्रकार से लंबे समय देके उसको समाप्त किया जा सके। गन्ना किसानों की भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के पास जो पैसे का अभाव रहता था उसको पूरा करने के लिए इथेनॉल को प्राथमिकता दी गई। कहाँ उस समय मात्र 1% पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग ब्लेंडिंग होती थी, आज वो बढ़कर 12% हो गई है। एक 1200% एक प्रकार से वृद्धि हुई है। और इन दिनों में जिस प्रकार से इथेनॉल का तेज गति से इस्तेमाल हुआ, उससे चीनी मिलों की भी आमदनी बढ़ी, चीनी मिलें भी वायबल हो गई, उनके पास पर्याप्त पैसा आने लगा। और उसी के कारण आप देखेंगे कि गत कई वर्षों से 99% भुगतान समय पे होता है। कोई किसान का आंदोलन देश में किधर देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको अगर आंकड़े दूं तो 2013-14 में कुल जो केन का भुगतान था वो 57,000 करोड़ रुपए था, और केन ड्यूज 2-2, 3-3 साल बाद दिए जाते थे। हमारी सरकार आने के बाद अगर 2022-23 का आंकड़ा देखें तो केन का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन भी लगभग 1.5 गुना हो गया। उसके अलावा जो वैल्यू थी गन्ना किसानों की वो 1,15,000 करोड़ रुपए हो गई, और वो 1,15,000 करोड़ में मान्यवर 1,14,000 करोड़
समय पे पे हो गया 99% से ज्यादा, और मात्र 516 करोड़ यानी 99.5% पे हो गया। मान्य 516 करोड़ सिर्फ रह गए। 3 चीनी मिले अधिकांश इसमें, और यूपी की है वो तीनों चीनी मिले, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। ये जो बात है कि गन्ना किसान को भुगतान में तकलीफ, इस पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार किया, जिस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिस प्रकार से उनको समय पे आज पूरा पैसा मिलता है, उसके कारण प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता भी बढ़ी है गन्ना किसानों की। और देश भर में गन्ना किसानों ने, चाहे वो समय समय पर इथेनॉल का उपयोग ज्यादा हो, एक्सपोर्ट हो, अलग अलग माध्यम से, एक तरफ गन्ना किसान खुश है, दूसरी तरफ सभी कोऑपरेटिव, श्रीनिवास जी हाथ उठा रहे हैं, सभी कोऑपरेटिव मिल्स देश भर की पुनः जागृत हो गई है, पुनः प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है, पुनः उनके कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित हो गई है। और दूसरी तरफ शुगर इंडस्ट्री के कारण आज पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है। पर्यावरण प्रभुआ की ब्लेंडिंग के कारण पेट्रोल का इंपोर्ट कम हुआ तो विदेशी मुद्रा में भी लाभ हुआ। तो ये जो बहुमुखी सोच है, इसके कारण आज देश तेजी से प्रगति कर रहा है और देश के गन्ना किसान भी बहुत राजी खुशी आज इस काम के साथ जुड़े। क्वेश्चन नंबर 64 सी थॉमस। मिनिस्टर को रिप्लाई। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नहीं बोल सकते सर, ये बकवास शब्द नहीं बोल सकते, ये हटा देना चाहिए। ये बकवास शब्द, ये मंत्री जी के लिए बकवास शब्द यूज कर रहे हैं, ये बकवास शब्द हटा देना चाहिए, कार्रवाई से हटा देना चाहिए। रिकॉर्ड में के लिए इन्होंने कह दिया, क्या बकवास कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये बकवास शब्द हटाइए, हाँ हटाइए, बकवास शब्द हटाइए। बकवास शब्द नहीं कह सकता, ये बकवास शब्द नहीं कह सकते। ऐसे हल्ला गुल्ला करने के बदले पहले जानकारियां निकाले माननीय सदस्य। 22-23 का पूरे देश में मात्र 516 करोड़ बकाया है। ये जो बात कर रहे हैं, ये अभी जो गन्ना खरीदा गया है, ये अभी के गन्ना की बात कर रहे हैं, और अभी के गन्ना का पैसा पर्याप्त मात्रा में पे हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि नासमझी से आंकड़ों को हेर फेर कर रहे हैं। प्लीज। क्वेश्चन नंबर 64 मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री आप थोड़ी है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखते हैं। शशि थरूर जी, आप होंगे। Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to applaud the Wise Kiran scheme, which promotes women in STEM subjects in our education system. I must say, sir, this is very, very interesting because the need is great. I have had the great pleasure, sir, of conducting as the main speaker a number of convocations in our country in the course of the last few years that I've been an MP, the last 15 years. And in the 75 or 80 convocations where I've spoken, it has struck me, sir, that even in institutions where women are a very small percentage of the workforce, of the student body, where women are maybe even just 25% of the student body, 90% of the prize winners, the diploma holders, the gold medalists tend to be women. This has led me to believe that the future is female, sir, and I'm glad we're doing this scheme. Having said that, however, it is also true that only 1/3 of the women, despite their great successes in the education system, only 1/3 of the women actually are in STEM careers. And what is particularly worrying, sir, is that promotions in STEM careers seem to be denied to women. We are seeing a situation in which pretty much in every STEM discipline, the top positions are regularly occupied by men.
Does the government have any thought about whether there could be gender affirmative programs, not only to ensure that women who do well in their studies get career opportunities, so the number of women in STEM disciplines and careers goes up, but also whether there should be some encouragement to put women in leadership positions, because it's startling to see that when a woman and a man, even the woman with higher marks, gets into a STEM career, the man's promotion comes 2 or 3 years before the woman's does. And this is a pattern that has been studied, and I would love to know if the government has looked into the matter and has any thoughts on how to remedy it. Thank you. Speaker sir, at the outset I have to thank Honorable Member Shri Shashi Tharoor ji for having appreciated the WAS scheme, and I once again wish to reassure the entire House that this government has already been giving highest priority to enhance the role of women in every sector. And Prime Minister Modi has been reiterating this very often whenever he has a platform to speak. And he's been talking about Nari Shakti, Nari Samarth. In fact, in this House also, the very first bill that was presented was dedicated to the woman power of India. And therefore, I would like to also clarify that there is no gender bias in carrying out promotions. And you'll be pleased to know when I just cite a figure that we have, of course, as you rightly said, the number of women scientists is still lower compared to the male sites. Yes, it is, to be precise, 18.6%. The R&D projects run by women are up to 25%. But the higher education enrollment has increased tremendously over the last few years. It's gone up to 43%, which means tomorrow, these girls, when they take over those positions, the proportionate number of the working scientists will also go up to almost 50%. Now, having said that, as far as the contention that the top positions are manned only by men, I would rather say they are now being manned by women. In the sense, for example, in space, our Aditya project is being headed by a woman called Jijar from Tamil Nadu. Similarly, the Chandrayaan project, the joint director, the number 2, is again a lady called Kalpana from Karnataka. So it's not true. On the other hand, in fact, the common realization is that in the science fraternities, in the science streams, the women have already evolved from the participatory role to the leadership role. It is now they are deciding to what extent the men have to be participants in what roles. And I think, without being boastful, the very scheme of WAS was started by the NDA government when Mr. Vajpayee was the Prime Minister. And thereafter, it was taken up by Prime Minister Modi after he took over in 2014. And he further extended in the form of the Kiran scheme, which is... नहीं हुआ वो बता रहा हूं मैं. बीच में ये हुआ कि बजट 2014 में था 44 करोड़ और 2024-25 में 135 करोड़, यानी तीन गुना बजट बढ़ा. Having said that, we are already in it, and I'm glad that Kerala is also getting tremendous benefit out of it. We have started a scheme called Curie, which is providing support to women in the university levels. So incidentally, Kerala does not have a women university, but we have extended the same support to the Kerala colleges. So we have 2 in Kottayam, 2 in Thrissur, 1 in Thiruvananthapuram, 1 in Ramasavapuram, and 1 in Allapur. So we are extensively giving support regardless of whichever the government there. Question number 6, Cecil Mane. उत्तर सभा पटल पर रखा है. श्री प्रताप राव जाधव. धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्नकाल में जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं. माननीय अध्यक्ष जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है.
माननीय अध्यक्ष जी, हम इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम भारतीय उद्योगपतियों को विदेशों में अपना कृषि एवं अन्य औद्योगिक सामान निर्बाध रूप से बेचने की सुविधा मुहैया नहीं करा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न देशों में भारत के निर्यातकों पर टेरिफ तथा नॉन टेरिफ बैरियर लगाकर भारत के सामान को उन देशों में बेचने से रोका जाता है। महोदय, कई देश ऐसे जो भारत के निर्यातकों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी तथा विभिन्न प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगाकर भारत के सामान को महंगा कर देते हैं, जिसकी वजह से भारत का निर्यातक अपने सामान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच पाता है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार इन निर्यातकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों से बातचीत कर कोई ऐसा हल निकालेंगी कि जो अन्य देशों में हमारे निर्यातकों पर भारी टैक्स का बोझ कम हो सके। साथ ही साथ भारत सरकार ने कृषि उत्पादों जैसे कि कपास, सोयाबीन, चीनी, चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा है उनको हटाने पर विचार करेंगी ताकि भारतीय निर्यातक अपने सामान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से बेच सके। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे कृषि निर्यात बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा जो कृषि निर्यात रहा वो $50 बिलियन से ज्यादा रहा। जहां तक हमारे निर्यातकों की दूसरे देशों में जिन ट्रेड बैरियर्स का वो सामना करते हैं उसका विषय है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि हर देश अपने टेरिटरी में आने वाले प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अपना एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना के रखता है और कई बार ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी अप्लाई करते हैं और निर्यातकों को भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो देशों के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में आपस में कुछ गैप्स होते हैं, कई बार इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है या किसी तरीके की आर्बिट्रेरीनेस होती है या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसके कारण ये बैरियर्स की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी अवस्था में निरंतर भारत सरकार और हमारा मंत्रालय जो हमारे निर्यातक किसी भी देश में अपने कृषि उत्पाद को या किसी भी अन्य उत्पाद कर रहे हैं, किसी भी प्रकार बैरियर का सामना करते हैं, उसके लिए हम की मदद करते हैं। इसके लिए हमारे पास कई मैकेनिज्म्स हैं। अभी हमने हाल ही में की है ये टास्क में है जिसमें 25 है, उसके माध्यम से और अपने मिशंस की मदद से उन देशों से भी हम बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए इन बैरियर्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ट्रेड को लेकर है और ट्रेड में चीन से बहुत चीजें आज भी भारत इंपोर्ट करता है, विशेष रूप से मोबाइल फोन में। सर भारत में आज हम मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेड इन इंडिया की जो मोबाइल फोन है इसके अंदर अगर आप कंपोनेंट्स देखोगे तो वो मेड इन चाइना कंपोनेंट्स है। सो मेड इन इंडिया मोबाइल फोन, लेकिन कंपोनेंट है मेड इन चाइना। तो जिस वक्त सर चीनी सोल्जर लद्दाख में हमारे किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, भारत सरकार क्यों चीन से ये मोबाइल कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रही है? क्यों भारत सरकार दूसरे देशों में नहीं देख रही कि हम दूसरे देशों से ये इंपोर्ट करें, और क्यों हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना पे अब बना रखें, विशेष रूप से मोबाइल फोन में जहां पे प्रिवेसी का मामला हो सकता है, सर्वेलेंस का मामला, सर कंप्लीट एक सेंटेंस सर, सर्वेलेंस का मामला हो सकता है, स्नूपिंग का मामला हो सकता है। पूरी दुनिया में आज विभिन्न देश चीनी की जो चाइना की जो इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, एस्पियोनेज की कैपेसिटी है, उस पे संदेह की नजर से देख रही है, और हम अपने ही मेड इन इंडिया मोबाइल फोन में मेड इन चाइना कंपोनेंट दे रहे हैं, तो हम क्यों दूसरे देशों पे अपनी ध्यान दे रहे हैं? चलिए मंत्री जी देंगे जवाब। सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में किसी भी देश के माध्यम से जो भी हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, हमारे अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके
प्रोविजंस के आधार पे करते हैं, जिसमें खास तौर से सेफ्टी का जो एंगल है उसका ध्यान रखा जाता है। जो आपने स्पेसिफिक विषय चाइना के संबंध में उठाया है, इस पर मैं और जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित करती हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी सूचित करना चाहूंगा कि ये बात बोल रहे हैं कि 2014 के पहले तो पूरे फोन बंद के पूरे भारत आते थे, उसमें सिक्योरिटी रिस्क इनको कभी दिखा नहीं, किस प्रकार से बने बनाए फोन के अंदर चिप्स वगैरह के माध्यम से क्या आ सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही मेक इन इंडिया को बल दिया, लोग भारत में आए, निवेश करें, और इसका एक सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी तो आज मोबाइल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें पूरी दुनिया में भारत ने डंका बजाया है। आज एप्पल जैसी कंपनी कहती है कि हम हर साल डबल करेंगे हमारा प्रोडक्शन भारत में, और विश्व में जो बनाते हैं उसका 25% भारत पे बनाएंगे। माननीय सांसद जी को यह भी सूचित करना चाहूंगा, ये एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में पहले फोन बनाने के लिए कंपनियां आती है, अमेरिकन कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पे आ रही हैं, कोरियन कंपनियां, जापानीज कंपनी बड़े पैमाने पे आ रही हैं। जब फोन बनना शुरू हुआ और उनको दिखा कि आज मार्केट है, बड़े पैमाने पे फोन बन रहे हैं, फोन में कंपोनेंट्स लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कंपोनेंट इकोसिस्टम इसके पीछे आने लगा है, शुरू हो गया। और उनको शायद ये जानकारी गलत है कि सब चाइना से कंपोनेंट आ रहे हैं। कंपोनेंट कोरिया, जापान, ताइवान, यूरोप, अमेरिका, सभी देशों से टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और मेरे मित्र अश्विनी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़े सख्त प्रावधान लाए हैं। उन्होंने कंपनियों को मैप किया है, टेक्नोलॉजीज को मैप किया है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से जो कंपनियां हमारे हित में नहीं है, जिन कंपनियों का सामान फोन में होने से कोई भी प्रकार का सुरक्षा के ऊपर आहत आ सकती है, उनको बंद किया गया है। और जो फ्रेंडली नेशंस है और फ्रेंडली नेशंस की सिक्योर सप्लाई चेन के ऊपर आज भारत सरकार बल दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सफलता से इस देश में निवेश भी ला रही है, टेक्नोलॉजी भी ला रही है। और मेरा मानना है जिस तेज गति से इस इकोसिस्टम को भारत डेवलप कर रहा है, ये आगे भारत विश्व का सप्लायर बनेगा। और एक आखिरी में जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूंगा, कल ही एक कंपनी मुझे टेलीकॉम की मिलके गई जो टेलीफोन बनाती है और अन्य प्रोडक्ट बनाती है, और उन्होंने अपने निवेश के प्लान्स बताए। उन्होंने बताया कैसे पीएलआई सिस्टम से वो यहाँ और निवेश करना चाहते हैं और पूरा इकोसिस्टम भारत लाके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, जिसमें मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स भी हो, लेकिन इस प्रोसेस को एक समय सीमा लगती है। और ऐसे ओवरनाइट सुपरमैन की तरह आके मुझे लगता है कोई मोबाइल फोन यहाँ नहीं बनेंगे। जो काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसकी मैं समझता हूँ गौरव गोगोई जी भी दाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 के मुरलीधरन। क्वेश्चन नंबर 66 सर। Sir, there are lot of cases in various states in India regarding the encroachment of railway lands. Sir, the reason is railway is not utilizing their own lands. In my constituency also in Talasheri, 50 acres of railway land is still vacant. So I want to know from the government whether the Railway Land Development Authority is considering any land development project under the public-private partnership in these idle railway lands. Honorable Speaker Sir, the railway lands basically are of three natures. The majority of the railway land which is shown as vacant railway land, that is basically the land along the railway tracks. That is practically the majority of the land which is shown as railway land available is basically along the railway tracks. That is kept reserved for expansion
As noticed in the budget, Honorable Prime Minister has very big vision for expansion of railway network. 3 major corridors have been approved, which will basically add about 40,000 kilometers. 40,000 किलोमीटर और रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगा और किस तरह से एक तेजी से रेलवे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. So, Honorable Speaker, sir, most of the railway land is basically reserved for expansion. Outside that, whatever railway land is available is being taken up for development in various phases. Many interesting projects have been done in the recent past. In the last 10 years, some of these railway lands have been developed as housing complexes, some have been developed in other ways, but we are moving in a systematic way. Okay, Muralidharan ji. Sir, whether the government should consider these 50 acres land in Talisheri for the development of the railway. Members' suggestion is noted, sir. Deepak Ved ji. Manikam Tagore ji. Sir, Railway launched Amit Bharat Station Scheme for the development of the stations. As the it's among 118 stations are among that thing, as the reply Honorable Minister has replied. Aspirational districts. Is there any specific plan to include more stations in aspirational district? Because aspirational district is which are all backward districts, and we all know that there needs special support for that. And my district is an aspirational district, and Sivakasi and Arupukote stations are not included in this scheme. And I'd like to request the Honorable Minister, will he consider including Sivakasi, which is a fireworks hub, and Arupukote, which is a handloom hub, to be included in the Amit Bharat station scheme? Thank you, sir. जी, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा. प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम हाथ में लिया है, एक तरीके से भागीरथी काम हाथ में लिया है. 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट एक साथ आज चल रहा है और काम जिस तेजी से चल रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, देश में सौभाग्य मिला कई जगह स्टेशंस को ढंग से जाके देखने का. काम जिस तेजी से चल रहा है वो अपने आप में एक सुखदायक चीज है. आपके स्वयं के कोटा स्टेशन में भी अगर देखें और देश भर में कई जगह, भुवनेश्वर देखिए, अलमपुर देखिए, बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, सब जगह जैसलमेर, उधमपुर, जब कई मान्यवर सदस्यों के स्टेशंस जो बन रहे हैं, बहुत ही तेजी से काम हो रहा है. 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट का एक साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट विश्व में कहीं पर शायद नहीं लिया गया होगा. ये इतना बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम है, ये और अच्छा प्रोग्रेस हो जाए, इससे बहुत सारी लर्निंग्स भी आ रही है. माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शहर के दोनों हिस्सों को जोड़े और एक बहुत अच्छा रूफ प्लाजा बने, नई अर्बन स्पेस बने, वो सब इस प्रोग्राम के माध्यम से साकार हो रही है. IB Edan जी. सर, आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं. सर, आप इस प्रोजेक्ट के लिए आपके भी ग्रीन सिग्नल चाहिए. सर, I've already raised this issue to the Honorable Minister. It is regarding 110 acres of land in my constituency in Ernakulam, which the Indian Railway owns. This is a marshalling yard, and as we all know that the Ernakulam town and junction railway stations have been in a stagnant position, and the only way to develop the railways in Kerala is to develop this particular railway station, where inside the heart of the city you have 110 acres of land. The Railway Land Development Authority, RLD, have made a study on this. A detailed project report has been made. I hope the Honorable Minister and the government would consider this matter very positively. Also, sir, what is the present status of the Shabari project in Kerala? Is the government intending to take up the project, or government has dropped the projects? Honorable Speaker, sir, the Shabari rail project is another classic case study in which after so many years of effort, because of the lack of cooperation from the state government, because of the lack of cooperation on land acquisition, lack of cooperation on giving the matching fund, the project has not really taken the kind of progress which it should have made.
Right now we are working on two possible alternative alignments. One of the alignments actually takes the project railway line all the way very close to the Shabri shrine, and the other alignment basically terminates about 25 or 26 kilometers before the shrine. So once both the alignments are kind of fully examined, then only a final decision can be taken. And regarding the Ernakulam railway land, I'll request the honorable member to come and meet me. We can discuss what best use it can be put to. Kerala government is in Indie block. सर मैं आभारी हूं सर कि आपने पूरे प्रश्न को पूछने की अनुमति दी। सर मैं सबसे पहले तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर। मैंने लंबे काल से पार्लियामेंट में आने का मौका मिला। हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये पहली सरकार है 10 साल की सरकार जिसने मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर पूरे देश के स्टेशनों का पुनर्विकास करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर मेरे संसदीय क्षेत्र में अमृत स्टेशन के लिए सर एक स्टेशन का आपने पिछले बार चयन किया था सर, तरीगना स्टेशन का सर काम प्रारंभ हो गया है, थोड़ा विलंब से मगर काम प्रारंभ हो गया। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, आपने पिछली बार अनुरोध के बाद आपने कहा था अगले वित्तीय वर्ष में मैं और आपके इलाके के स्टेशन को मैं पुनर्विचार करूंगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो मैं जानना चाहता हूं सर मेरे स्टेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है दानापुर मंडल भी है सर, वहां पर बेटा पुनपुन सदिशोपुर, क्या इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत लाने की महती कृपा करेंगे ताकि बिहार का वो पटना का इलाका भी विकसित हो सके और लोगों का कल्याण हो सके सर। माननीय संसद में प्रश्नकाल के समय हम पॉलिसी मैटर पे पूछे, अब एक एक स्टेशन पे सब पूछेंगे कैसे चलेगा? पॉलिसी मैटर पे पूछे, एक संसद में प्रश्नकाल पर एक व्यापक हिसाब होना। मैं तो कई बार ये स्टेशन नहीं बना, वो स्टेशन नहीं बना, पैसेंजर घायल हो गया, पैसेंजर। चलिए मंत्री जी जवाब दो। मान्यवर सदस्य में प्रश्नकाल, संसद का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय जो प्रश्न और उसका जवाब है उससे पूरा देश देखे कि क्या कुछ पॉलिसीज के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो अच्छा लगेगा। मैं पहले तो मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से फील्ड में डिफिकल्टीज आई उसमें मान्यवर सांसद जी ने स्वयं इंटरवेंशन करके कई समस्याओं का समाधान किया, इसलिए मैं मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो बाकी नए स्टेशन और जोड़ने का आपने निवेदन किया है, मैं मान्यवर सांसद जी से निवेदन करता हूं एक बार चाय पे बैठते हैं और जो यथासंभव आगे तो चेंबर में बात कर लेना आप। अरविंद सावंत जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया, उसकी सराहना करता हूँ। एक मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम हमने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया, आपने इसमें उसका भी प्रावधान किया, ऐसा मुझे समझ में आया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक ही दरखास्त है, विनती है, बहुत सालों से करते आया हूँ कि वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाएंगे। वो जवाब देते हमारे पास पॉलिसी नहीं है। केवड़िया पे वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया, म्यूरल भी बनाया हुआ है। विश्वेश्वरैया पे विश्वेश्वरैया का भी स्टैचू बनाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अगर स्टेशन के सामने, उसकी जो गरिमा है उसको ठेस न पहुंचाते हुए बिठाने की कोशिश करनी है। मैंने उनको प्लान भी दिया, डिजाइन भी दी थी। आप अगर उस पर अनुमति देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष जी, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के ऐसे गौरवशाली, ऐसे ऐतिहासिक युग पुरुष रहे जिन्होंने इस देश के इतिहास में अपना नाम एक बहुत ही गौरव, बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में रखा है। हम लोग तो बचपन से शिवाजी महाराज की कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। उस स्टेशन का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने में कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी। काम आरंभ हो गया है और ऐसा मान्यवर अध्यक्ष जी काम का जो डिजाइन हुआ है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उस डिजाइन को जैसे कंप्लीट होगा, ये काम आरंभ हो चुका है, लोग स्टेशन को देखने के लिए आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 67 श्री पशुपतिनाथ सिंह जी।
एक विशेषता थी कि कोई भी अगर उनको धोखा देता था तो वो उससे पूरा बदला भी लेते थे। पशुपतिनाथ सिंह जी, प्रश्न संख्या 67 पूछता हूँ। माननीय मंत्री। Laid on the table of the house, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज़ादी के बाद 2014-65 वर्षों में कोयला का उत्पादन 462 मिलियन टन प्रतिवर्ष होना शुरू हुआ था और आज 10 वर्षों में वह दुगना से अधिक हो गए। 893.19 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन होना शुरू हो गया। देश के समृद्धि में कोयले का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब यह रिकॉर्ड उत्पादन शुरू हुआ तब ओबी डंप की समस्या आई, क्योंकि ज़्यादा ओपन कास्ट से कोयला निकालकर और बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। समय 12 बजने वाला है, इसलिए शॉर्ट पूछ लेकिन जवाब दे देंगे। एक तो बहुत मुश्किल से अध्यक्ष महोदय, कई बार कोशिश किया। नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट पूछ लो तो आप दे देंगे। बहुत संक्षिप्त में है। हाँ, बहुत संक्षिप्त में है। मैं बात भी करता हूँ बहुत संक्षिप्त। अब ओबी डंप की समस्या, भौगोलिक स्थिति बदल दिया कोलफील्ड का। कहीं तालाब हो गए, कहीं पहाड़ हो गया और वहाँ कोयला में आग लगी हुई है, विस्थापन की समस्या है। राज्य सरकार इनको जमीन उपलब्ध नहीं करे। हमारा प्रश्न है कि यह नियमानुकूल है कि कोई रहती लैंड कोई देता है, अधिग्रहण होता है, तो कोयला उत्पादन करने के बाद उसको समतल बनाकर और उसको वापस कर दिया जाए। क्या इस पर सरकार विचार रखती है? सर, जैसे मान्य सदस्य ने उल्लेख किया कि कोयला प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हम लगभग 500 मिलियन टन, 550 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन 2013-14-15 में होता था, जब मोदी जी आने के बाद हम अभी इस बार 1 बिलियन टन क्रॉस कर रहे हैं। सर, वी आर क्रॉसिंग 1 बिलियन टन, दैट इज 1000 मिलियन टन। मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश कोयले में पक्का जो सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, उसमें आत्मनिर्भर हम बनेंगे, ये भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ जो ओबी रिमूवल जो है, ओबी बर्डन जो है, तो एक इशू है, लेकिन इसके लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम है और रेगुलेटरी सिस्टम इन प्लेस है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी तो रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं ओबी डंप्स का, उसका ज्योमेट्री कैसा है, स्लोप स्टेबिलिटी राडार भी, इसका भी उपयोग कई जगह हो रहा है, लेकिन पूरा उसका फ्लैटनिंग करके रिफिल करके हमको वापस करने का पॉलिसी आज के दिन में हमारे नहीं है, क्योंकि उसके एक बार ओपन कास्ट में माइनिंग पूरा करने के बाद रिफिल करने के लिए, और रिफिल करने के बाद वो नीचे गिरता है, इसके कारण बहुत समय लगता है। और उसमें हमने इको पार्क बनाया है, उससे जो सैंड उत्पन्न होता है, बालू, वो बालू हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और उसे ये भी हम कंसिडर कर रहे हैं सोलार पार्क, जो अभी ओबी साइड जो है उसका सोलार पार्क भी उसके ऊपर लगाने का कंसिडरेशन में है। तो ओवरऑल तो जो लैंड कैसे उपयोग करे, इको पार्क कैसे करे, ये सब सोच रहे हैं, लेकिन ये रिस्की रहता है, इसीलिए फ्लैटन करके वापस करने का अभी तो सोच सरकार के सामने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 के सुरेश जी। सर, क्वेश्चन नंबर 68 स्टेटमेंट। आप 1 सेकंड में पूछो, 1 सेकंड में जवाब। ऑनरेबल स्पीकर सर, आप पूछ ले, कोई बात।
Sir, first of all, I would like to congratulate Honorable Railway Minister to take up various railway stations for redevelopments. Sir, in my constituency, Mavelikara also included the Amrit Bharat scheme. The tender has been floated. Unfortunately, that tender was cancelled. Now the work has been delayed. So I would like to ask the Honorable Minister when this work will be restarted. And also, Chenganur is the gateway of Shabarimala. That railway station also included the second phase of the redevelopment, but work has been not taken up. These two important questions, Honorable Minister, kindly reply. Honorable Speaker, sir, Honorable member has asked a very specific question about the Mavelikara railway station. Unfortunately, the first tender which was awarded, that was not performed and the tender had to be cancelled. Already a fresh tender has been issued, sir. Supplementary, chalo. There is a proposal from Chenganur to Pamba, elevated railway line. So, what is the present situation? Whether the survey is over, alignment has been finalized, the project has been approved by the railway board. When this railway line will be started the work? Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is fully committed towards development of railway network in Kerala. And one of the projects which is very important is the project which takes the railway network to the holy shrine of Sabarimala. The Chenganur to Pamba railway line is a new alignment which has been suggested by Dr. E. Sridharan Saab. The DPR is right now under preparation, sir. And as and when the alignments are frozen and DPR is completed, then the next steps will be taken. Okay. प्रश्नकाल समाप्त. माननीय सदस्यगण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कार्य को निपटान हेतु 7वीं लोकसभा के 15वें सत्र को शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया जाए. यदि सभा की अनुमति हो तो शनिवार 10 फरवरी 2024 तक सदन की बैठक निर्धारित की जाए. बढ़ा दिया जाए. मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है. आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपकी संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 2 के आगे मेरे नाम पर सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं. धन्यवाद सभापति महोदय. आइटम नंबर 3, फगन सिंह कुलस्ते. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं. धन्यवाद. आइटम नंबर 4, श्री राव साहेब दानवे. सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं. आइटम नंबर 5, साध्वी निरंजन ज्योति जी. सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ. आइटम नंबर 6, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखती हूँ. आइटम नंबर 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी. धन्यवाद सभापति महोदय. लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर अंकित दस्तावेज जो श्री राजीव चंद्रशेखर जी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 8, श्रीमती दर्शना जयदोष. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentions against my name at serial number 8 of the Ministry of Textiles as the today's revised list of business.
आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर श्री वी मुरलीधरन जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से संबंधित कागजात उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10 श्री सोम प्रकाश। Sir, with your kind permission, I rise to lay the table of the House paper listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 11 श्री देबू सिंह चौहान। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 डॉक्टर संजय जायसवाल। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित सूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 37 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13 श्री अधीर रंजन चौधरी। Sir, I rise to present the report number 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, and 103rd Indian English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's revised list of business at serial number 30. The PSC has completed a century. Credit goes to the chairman. आइटम नंबर 14 भावना गावली जी। पति जी, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 14 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 15 पीसी गाडेगोरा जी। With your kind permission, I rise to present a copy of the each 67, 68, 69, and 70th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2023-24 as listed against my name at serial number 15 in today's list of business. आइटम नंबर 16 श्री पीसी गाडेगोरा जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay a copy of each of the statement, Hindi and English versions, showing action taken by the government on 62nd report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, as listed against my name at serial number 16 in today's list of business. आइटम नंबर 17 श्री पीपी चौधरी जी। Sir, with your permission, I present the following reports, Hindi and English versions of the Committee on External Affairs 17 Lok Sabha. Number 1, 29th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 24th report of the Committee on External Affairs on the subject, India's policy planning and role of think tanks with special reference to ICWA and RIS. Second, 30th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 22nd report of the Committee on External Affairs on the subject, India's neighborhood first policy. आइटम नंबर 18 श्रीमती लॉकेट चैटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। I beg to present the 39th and 14th reports, Hindi or English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 19 श्री राधा मोहन सिंह जी। क्रम संख्या 19 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 20 श्री पल्लव लोचन दास जी। Sir, I am to present the 53rd, 54th, 55th, 56th, 57 and 58 report, Hindi and English version,
of the Standing Committee on Labor, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 20, in today's order paper. Item number 21, Sri Pallav Lochan Das ji. Sir, I rise to lay 6 statement, Hindi and English version of Standing Committee on Labor, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 21, in today's order paper. Thank you, sir. Item number 22, Sri Raghuram Krishna Raju. Thank you, Honorable Chairman, sir. I beg to lay on table a copy each of the following reports in both Hindi and English versions of Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. 141st report on the subject Judicial Infrastructure in the Northeastern States of India. 142nd report on the subject Strengthening Legal Education in View of Emerging Challenges Before the Legal Profession. 143rd report on the subject Review of the Working of Legal Aid under the Legal Services Authorities Act 1987. And 144th report on action taken on 133rd report of the committee on the subject judicial processes and their reforms pertaining to Department of Justice, Ministry of Law and Justice. Thank you, sir. Item number 23, Dr. Jitendra Singh. Permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding 1. The status of implementation of the recommendations contained in the 326th report of the Standing Committee on Science, Technology and Environment, Forests and Climate Change on demands for grants 2020-21, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. 2. The status of implementation of recommendations contained in the 334th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the government on the recommendations oblique observations contained in the 326th report of the Committee on Demands for Grants 2020-21 pertaining to the Department of Atomic Energy. Number 3, the status of implementation of the recommendations contained in the 341st report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on the demands for grant 2021-22, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. Thank you, Speaker, sir. Item number 24, Sri Rao Sahib Danve. सभापति महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला आयात प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा 2022-23 के संबंध में विभाग संबंधित कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के सचिव में अंतरिक्ष सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूं। Item number 25, Sri Som Prakash ji. Respected sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in 182nd report of the Standing Committee on Commerce on Ecosystem of Startup to Benefit India pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you. धन्यवाद श्री अजय भट्ट जी. Item number 26, Sri Ajay Bhatt ji. Okay. Arjunram Meghwal. Sir, Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement on behalf of my colleague, Sri Ajay Bhatt, regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 35th, 36th, 37th, and 38th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to the demand for grants, that is demand number 19, 20, 21, 22 of the Ministry of Defence for the year 2023-24. Thank you. Dhanyavad. Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table within 20 minutes. Now we take up item number 28 से 33 तक एक साथ. Now Dr. Shashi Tharoor ji. Minister, sir. Where's Minister, sir? Where? What is this, sir? Please, we cannot start this, sir. What norms are you sending? Where is the Union Minister?
Where's the union minister? You're starting a budget. ये क्या दिखाना चाहते हैं sir? You walk out otherwise sir. What is this sir? ये क्या है सर? यूनियन मिनिस्टर नहीं है बजट में, ये क्या दिखाना चाहते हैं? Where's the union finance minister? Shame on this government sir. Shame on this government. They're making a mockery. प्रहलाद जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने वर्ष सरकार चलाने के बाद इनको इतना एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है कि सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हैं, पंकज जी हमारे वरिष्ठ एमओएस है फाइनेंस के, उसके बाद इस प्रकार की बात उठाना दिखाते हैं कितना खोखला हो गया है कांग्रेस की सोच। But here, it should go on record, sir. Premchandran ji. It should go on record. Premchandran ji. Sir, the House is run by precedents and conventions. The convention of this Lok Sabha, the tradition of the Lok Sabha, when the general discussion on the budget takes place, normally it is the courtesy on the part of the Union Cabinet Minister to be present in the House. It is quite unfortunate that the ministry is absent. It is quite unfortunate. Sir, the same. I am pleading for the courtesy convention protocol. That should be maintained. Parliamentary affairs. No. Okay, Adil, the gun sir, let me. Sir, it is. Let us not have a debate. Let us not have a debate. Already the government has taken note of it, and the MOEC is competent enough. But no, that is not the case. That is not the case. That is not the case. Allow Dr. Shashi Tharoor to speak. Dr. Shashi Tharoor. Dr. Shashi Tharoor, please. Parliamentary affairs Let us not taking the role seriously. Sir. Dr. Shashi Tharoor ji. Sir, I join my colleagues in deploring the absence of the Honorable Finance Minister. No, she's not absent. Who had actually introduced the interim budget. She is coming up. Already it has been. But I will nonetheless initiate the debate on behalf of my party. The budget comes at a very crucial moment for our country. We are shortly heading to the polls to decide who should lead the nation. But on what basis will the people come to this decision? Because when in 2014 they did offer a mandate to this current ruling dispensation, they did so with the hope that the government would come through on its bloated rhetoric of Sabka Saath, Sabka Vikas, the illusory promise of inclusive development for all Indians. Now, fast forward 10 years later, sir, and we find the people of this country have been sadly betrayed by a government whose economic mismanagement in this past decade has left the people of India staring at widespread distress, hardship, low incomes, and high unemployment. The first glimpse of their economic ineptitude came with the reckless decision of demonetization that broke the back of the Indian economy and resulted in a monumental disaster where poor and middle-class citizens suffered and in several cases even died while waiting in long lines to convert their notes, while the wealthy friends of the government managed to exchange their currency with ease. We must also not forget the sudden no-notice lockdown of 24 March 2020, imposed without warning or planning, which led to lakhs of migrant workers walking, trudging thousands of miles, kilometers back to their homes. During that national lockdown, sir, the most stringent in the world, between April and May 2020, individual income in India dropped by 40%. The bottom 10% of households lost 3 months' worth of income. Over its first 2 terms, this government demonstrated that its specialty was to issue policies marked by haste, incompetence, and complete disregard for its own citizens. Just 1 minute. The House has taken up the discussion and voting on demand for grants on account for the year 24-25. Sri Suresh Kodin and Srimati Aparupa Podar have tabled cut motions on the demand for grants on account. If the honorable members want to move their cut motions, they may send a slip at the table within 15 minutes, indicating the serial number of the cut motions they would like to move. A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the notice board shortly thereafter. In case the members find any discrepancy in the list,
they may kindly bring it to the notice of the officer at the table immediately. Now proceed, Dr. Sir. I'll resume, sir, where I left off and welcome the finance minister to this house. If demonetization was a bad policy, badly implemented, GST was a good idea, badly designed and shabbily implemented. The goods and services tax has been used to trample over the financial autonomy of our states, and when coupled with demonetization, it resulted in finishing off India's job-generating small, micro and medium businesses. It caused a 45-year unemployment high and ended the economic recovery that had begun in 2013, all while failing to achieve any of its stated objectives. Ordinary Indians have suffered, sir. Even the GST tax slabs on basic commodities like toothpaste, 5%, footwear, 18%, shirt and pants, 5%, rice and wheat, 5%. Instead of flushing out black money, it simply resulted in concentrating wealth in the hands of the government at the expense of the Aam Aadmi. So any talk of a robust economy and of GDP growth cannot be abstract or theoretical, but must be rooted and centered in the welfare of the people of India, who are the principal stakeholders of our economic progress. The question is, who are the people the government is serving? The finance minister mentioned 4 quote-unquote castes that the government supposedly looks after, namely the Garib, poor, Mahilayen, women, Yuva, youth, and Annadata, farmers. She said that their needs and aspirations and welfare are the government's highest priority. However, all 4 groups are some of the worst performing groups in the most categories you can find for social and economic policy performance. Let's begin with the Yuva. There is a tragic irony in the government's claims of success when desperate young people are queuing up to risk their lives in Israel in the middle of a war because they have no decent work in India. The unprecedented levels of unemployment have left countless citizens, especially our young workforce, with few prospects for a brighter tomorrow. Overall, an unemployment rate of 8 to 9% has become the new normal in our country. Unemployment reached a 45-year high in 2017, currently stands at 7.3% according to CMIE data, but has crossed 8% just a few months ago. Worse, the unemployment rate amongst youth aged 20 to 24 stood at 45.4%, sir, in 22-23. The Indian economy actually employs fewer people today than it employed in 2012. The data we have actually for the government is only 2018 and 2012, but that's where we have it. We employ fewer people. Agriculture and manufacturing jobs have gone down. Financially precarious construction work and low-end service roles are the only ones where they've seen any sort of employment. No wonder people are so prepared to risk their life and limb for a job in Israel, risking dying to make a living, sir. That's what our young people have been reduced to. Periodic labor force survey data shows that regular salaried employment has stagnated for 5 years. Talk of self-employment, which the government does, is a cop-out, because most of the self-employment is unpaid family labor, which is disguised unemployment. Experts reckon that the growing army of self-employed in any case constitutes very low-quality employment, and unpaid workers have increased from 40 million in 2017 to 95 million last year. You can call them self-employed, but unpaid workers are not counted as employed by the ILO, the International Labour Organization. Now, the share of agriculture in total employment has gone up, which is an indication that there are not enough jobs available outside of agriculture. To this, the government offers schemes like Skill India as a palliative. Skill India has set out a goal of skilling 40 crore workers by 2022. But if you look at the grand total trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, it is 1.3 crore, not 40 crore. And of that 1.3, only 24 lakh people have been placed in jobs. Skill India has been a failure, sir. The workforce share that was formerly vocationally educated trained in 2012 was 2.3%. In 2023, after 10 years of this government, the share has gone from 2.3 to 2.4%. What should we say? Congratulations. All this crying about Yuva Shakti. The truth is that their future looks bleak, sir. Minister is disrupting the finance minister. Sir, here is one random member speaking, please. The finance minister doesn't wish to hear any uncomfortable truth, sir.
It's pre-planned, sir. This is pre-planned. Please. The young people of our country are facing a double whammy. Falling labor participation rates and shockingly high unemployment, as I've just described, while the minister was otherwise occupied. Government praises the startup culture as an alternative, but fund-starved startups fired nearly 18,000 people in 2022. Startup fundraising activity is so subdued, sir, that in all Indian startups put together raised just $1.1 billion in January, down 75% compared to January of the previous year. Let's turn to MSMEs. They've been the main employment generators in this country, but they also find themselves shrinking in today's economy. Many were permanently closed after the disastrous demonetization. In 2016, we had 6.25 crore MSMEs. The number has dwindled to now 3.25 crore, as per the government's own Udayam portal, the MSME registration portal. More than 60% of the conventional micro enterprises in our country, which were engaged in business activities for more than 10 years, have perished. They've been closed, sir. So that's the picture we are seeing. What is the stage of employment generation? We have to ask the government, kiska saath or kiska vikas? The question again brings me to yet another aspect of the government's underperformance, woefully ignored in the Honorable Finance Minister's speech. She said people are living better and earning better. Average real income, she said, has increased by 50%. But first, there's no data available on individual household income. So how does the government say it's increased by 50%? If she's merely talking per capita GDP, sir, that is not a valid comparison, as per capita GDP will go up on the basis of people who are rich at the top of the pyramid without actually affecting the incomes of those at the bottom. If Mr. Adani and Mr. Ambani walked into this chamber right now, every MP would discover that our per capita income has gone up, right? But the moment they leave this room, we would all revert to reality. That's the problem with using per capita as her guide. A critical appraisal reveals that technically some incomes have gone up on per capita basis, but if you're middle class, lower middle class, or poor, your incomes have shrunk. That's the inequality in our country today. There's a Reuters survey this month, sir, stating that over 85% of the interviewed families reported stagnant or lower incomes compared to the years before the pandemic. Post-pandemic, the poorest 20% households in India saw income levels shrink 52% from their 2015 levels. And this is as per the latest India's Consumer Economic Survey. Compare this with the pre-2014 period that the finance minister put so much effort to discredit. During UPA 2, 2009 to 14, real agriculture rural wages grew at 8.6%. In contrast, during NDA 1, growth of real farm wages decelerated to 3.3%, and under NDA 2, the annual growth rate of real rural wages has become negative, sir. Can you give the exact thing? Agriculture wages minus 0.6%, non-agricultural minus 1.4%. So rural India is suffering reduced income, sir. Overall, when you compare income growth by income group from 2016 to 2022 in India, the top 20% of the rich have seen almost a 40% rise in their income growth, while the bottom 60% of our population have all seen negative income growth. There's also been a sharp fall in household savings because real incomes have declined. So let's look at the Garib. I'm looking at each of these castes, quote unquote, that she mentioned. The government claims it made 25 crore people free from multidimensional poverty in the last 10 years. Now that claim has to be interrogated. First, if 25 crore have indeed been freed from poverty, why are 81 crore still receiving free food grains? Second, how is the government expecting us to trust their number when consumption expenditure surveys were not done from 2014 onwards to 2022, and the National Multidimensional Poverty Index has been attacked by experts here and abroad who question both the manner and methodology with which it is calculated? The truth is the government's record is disillusioning. The UPA era created the fastest ever decline of poverty levels in India's history between 2005 and 15, whereby 271 million or 27.1 crore Indians were lifted out of poverty, providing what UNDP called the greatest relative development for the poorest 40% during this period. Under the BJP, I'm still quoting international sources, 230 million Indians or 23 crore
slipped into poverty during the pandemic, and according to the World Bank, an astounding 80% of the world's people who slipped into poverty in 2020 during the pandemic were from India. 80% going below the poverty line were from India. But there's worse. The National Survey Organization has not conducted its quinquennial national consumption expenditure surveys to identify the proportion of people below the poverty line. The global poverty line at one point was $1 a day, now it's $2, according to World Bank and UN figures. But in India, despite all the government's tall claims of growth, the official national poverty line is very low, at rupees 1,286 per month per person in urban areas and 1,059 per month per person in rural areas. Has the government raised 25 crore people above these levels? There's no indication. The Indian government has conducted no survey, neither a national consumption expenditure survey, and of course, no national census either. We are in a statistical void. And what we only have is this multidimensional poverty index of the Niti Aayog, which is a new index they have created, which cannot be compared with any past poverty numbers. We have absolutely no basis for judging whether poverty has actually gone down, as the finance minister claims. As we all know, on issue after issue, NDA apparently stands for no data available. So one of the greatest disservices that this government has done to India is that a country which enjoyed a global reputation for reliable statistics is no longer trusted on its numbers. From COVID death claims to real-life economic indicators. These are really horribly disenchanting figures that seek to mask, but in fact reveal, the government's mismanagement of our economy. The finance minister calls inflation moderate, but the fact is he's not acknowledging that the Indian middle class and poor have been left defenseless in the face of rising inflation. Retail inflation measured by the CPI rose to a 15-month high of 7.44% in July 2023. But a recent survey by the data analytics firm Kantar found that 57% of Indians are worried about rising inflation. Look at wholesale market prices from December 2023, just a month ago, 19.6% higher when compared with the same month the previous year. Paddy became costlier by 10.5%, milk by 7%, vegetables by 26.3% year on year. And this is linked to growing nutritional concerns. The State of Food Security and Nutrition in the World report, another unimpeachable international document, says that a significant 74.1% of India's population cannot afford healthy food. This translates to over 100 crore people in India facing a crisis of inadequate nutrition, and it's a distressing number that is substantiated by our dropping to the 111th rank out of 125 countries in the 2023 Global Hunger Index. Even in the latest interim budget speech, the finance minister spent a lot of time celebrating the success of GST, amassing a lot of revenues. But her speech was not punctuated this year with any verses or shairis, not even from Tiruvalluvar. So I prompted a poet friend of mine to put the plight of the suffering it caused the Aam Aadmi into verse. And I'd like to share it with her to italicize the really sad state of the Indian economy from the point of view of a common man like this Kavi. कर्ज के बोझ से आम आदमी तर-तर हो गया, महंगा हो गया खाना पीना, महंगा घर हो गया. मंत्री जी के बजट की खामी हम बतलाते हैं. सिर से करके शुरू, चलो पैरों तक जाते हैं. कुछ चुनिंदा यारों के बड़े बंगले हो गए, बालों से पैरों तक आते हम कंगले हो गए. माना आप भाई नहीं करते, पर कहीं तो करते हैं. इतनी महंगी हो गई डाई कि लगाने से डरते हैं. चश्मे के दामों को सुन, आंखें रो गई. कम लगाओ टूथपेस्ट, पेस्ट भी महंगी हो गई. बाल कटाने से भी हम अब कटने लग गए. बिना क्रीम के हाथ पैर भी फटने लग गए. फट गई कमीज की कॉलर, पर नहीं तो नहीं ले नहीं सकते. जीएसटी इतना ज्यादा है, हम दे नहीं सकते. लॉलीपॉप वो भर चले गए. इस बार भी
इस बार भी वो अपने ही गुण गाकर चले गए। कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी, कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी। इस बार चुनावों में जनता जड़ से साफ करेगी। That, sir, is the plight of the Aam Aadmi. Others who can are voting with their feet. The External Affairs Minister told Parliament that over 16 lakh Indians gave up their citizenship, including 2,25,000 in 2022 alone. High net worth Indians are leaving the country because of this government's tax terrorism. 7,500 millionaires left India in 2022, 6,500 last year. They have taken their resources to invest them abroad and not in our country, where private investment is seriously down under the NDA government. The FM's claims of human development don't stand the test of objective scrutiny either. She claimed that a large number of new institutions of higher learning, especially AIIMS, IITs, IIMs, are being set up. As I've said in the House innumerable times, the problem with this government is not ideation. It's the delivery of public services and the implementation of grand policy announcements. In this case, too, the government has failed to ensure proper execution. Look at the AIIMS, for example. In some cases, only land is allotted. Nothing is done beyond that. Sometimes even that clearance takes years. In Madurai, the approval to construct an AIIMS came 5 years after the PM laid the foundation stone in 2019. In my own state of Kerala, we are still waiting for the establishment of an AIIMS to boast the quality of medical services for our residents. In other cases like AIIMS Bhubaneswar, posts are lying vacant and nothing has been operationalized. Now, another major axis of the government's self-congratulation was the efficacy of its various schemes for the poor. They're very nicely named and so on. But that too is a delusion that requires a sobering reality check. In the last fiscal year for which we have numbers, 90 lakh beneficiaries of the government's flagship Pradhan Mantri Ujjwala Yojana did not refill their cylinders. Data revealed through an RTI showed that of the 9.58 crore PM Ujjwala Yojana households, 1.8 crore brought no refills, while another 1.51 crore bought just one refill. But the government does nothing to make the cylinders more affordable to ordinary people. It's all headline management, bottom line mismanagement. In fact, most of the government successes actually let down. Jan Dhan, 51 crore Jan Dhan accounts were created, but over 20% of them are inoperative as of December 23, last month, just a month ago. Nearly half the inoperative accounts belong to women. So much for Nari Shakti. Ayushman Bharat, in August 2023, the CAG found that 43,000 crore had been misappropriated in the Ayushman Bharat scheme. Manrega, which the Prime Minister had disparaged in his first Lok Sabha speech of 2020 or 2014. Demand for Manrega continues to be higher even than pre-COVID levels, despite the low wages being given and the various bottlenecks in accessing the scheme. Between April and December 2023, just the last 6-month phase, a record 231.34 crore person days were generated across all states, at a time when the government had drastically reduced the budget for the scheme by 33% in the last budget. They then had to seek supplementary funds of 16,000 crore in December. If the economy is so good, if jobs are so plentiful, why did the revised estimate for Manrega 2023-24 increase by 43% compared to the budget estimate? Let's turn to the Annadatta. Close to 689 lakh farmers enrolled under the Fasal Bima Yojana during the 2023 season. Claims were only paid to 7.8 lakh farmers. Are you supporting your applicants or not? The number of beneficiaries enrolled under the PM Kisan Samman Nidhi Yojana decreased from 11.84 crores in 2019 to 3.78 crores in 22, marking a 67% decline, sir. And CAG tells us over 3,000 crores were reportedly siphoned away from the PM Kisan scheme through the creation of fake beneficiaries using publicly available Aadhaar details. In fact, the total expenditure to the Ministry of Agriculture and schemes related to farmers' welfare has been declining as a percentage of the total budget outlay since 2019. And during this government's period from 2014 to 2022, at least 1 lakh farmers have committed suicide, as per recently released National
Crime Records Bureau report, this amounts to a scary 30 suicides per day every day that BJP has been in power, sir, in the last 9 years. The Prime Minister's promise to double the income of farmers between 2015 and 2022 lies in shambles. They've stopped repeating it. The headlines were made at one time, now they've not been repeating it or fulfilling it, sir. The issue has disappeared completely from policy making, while the real incomes of agricultural households from cultivation has fallen, as I said, by 1.4%. Now, the finance minister also made a big deal about the blue revolution in the fishery sector, a sector where the government actually doesn't have much to boast about. I can tell you because most of the fishermen in my constituency are living below the poverty line, and the budget allocation for the sector has been raised for the entire country by a meager 134 crore. The government claims to have doubled pisciculture and aquaculture. Absolutely no evidence of this. And the PM himself talked about creating a ministry of fisheries, but they've only created a department of fisheries, which is part of a larger ministry. I've never heard of a government that actually breaks its own promise and then claims credit for it. They have promised a ministry for 2 successive elections. They have never given a full ministry to the fisher folk and our coastal regions. The rhetoric surrounding Nari Shakti for the Mahila also requires additional debunking to what I've already said earlier. While we in the opposition welcome the women's reservation law, we are deeply skeptical about the vague timeline of the government, but equally representation is not enough in isolation. We know that grand announcements alone don't help women. We need policies that will help them get the resources they need. Consider, for example, the Integrated Child Development Services. You've rebranded it, of course, your phraseology is always great, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. But your budget for integrated child development has actually declined, even while new labels are coming. We have gone in the course of the Modi government's existence to reduce money available for child development. Similarly, while the government's claims of an increase in the number of women participating in the labor force tries to paint a positive picture, the truth is that the rise has only been post-pandemic because women had dropped out of the force during the pandemic in very large numbers, and women are doing tedious, low-paid or unemployed work. I beg your pardon, unpaid work, which is technically unemployment in this country. India ranks 127 out of 146 countries in the Global Gender Gap Index 2023, a searing indictment of our inability to provide the space that our women need to survive and thrive in the labor force. So much then for all the claims of empowering the Garib, the Mahilayen, the Yuva, the Annadata. Contextualizing the FM's budget speech in the highly competitive global environment yields even more evidence of policy failure. The finance minister argued that India's economic development has been good, even... I'm sorry? You have already completed 25 minutes. 5 minutes more, sir. I'll quickly wrap up. The finance minister has argued that India's economic development has been good, even as GDP growth averages a modest rate post-COVID. Our post-COVID growth has actually been lower even than Bangladesh, Vietnam, and even China. So, what worries me is growth, the sharp uptick, which is a concern MF that I hope the minister will address. The government has also set its investment target for the 5th year in a row. I'm just summarizing my last few points for you, sir. The trend of rising governmental debt in the last 10-year period has been very worrying because high debt, accompanied by low employment and high food inflation, is the worst possible scenario for our country, for the ordinary people of our country, and for any emerging market to attract investments. Fiscal deficit averaged 4.63% under our government, it's averaged 5.13% under the NDA. I'm going to go into details about that because fiscal deficit is not at the moment our biggest concern. But since the finance minister talked about it and FDI inflows doubling and so on by comparison with UPA, I just want to say it's a blatantly misleading assertion because FDI inflow as a ratio of GDP peaked in 2007-8 at around 3.6% and has never regained that level. Net FDI to GDP ratio today is only 1%. And the fact is that hardly any greenfield investment money has come in. RBI estimates that foreign investment today stands at $42 billion in 22-23, which is about the same as in 2008, 2009, 15 years ago under UPA. Over those 15 years, foreign investment has come down in terms of a percentage of GDP, whereas Vietnam, for example,
has close to 4.5% of GDP in their example. And gross FDI into India in the first half of the current financial year, April to September, was just $10 billion. The last time it was lower than this was in the first half of 2007, 2008. Sir. And the finance minister hasn't given us any cost-benefit analysis of the production-linked incentive scheme for which so much money has been spent. Where is the employment generation happening, Madam Minister? There is an absolute need for mid-course corrections, and she will have to answer this question. Internally, meanwhile, sir, our states are in turmoil because transfers to states have been reduced substantially. We know right now in Jantar Mantar there's a protest going on with many states protesting the way in which amounts have not been transferred. The current allocation of 3,67,000 crores in budget 22-23 already sees a gap of almost 6,000 crores in the revised estimates, and there's been a further decrease in the coming budget to 3,59,000 crores. Devolution of tax revenues is a problem because the states have only been getting 30 to 33% in the last 5 years, a far cry from the 15th Finance Commission's recommendation of 41% and a reduction from the 42% given by the 14th Finance Commission. And the fact is the share of cesses and surcharges, which the government doesn't need to share with the states, keeps going up. It's now, it was 8.16% of gross tax revenue under our peak, but under this government, the number has tripled to 28.08% of gross tax revenue in the last fiscal year. So I just want to say there's a rising trend in capex, and we all have applauded that in the past. But the fact is the government seems to believe in trickle-down economics. Spend money at the top, somebody will benefit down below. We believe in trickle-up, sir. That is, if our economy produces the things that people wish to consume at affordable prices, the Aam Aadmi will not only live better, but will become a full participant in the economy. Our objective should be to make ordinary people into consumers and stakeholders in India's economic prosperity, but our government does not see them at all in just focusing on capex. Finally, sir, the finance minister reserving an amount of 11,111,111 crores for capital expenditure shows there's nothing particularly scientific about the calculations in a budget. A minister who chooses a lucky number is heading in an economy that needs all the luck it can get, sir. There is no question that when she says that GDP stands for governance, development, and performance, GDP, as I've pointed out through my speech, the fact is it's not equitably enhancing the capabilities of the ordinary people of this country. Instead, G stands for government intrusion and tax terrorism, D stands for demographic betrayal, and P stands for poverty continuing. This actual GDP also jettisons the trinity of demography, democracy, and diversity the government claims to be serving. The demographic dividend is on the cusp of becoming a demographic disaster with the unemployment crisis, the K-shaped growth, and the ever-widening schism between the rich and the poor. Democracy is suffering through this government's arrogant contempt for institutions, a government that suspended 146 MPs rather than be held accountable for a security breach, that bulldozes laws as per its own whims and fancies with no regard for parliamentary procedure, that requires a no-confidence motion to be moved before its leaders are willing to speak on vital issues, including Manipur, should ideally refrain from claiming to be the messiah of democracy, let alone its mother. And when it comes to diversity, we know the record hasn't been great either, with increasing attacks on religious minorities, the ruthless dispensing of bulldozer justice, mob lynching, communal violence, and worse, combined with the disregard for states and their operations through a skewed and centralizing cooperative federalism, under which the states are meant to cooperate, but the center operates as it pleases. The government has failed gravely on all the counts where it pats its own back. Thank you. Therefore, sir, I'm concluding, this House must realize the game of smoke and mirrors that the government is playing with interim budget, with nearly no redressal of the real crises plaguing our economy and affecting the Aam Aadmi. It is high time that this election gives others an opportunity to show up their shallow rhetoric for what it is, which is all talk and no action. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. I should thank you, Dr. Tharoor. It is not only your eloquence, but your content, for which we have been awarded yesterday in a very beautiful function. Now I request Shri Nishikant Dubey ji. धन्यवाद सभापति महोदय।
मैं इस देश के प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चुनावी साल में भी अपने आप को कंट्रोल करके देश की एक कैसी दशा होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए और उस नीति को संपादित करने के लिए किस तरह की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस बजट को लेकर आए हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन दोनों को बधाई देता हूं। सर बशीर बद्र ने एक बड़ी अच्छी शायरी कही कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका फोकस लिमिटेड है सर। लिमिटेड क्या है कि एक तरफ वो जन्मदाता को देख रहे हैं और एक तरफ वो अन्नदाता को देख रहे हैं। जो जन्म देने वाली मां है उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए और जो हम लोगों को भोजन देने वाला किसान है, अन्नदाता है, उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। एक तरफ वो भविष्य निर्माता को देख रहे हैं जो हमारा यूथ है, जिसपे कि पूरा का पूरा भविष्य टिका हुआ है, और एक तरफ करदाता हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, विकास के माध्यम से इस देश की दशा और दिशा को नियंत्रित कर सकते। सर मैं अभी कांग्रेस के अपने सदस्य को सुन रहा था। इस देश में हुआ क्या सर, काफी यहां वो आपने ये कर दिया, आपकी पॉलिसी कॉर्पोरेट है, आप गरीबों के लिए नहीं देखते, क्योंकि उनके पास दो कहावत है सर कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, और दूसरा एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न। ये 75-77 साल की जो ये देश की जर्नी है सर, उसमें तो 10 साल ही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ना। 57 साल 60 साल आप यदि कहते हैं कि गरीबी नीचे गई, गरीब नीचे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लोगों का विकास नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, तो कभी आपने देखा है अपने तरफ कि इन सारे पॉलिसी के प्रति जिम्मेवार कौन है? यह देश कहां से आगे बढ़ा सर? आप यह समझें कि जब यह देश आजाद हुआ 1947 में, तो क्या पॉलिसी बनाई कांग्रेस ने? लाइसेंस परमिट कोटा राज। 1947 से लेके मोर और लेस 1990 तक सर इस देश ने लाइसेंस परमिट कोटा राज देखा। जो कांग्रेस के समर्थक लोग बिजनेसमैन थे, वही कार बना सकते थे, वही स्कूटर बना सकते थे। बिरला जी कार बनाएंगे, बजाज जी स्कूटर बनाएंगे, कोई जी सीमेंट बनाएंगे, कोई जी अखबार चलाएंगे। कभी आपने देश के अन्य लोगों के बारे में सोचा? यह देश लाइसेंस परमिट कोटा राज के बाद 2004 से लेके 2014 तक, संजोग से उस बीच में मुझे भी संसद बनने का जो है मौका मिल गया, एक लूट राज में चला गया सर। एक तरफ 1947 से लेके 1990 तक लाइसेंस परमिट कोटा राज, और 2004 से लेके 2014 तक लूट राज। 2G, 4G, कोल जी, भाई जी, जीजा जी, जो भी है सर, लूट राज। आज क्या है सर? 2014 के बाद से 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं स्थापित हुआ, इस देश में राम राज्य स्थापित। यह परिवर्तन है सर। और इस परिवर्तन की मानसिकता क्या है सर? लगातार आज एक पेज का एड जो है सभी अखबारों में भरा पड़ा। कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने चलते चलते उसका रेफरेंस दिया सर, क्योंकि उनको सुनने की कैपेसिटी नहीं सर। आज एक पेज का कि साउथ का और नॉर्थ का डिवाइड। मैं इसको बड़े, चूंकि इन चीजों को मैंने भोगा है सर, अंग्रेजों को जब यह लग गया सर कि इस देश पर वो बहुत दिन तक राज शासन नहीं कर सकता है, तो उसको दो राज्य ऐसे नजर आए जिसको कि उसने विभाजित करने का फैसला किया और अलग देश बन गया सर। आपको पता है कि बंगाल का और पंजाब का डिवीजन है। चूंकि बंगाल, सभापति महोदय जिस आसन पर आप बैठे हैं, जिस राज्य से आप आते हैं, हम और आप एक ही थे, हम लोग बंगाल के पार्ट थे। बंगाल इस देश में कंट्रीब्यूट करता था, इंडस्ट्रियल
पॉलिसी आने के पहले राज में जो है आईसी फैक्ट्री 16वीं शताब्दी में हम लोग इतने विकसित थे, ढाका का मलमल था, पंजाब जो है पूरा का पूरा दुनिया को खिला रहा था। हमारे यहाँ उद्योग थे, धंधे थे, चाइना मिट्टी के थे, लेकिन उसने पार्टीशन कर दिया। आज एक देश बांग्लादेश बन गया, एक देश पाकिस्तान बन गया। इनको इतिहास नहीं पता है सर। ये कभी द्रविडियन के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है सर, सब उसका सम्मान करते। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, किसको समस्या है सर? लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण, इस देश को नहीं समझने के कारण, आज भी मैं आपको बताऊं कि कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, क्योंकि मंदिर केवल कश्मीर में नहीं है, मंदिर तमिलनाडु में भी है, मंदिर कर्नाटक में भी, मंदिर केरल में भी है। किस भाषा में लोग पूजा कराते हैं सर? जिसको हिंदी नहीं आती है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, वो पंडित आपको संस्कृत में ही श्लोक का उच्चारण करते हुए पूजा कराता है। ये देश है सर। इस देश में न कोई द्रविड़ है, न कोई आर्यन है, न कोई तमिल है, न कोई नॉर्थ है, कोई साउथ है। ये देश एक है। चोला डायनेस्टी जब थी सर, उस चोला डायनेस्टी ने केवल यही नहीं, आज इस मालदीव की चर्चा होती है, लक्षद्वीप की चर्चा होती है, सिंगापुर की चर्चा होती है, कंबोडिया की, थाईलैंड की, वियतनाम की, कहीं की भी चर्चा हो सर, चोला डायनेस्टी ने भारत के सनातन कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाया। चोला डायनेस्टी साउथ की थी सर, उसने पैसा एजुकेशन पर खर्चा किया। अब नो कर रहे सर, उन्हीं के तमिलनाडु में चोला जो है डायनेस्टी 8वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक चल गई। 600 साल तक उन्होंने शासन किया सर। वो पल्लव वंश की बात नहीं करेंगे, वो चालुक्य वंश की बात नहीं करेंगे, वो चोला वंश की बात नहीं करेंगे। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि इन्होंने देश की इंटीग्रिटी के लिए काम किया। आज आप बात करते हैं नॉर्थ और साउथ डिवाइड की, मैं अभी डाटा मंगा के पढ़ रहा था। जितना पैसा उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला 15th फाइनेंस कमीशन के डेवल्यूशन के कारण, उतना ही पैसा, उससे ज्यादा पैसा तमिलनाडु को मिला, केरल को मिला, आंध्रा को मिला, तेलंगाना को मिला सर। कहां चले गए आप? आज का प्रश्न है सर, आज का प्रश्न है 600 बिलियन एफडीआई आया 2014 से लेके 2023-24 तक। वो एफडीआई देश के लिए आता है। साउथ की यदि समस्या, यदि नॉर्थ इंडिया के लोग, ईस्ट इंडिया के लोग मानने लगे सर, इस तरह से ये देश चलेगा? हम गरीब हैं सर, हम निर्धन हैं, हमारे लोग उनके यहां रोजगार करने के लिए जा रहे हैं। पूरे देश को पता है कि 80-85% से ज्यादा माइंस झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है। क्या हमने कहा कि हम अमीर हैं? क्या हमने कहा कि साउथ इंडिया का विकास नहीं होना चाहिए? क्या हमने कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला कि हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हो, हम देश तोड़ देंगे? ये कौन सा आपदा में अवसर आप ढूंढने की बात करते हो? किस कांग्रेस मेंटलिटी की बात करते हो? कोयला हमारे पास है, यूरेनियम हमारे पास है, बॉक्साइट हमारे पास है, क्या चीज हमारे पास नहीं है? सोना हमारे पास है, अबरक हमारे पास है। लेकिन आज हम गरीब हैं, हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुंबई के लोग अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं। मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं सर, उनका विकास हो। कहां का पैसा है? टाटा यदि टैक्स दे रहा है सर, किसका पैसा दे रहा है? यदि जमशेदपुर नहीं होता, झारखंड नहीं होता, टाटा नहीं होता। यदि पलामू नहीं होता, यदि एल्युमिनियम की फैक्ट्री जो है रांची की नहीं होती, मुरी की फैक्ट्री यदि नहीं होती सर, बिरला नहीं होता। आप हमारा कोयला ले जाके आंध्रा में पावर प्लांट लगाते हो, हमने कभी कहा? तमिलनाडु में पावर प्लांट लगाते हो, कभी कहा? इसीलिए नहीं कहा कि ये देश एक यूनाइटेड देश है। इस देश में गरीबों का विकास, पिछड़ों का विकास, दलितों का विकास, नॉर्थ का विकास, साउथ का विकास, उत्तर का विकास, पूरब का विकास होगा। आज आप समझिए कि इस एजुकेशन पॉलिसी के कारण मैक्सिमम स्कूल, कॉलेज और अस्पताल साउथ इंडिया में बने सर। कोलकाता पोर्ट के खत्म हो जाने के बाद पूरा का पूरा बिहार, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, पोर्ट के खत्म होने के बाद, क्योंकि आपके पास समुद्री
समुद्री प्रभाव है जिसके कारण लोग, मैं ये कह रहा था सर, आज का प्रश्न है कि 600 बिलियन की एफडीआई आई। आपको आश्चर्य होगा सर कि उस 600 बिलियन की एफडीआई में, उस 600 बिलियन की एफडीआई में 450 बिलियन की एफडीआई या तो केरल गई, या तमिलनाडु गई, या वो कर्नाटक गई, या वो आंध्रा गई, वो तेलंगाना गई, वो महाराष्ट्र गई, वो गुजरात गई। इसी 7 स्टेट में गए सर। वो एफडीआई भारत सरकार के कारण नहीं गया, भारत सरकार के नीतियों के कारण नहीं गया, मोदी जी की मजबूती के कारण नहीं गया, वित्त मंत्री की पॉलिसी के कारण नहीं गया। आज आपके यहां सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये हमारे कारण नहीं गया। यदि आज आपके बच्चे, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो मैक्सिमम बच्चों को निकालती है तो भारत सरकार निकालती है सर, महीने का तक आसान करती है। क्या उस वक्त नॉर्थ और साउथ देखते हैं? आज इजराइल के युद्ध में मैक्सिमम साउथ इंडियन, यदि केरल में, मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या बात करते हो? ये देश और जो है एक यूनाइटेड पॉलिसी से चलता है सर। आज आप किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हो? क्या बंगाल की तरह, जिस तरह बंगाल का डिवीजन करके बांग्लादेश बन गया, क्या पंजाब का डिवीजन करके जिस तरह पाकिस्तान बन गया, आप ये नॉर्थ और साउथ का, यदि आप वोट नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को सर, जनता यदि साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में मुस्लिम लीग का और पंजाब में जो है जिन्ना की पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था और कांग्रेस को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण देश को बांटना था, तो क्या आप वोट नहीं मिलने के कारण नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करोगे? क्या इसी तरह से देश चलाओगे? स्मॉल करेक्शन, पंजाब में जिन्ना की पार्टी को वोट नहीं मिल रहा था, उनका बढ़ोत नहीं हो रहा था, दूसरी पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसकी बढ़ोत हो रहा था उस समय। थैंक यू सर। सर मिस्टर राजा, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। जब उनका समय आएगा वो बोलेंगे सर, निशिकांत जी, जब वो समय आएगा तो बोलेंगे सर आई एम नॉट यील्डिंग। निशिकांत जी, दूसरा सर, आप बोलिए। दूसरा सर, आप ये समझें, निशिकांत जी, सभापति महोदय, कांग्रेस ने अपनी पार्टी की बर्बादी के साथ, इस बर्बादी के साथ एक झूठ के जुमले का जो है काम स्टार्ट कर दिया है सर। अभी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर जो है बहुत चर्चा हुई सर। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो है ये नमूना है सर कि किस तरह ये बहकावे में आकर देश को गुमराह कर रहे हैं कि 111 नंबर पर हम आ गए। हमने देखा सर कि कौन कौन सी नीतियों के कारण और किस आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बना। आश्चर्य होगा उदासी साहब आपको कि जो कॉलम वर्ल्ड पोल हुआ भारत में, 140 करोड़ का देश है, यह देश को जानने वाला सवाल है सर। 140 करोड़ के देश में 3000 लोगों को, केवल ध्यान दीजिएगा, केवल 3000 लोगों के ऊपर पोल करके ये फैसला कर लिया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111 नंबर पर आ गए। ये सैंपल साइज है सर 140 करोड़ में। जो उन्होंने डाटा लिया सर वो और भी अच्छा है सर। जैसे अभी शशि थरूर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एनएसएसओ का जो है सर्वे नहीं हुआ है, जनसंख्या का सर्वे नहीं हुआ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया सर। 2011 का यूपीए के सरकार के समय का जो है ये डाटा लेके सभापति महोदय 2011 का वो लोगों को, और उसमें भी सर्वे साइज कितना है, 1 लाख आदमी। 2011 में जो उन्होंने डाटा लिया वो 1 लाख आदमी का डाटा लिया सर। इसके बाद जो उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोसेस की बात कही सर, वो डाटा उनका 2012 का, 3000 लोगों को फोन कॉल करते हैं, 2011 का डाटा ले लेते हैं 1 लाख लोगों का, और एग्रीकल्चर में जो है 2012 का एक डाटा ले लेते हैं। अरे राम राज्य तो 2014 के बाद आया है। 2014 के बाद यदि आप कहते तो बात समझ में आती, देश को क्यों गुमराह कर रहे हो। और यदि उन्हीं के आधार पर तय किया जाए तो आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बड़े अथॉरिटी के साथ मैं बोलता हूं कि भारत 48 नंबर पर है। इसके लिए माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री दोनों बधाई के पात्र हैं। उनके कारण जो है
इस देश में गरीबी घटी। सर, इस बजट की, अभी तक तो मैं बहकावे में था, इस बजट की कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूं। सर, सभापति महोदय, इस बजट में एक बड़ी अच्छी बात है जिसमें कहा गया कि एक कमेटी बनेगी जनसंख्या और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन के लिए और डेमोग्राफिक चेंज के लिए, पॉपुलेशन के लिए और डेमोग्राफिक चेंज के लिए। मैं जिस राज्य से आता हूं उस राज्य में मैं 2009 से चिल्ला रहा हूं कि हमारी पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। हमारे जो जिले हैं उसमें एक समुदाय विशेष का जनसंख्या बढ़ रहा है। यह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? मैं भी यात्रा को देख रहा था, काफी यात्रा को, कि एक कमेटी बनी है पॉपुलेशन पर, डेमोग्राफी पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तीसरा टर्म आएगा 370 हमारी केवल सीटें होंगी और 400 से ऊपर जब एनडीए पार होगा तो हम बड़े बड़े चीजें करेंगे। तो मुझे लगा कि क्या बड़ी चीजें हो सकती है और क्यों, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी सर? हमारी क्या नीति है और यूपीए की क्या नीति है? हमने दो बड़े यात्रा की। इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़े यात्रा किए सर। एक यात्रा हुआ और दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी जिसमें सहभागी रहे, जिसमें प्रभावी रहे और जिन्होंने संकल्प से उस यात्रा को सिद्धि तक पहुंचाया। वो दो यात्रा क्या थी? एक यात्रा थी सोमनाथ से लेके अयोध्या। हमने कहा कि पुनर्जागरण होने की आवश्यकता है, जैसे सोमनाथ बना वैसे ही हम अयोध्या बनाएंगे। एक संकल्प था जिसको कि हमने सिद्धि में पहुंचाया और आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया। दूसरी यात्रा थी हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर, और हमने ये बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर एक है, कश्मीर में धारा 370 है, 35A है। इस देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, हम 370 खत्म करेंगे। और दोनों संकल्प को हमने सिद्धि तक पहुंचाया। ये हमारी यात्रा का उद्देश्य था। इनकी यात्रा का क्या उद्देश्य है? आपदा में अवसर ढूंढना सर। आपदा कहीं है तो उसको अवसर में कैसे तब्दील करो। मैं जनसंख्या पर, डेमोग्राफी पर बात कर रहा हूं जो इस बजट का पार्ट है। ध्यान से सुनिए। कोरोना में यदि आपदा आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें अवसर ढूंढा। कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचेंगे, कैसे ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे जो 70 साल में आपने नहीं किए। देश को आत्मनिर्भर बनाया। इन्होंने क्या किया? ये मणिपुर से शुरू करते हैं। पूरे देश को यह पता है सर, मणिपुर के हालात बहुत ही खराब हैं। इसके बावजूद भी ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है इस कांग्रेस की, इसने आपदा में अवसर ढूंढा और मणिपुर से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। और कहां गया? गौरव गोगोई बहुत चिल्ला रहे हैं। आपने यात्रा का रूट क्या बनाया? आपने बरपेटा भेजा, नौगांव भेजा, धुबरी भेजा, हमारे यहां मालदा आया, मुर्शिदाबाद आया, किशनगंज आया, कटिहार आया, पूर्णिया आया, अररिया आया, किशनगंज आया, पाकुड़ आया, साहबगंज आया, गोड्डा आया। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है सर। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है। ये बांग्लादेशी मुस्लिम वोट के लिए, इसी के लिए ये कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ी सर, कि जनसंख्या को नियंत्रित ही नहीं करना है। ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये सारे जिले ऐसे हैं सर। एक मंदिर में नहीं गए। उन्होंने भूपेन हजारिका के यहां जाने का तोहमत नहीं उठाया। उन्होंने लाचित, जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके यहां नहीं गए। बंगाल में शंकर देव के यहां नहीं गए। हमारे यहां बिरसा मुंडा के यहां नहीं गए। लेकिन ये कहां गए? ये बांग्लादेशी मुसलमान कैसे बढ़ेंगे, डेमोग्राफी कैसे होगी और कांग्रेस इस देश को कैसे तोड़ेगी, उसी यात्रा का ये उद्देश्य लेकर गए सर। और इनका मानसिकता क्या है सर? एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बड़ी अच्छी कविता है सर, कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने का। कल का क्या है वीडियो सर? कल का वीडियो इस देश को सोचने समझने और देखने का बात है और कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। इस गांव में, हमारे गांव में, झारखंड के गांव में लोग जो है
आज भी इतने गरीबी में जीते हैं कि वो अपने परिवार को यदि पालन पोषण कर लें तो बहुत है सर, कुत्ता नहीं पालते। कुत्ता को बिस्किट देते देते राहुल गांधी ने एक आदमी को कुत्ता वाला बिस्कुट दे दिया सर। क्या यही देश है? क्या यही यात्रा है? ये कल का वीडियो जो है फॉलोअर है सर, क्या यही देश है सर? और इसी कारण से मैं आपको बताऊं, इस देश में कुत्ते का बड़ा खेल है सर। मैंने एक फिल्म देखी थी, मैंने एक फिल्म देखी थी सभापति महोदय, तेरी मेहरबानियां में सभापति महोदय, वो जैकी श्रॉफ की बड़ी फेमस फिल्म थी सर, कि उसमें जो है कुत्ता अपने मालिक के लिए मर जाता है। यहां उल्टा है सर, मालिक, यहां तो पीडी के कारण हेमंत बिश्व शर्मा बाहर निकल गए सर, हेनरी के कारण एक महिला सांसद यहां से चली गई सर, और अब नूरी का इतना प्रभाव है सर कि कुत्ता का भोजन जो है आम आदमी को दे रहे हैं। यही कांग्रेस की मानसिकता है, और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण पर और जनसंख्या डेमोग्राफी के लिए एक बड़ी अच्छी कमेटी जो है भारत सरकार लेकर आई है, हम उसका धन्यवाद देते हैं। दूसरा सर, मैं आपको बताऊं सभापति महोदय कि एक कितने मेंबर हैं इनके? सुंदरकांड में एक बड़ा अच्छा लाइन है सर, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ अब संकट बार। और सर बोलिए सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। 353 सर, मैं करना नहीं चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली I have to do it because 353 says no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person. आदरणीय अभी जो उन्होंने राहुल गांधी जी के नहीं सुनिए, बोला सर, बोलने दीजिए सर, जो उन्होंने मानहानि कारक नहीं है, जो उन्होंने बोला है सर, वो पूरा गलत है, तथ्यजनक है, और हमको ये भी पूछना चाहिए कि ये अपने पैर धोने के लिए किसको बुलाते हैं? ये अपने पैर धोने के लिए किसको बुलाते हैं? वो छवि भी पूरे देश ने देखी है, तो देश को। निशिकांत जी सर प्लीज सर, मैंने जो वीडियो देखा है, मैंने अपना डिसीजन दे चुके हैं। आप बोलिए, बजट पे बोलिए। बजट पर ही बोलते सर। बजट का जो दूसरा विषय है सर, बिस्किट खत्म हो गया कि 11 लाख, जिसके ऊपर की शशि थरूर जी का बड़ा टेंशन था सर, कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11 लाख करोड़ से ऊपर जो है भारत सरकार ने बजट पे रखा है। और उसमें 2-3 समस्याएं हैं सर, कि जब इनकी सरकार थी, और मैं आईबी की बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट लेकर आया सर, कि 2014 और 2024 में क्या फर्क आया। आपको पता है सर कि लगभग हजारों एनजीओ ऐसे हैं। नहीं, ये आईबी की रिपोर्ट है सर, आईबी की रिपोर्ट है, और पब्लिक डोमेन में सर, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया हूं। नहीं, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, गूगल पर ये गूगल पर मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है, ये गूगल पर मौजूद है सर। आप ये समझे पब्लिक डोमेन में सर। मैं कोई एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं आया, 2014 की रिपोर्ट है इनकी सरकार की। उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी ने एक बड़ा रोता हुआ जो है एक रिपोर्ट दिया सर, कि इस देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां जितने एफसीआरए लाइसेंस धारक, उनसे बड़ा प्यार है सर इनको। प्यार होने के कारण भी है कि न्यूज क्लिक वाला अरेस्ट होता है तो उसके लिए बड़ा कैंपेन कर देते हैं, क्योंकि चाइना का पैसा क्यों आ रहा है, चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी अपना एग्रीमेंट साइन कर लेती है सर। इनका है, जब यहाँ भारत में जो है डोकलाम में और कहाँ पूरा चिल्लाते रहते हैं, जब पूरा हंगामा चल रहा है चाइना के साथ, भूटान में जब वो घुस जाते हैं तो उनके राजदूत के साथ जो है इनके नेता को, नाम नहीं बोलूंगा सर नहीं तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए सर युवराज को जो है परेशानी होती है तो वो चाइना के जो है एम्बेसडर के साथ मिल लेते हैं। तो इनकी जो सोच समझ है सर कि देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ ये खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको ये लगेगा सर कि 2 रिपोर्ट है, एक एमके नारायण की रिपोर्ट है जो उन्होंने केवाईसी नॉर्म्स के बारे में कहा कि किस तरह से जो
अपना स्टॉक मार्केट में जो चीजें आ रही हैं उसमें से उनको लगता है कि टेरर का पैसा। और दूसरा ये आईबी की रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि एफसीआरए लाइसेंस, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी एफसीआरए लाइसेंस था सर, इनकी और भी एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस है, तो उसमें इनको बड़ा समस्या होता है एफसीआरए को खत्म करने के लिए। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी परसों जिक्र कर रहे थे, उसके ही 2-4 लोग जो है एफसीआरए लाइसेंस, चाहे हर्ष मांदर हो चाहे अरुणा राय हो, जिनको कि उन्होंने एनएससी का मेंबर बना था, एनएससी के मेंबर बने थे। मैं ऑन रिकॉर्ड, यदि भारत सरकार के आप पदाधिकारी रहिएगा तो उसके बारे में कहूंगा। ये सारे लोग जो है देश में जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है विकास होना होता है वहां ये आंदोलन करते। इस कारण से कोल के खिलाफ हमारे यहां आंदोलन है, उस कारण से न्यूक्लियर के खिलाफ आंदोलन है, उसके कारण से लोगों को पीने का पानी और डैम के खिलाफ आंदोलन है, उसके खिलाफ रोड बनाने का आंदोलन है, उसके खिलाफ फैक्ट्री बनाने का आंदोलन है। ये पूरी आईबी की रिपोर्ट में कहा गया था। और इनका क्या काम था? उस सारे रिपोर्ट पर सो जा। माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरी भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि ये जितने सो कॉल्ड एनजीओ हैं जो दुनिया में दूसरे देश से, आप ये समझिए कि मेरे यहां लोग मरे या जिए, इस कोरोना के बाद ये पूरे देश को समझने की आवश्यकता है, दुनिया को समझने की आवश्यकता है सभापति महोदय। जब कोरोना में पूरी दुनिया मर रही थी, हम भी मर रहे थे, सभी लोगों ने अपने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया। कोई हमारे नागरिक को या हम उसके नागरिक को लेने को तैयार नहीं थे। उनको लगा कि देश बचेगा, देश के नागरिक बचेंगे तभी हम बचेंगे। आज पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, हमारे लोगों को रोजगार देने के लिए जो है वो वीजा पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अमेरिका का फंडेड पैसा आ रहा है और हमारे लोगों को बचाने की बात कर रहा है। आप मेधा पाटकर को इतना दिन तक बचाए रखे, बढ़ाए रखे, उसके कारण न गुजरात के लोगों को पानी मिल रहा था, न राजस्थान के लोगों को पानी मिल रहा था, न मध्य प्रदेश के लोगों को पानी मिल रहा था। हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक फैसला किया कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करना है, क्योंकि कई एक जगह ऐसा होता है कि बाढ़ हो जाता है, कई एक जगह सुखाड़ हो जाता है, और यदि दोनों नदियों को यदि हम जोड़ देंगे तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों की समस्या से खत्म हो जाएंगे। आप ही कई युवराज ने 2004 से लेकर 2014 तक कहा कि यह पॉलिसी गलत है। आपके उस वक्त के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा, जयराम रमेश ने, और उसी ग्रीन पीस मूवमेंट के आधार पर कहा, जिसको कि डच सरकार पैसा दे रही थी, जिसको यूरोपियन सरकार पैसा दे रही थी। ये सारी इस रिपोर्ट में जिक्र है। आपने इस देश को बेचने का काम किया है। और आज हम जब 11 लाख करोड़ की योजना लेकर आ रहे हैं, लोगों को गरीबी से निकालने की बात कर रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपया पीएम गति शक्ति में देने की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा एमपी यहां मौजूद नहीं है जिसको कि 4 लेन का नेशनल हाईवे नहीं मिले। कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां की प्रधानमंत्री आवास नहीं गया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां की हर घर जल नल की काम नहीं चल रहा है। कोई ऐसा एमपी नहीं है जिसके लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला। यदि हम गरीबों की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा, चीजें ऐसे चलती रहेगी। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सर, कांग्रेस ने जो झारखंड में ये यात्रा निकाली है, उस यात्रा में जितना पैसा खर्चा हुआ, कांग्रेस के एमपी के यहां 352 करोड़ रुपया पकड़ाया, उसी पैसे से ये यात्रा निकाली गई, क्योंकि वो उसका सांसद है। यदि कांग्रेस में हिम्मत है तो उसका जवाब दे। आज यदि रेड हो रहा है सर, ये कह रहे हैं कि पूरा जो है सीबीआई आ रही है, ईडी आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है। क्यों नहीं आएगा सर? पैसा आ रहा है। आप ये देखें कि यदि मैं 2023-24 का जानने का बात है, 2023-24 में अभी 9 महीना ही हुआ सर, 1500 करोड़ रुपया कैश पकड़ाया और लगभग 1000 करोड़ का जेवर पकड़ाया। पैसा आप रख लीजिए, पैसा पकड़ा है। कोई ऐसा आदमी है जिसका बंगाल के यहां, बंगाल में रेड हुआ, कैश नहीं पकड़ाया? झारखंड में कांग्रेस के एमपी के यहां नहीं पकड़ाया? छत्तीसगढ़ में नहीं पकड़ाया? तेलंगाना में नहीं पकड़ाया? कर्नाटक में नहीं पकड़ाया? कर्नाटक में तो चुनाव के समय में मौजूद था। और आप कहेंगे कि उस विकास के लिए हम पैसा लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स आ जाएगा। ये नहीं चलेगा। न खाएंगे न खाने देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। भ्रष्टाचार से हम लड़ेंगे जब तक भ्रष्टाचारी को जेल नहीं देंगे। अभी आपने देखा कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा है।
और आप मान के चलिए कि वो जिंदगी में चुनाव लड़ने काबिल नहीं होगा। इस देश में इलेक्शन कमीशन में जो आदमी हलफनामा में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बताए, 105 प्रॉपर्टी है। मेरा केस है लोकपाल के यहाँ और सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कहा है 105 प्रॉपर्टी, न इलेक्शन कमीशन को कहा है सर, न इनकम टैक्स को कहा है। यदि आप चुनाव लड़ने जाते हैं, हम आप सभी चुनाव लड़ने जाते हैं सभापति महोदय, सर मेरे ऊपर 42 केस है, मेरे ऊपर, मेरे माँ के ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मैं सारे केस लड़कर आया हूं। आपकी तरह मुख्यमंत्री की तरह भगौड़ा नहीं था जो भाग गया। मैं सारे केस को लड़ रहा हूं और ये 105 आप भ्रष्टाचारी, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। सभापति महोदय, यह पहला उदाहरण नहीं है झारखंड और बिहार में कि कोई मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के बाद जेल गया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। आदरणीय मधु कौड़ा जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। ये राजा साहब और कनीमोजी जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। आज उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? मनमोहन सिंह जी माफी मांगेंगे? मैं तो कह रहा हूं माफी मांग कि आपको बरी कर दिया कोर्ट में, लेकिन आपको मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी ने जेल भेजा। राजा जी आपके करुणानिधि को भ्रष्टाचार में उन्होंने जेल भेजा, हमने नहीं भेजा। हम तो आपके साथ हैं, हमारी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन वो कांग्रेस को देखो, आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। सर इस बजट में दो और महत्वपूर्ण बात है। मैं अपनी बात जो है छोटी छोटी बात करके जो है, मैंने बहुत समय ले लिया सर। दो बहुत बात, एक बात है सर कि अध्यात्म से पर्यटन, ये देश जो है वो सनातन देश है सर, और सनातन देश ये है। 35 मिनट्स हो गए, बस 5-7 मिनट में खत्म करूंगा, केवल दो छोटे छोटे पॉइंट से। ये देश में, ये देश महत्वपूर्ण है सर। इस देश में अध्यात्म एक बड़ी ताकत। आज भी लोगों को रोजगार देने का साधन हमारे यहाँ जो रिलीजियस टूरिज्म है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। लोग मेले में जाते थे, आपको ध्यान हो कि उस वक्त कॉलरा हो जाता था, लेकिन वर्षों वर्षों तक इस भारत सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व में मुस्लिम अपीजमेंट के अलावा कभी भी इस देश के जनमानस को टटोलने की या उनके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। आज इस बजट में चाहे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हो, चाहे बनारस में जो है विश्वनाथ कॉरिडोर बना हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर बना हो, चाहे इस सरकार ने 29 और सिटीज को डेवलप करने का सवाल किया हो, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है सर, पूरे देश दुनिया के जो लोग आ रहे हैं वो लोगों को रोजगार दे रहा है। ये दशा और दिशा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है सर जिसको कि भगवान के आगे सर नवाने में, झुकने में जो है बहुत फक्र महसूस होता है। एक उसके युवराज हैं, हमारे यहाँ मंदिर में गए सर, वो पटक पटक के जैसे लगता था कि वो पूरा का पूरा चौकी है सर। देवघर मंदिर में पूजा करते हुए देख लेंगे तो मुझे ही शर्म आता है कि क्यों गए। हमको तो भगवान का 2 मिनट का दर्शन हो जाता है तो लगता है कि जीवन धन्य हो गया। ये परिवर्तन है सर सोच का। आप सेकुलरिज्म करते रहिए, मुस्लिम अपीजमेंट करते रहिए, इस देश के लोगों को अध्यात्म में रुचि है और वो पर्यटन जो है आगे बढ़ाता है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको लगता है कि राम राज्य की परिकल्पना हो रही है। तीसरा अंतिम पॉइंट सर, अंतिम पॉइंट यह है कि इस बजट में एक अंतिम लास्ट, आपको अंग्रेजी आती है, हमको हिंदी आती है, हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, क्या करिएगा, यही फर्क है। आप तमिल में बोलते अच्छा लगता, तेलुगु में बोलते अच्छा लगता, कन्नड़, मराठी, मलयालम में बोलते
बोलते अच्छा लगता। किसने आपको अंग्रेजी सिखा दी? नहीं है। आप देखें कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन के लोग यदि जाते हैं पेरिस तो वो जो है फ्रेंच ही बोलते हैं, वो दूसरी भाषा नहीं बोलते हैं, जर्मन ही बोलते हैं लोग। अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। आप तमिलियन है, तमिल भाषा बोलिए। अंग्रेजी बोलकर आप तमिल हमको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन कर लूंगा मैं। दूसरा सवाल है सर, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण इसीलिए नॉर्थ साउथ डिवाइड है। देश के बारे में नहीं पता है, अध्यात्म के बारे में नहीं पता है, कल्चर के बारे में नहीं पता है, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता है, मंदिर की इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है। अंतिम सवाल सर, अंतिम जो चीज है सर कि मध्यम वर्ग सबसे, यदि लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वो अपने किराए के मकान में रहते, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते, चौल में रहते, बंबई के कई एक जगह चौल में रहते। और इसके बारे में, गरीबों के बारे में सोचा हमने कि 3 करोड़ से 5 करोड़ आवास हो जाएगा, शहरी के लिए हो जाएगा, ग्रामीण के लिए हो जाएगा, जल जीवन मिशन हो जाएगा। लेकिन किसी भी सरकार ने मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए जो कि अपना जीवन शहर में चौल में बिता रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में बिता रहे हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं और जीवन भर वो किराए के मकान में रहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चों की भी शादी नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि इसको रहने के लिए इतने वर्षों के बाद अपना मकान भी नहीं है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में एक बड़ा ही लैंडमार्क घोषणा किया है, जो बजट के बाद पूरा होगा। और वो जब पूरा हो जाएगा तो सभी लोगों को अपना मकान होगा, कोई किराए के मकान में नहीं होगा, कोई चौल में नहीं होगा, कोई झुग्गी में नहीं होगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक काम जो हमेशा करते हैं, जो ये लोग कभी नहीं करते हैं, कि उनको कभी अहंकार नहीं है। ये लोग तो अपने आप को राजा मानते हैं, हमेशा अहंकार है। वो हमेशा विद्यार्थी की तरह रहते हैं सर। और विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है कि काक चेष्टा बको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, उनका काक की तरह चेष्टा है कि इस देश के गरीबों को जो है आगे करना है। बगुले की तरह ध्यान है कि उस योजना को कैसे पूरा करना है। कुत्ते की तरह उनकी नींद है, श्वान की तरह उनकी नींद है, जो किसी भी आहट को सबसे पहले आपदा को पहचानती है। उनका जो है अल्पाहारी, कम खाते हैं सर, और चूंकि घर परिवार नहीं है तो गृह त्यागी हैं। इस 5 लक्षण के कारण हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी हमारे नेता हैं और इस अवसर पर इस बजट को लेकर आए हैं। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद निशिकांत जी। तिरुदयानिधि मारन சார், வணக்கம் சார். அவைத்தலைவர்களுக்கு முதல் வாக்கு எடுத்துக் கொள்கிறேன். இந்த இடைநிலை நிதி அறிக்கை ஒரு பெரிய கண் துடைப்பு, ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது. குறிப்பாக ஏழை மக்களுக்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை மூலமாக எந்த பயனும் இல்லை. ஒரு நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அது குறிப்பாக நடுத்தர மக்கள் ஏதாவது வரி சலுகைகள் தருவார்களா, இவர்கள் 1000 பேசுகிறார்களே, சத்தியங்களை வாரி வாரி வழங்குகிறார்களே, கண்டிப்பாக நடுத்தர மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி வரும் என்றால் நாமம் தான் வந்து இந்த அரசாங்கத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையிலே செலவு எவ்வளவு தெரியுங்களா? 47,65,768 கோடி. 6% சென்ற ஆண்டை விட அதிகம். இதில் 25% வெறும் வட்டிக்கு செலவிடுகிறார்கள். அவர்கள் வாங்கிய கடனுக்கு திருப்பி தர வட்டிக்கு 25% அவர் தருகிறார்கள். வெறும் 40% அவர்கள் செலவினமாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும் பார்த்தீங்கன்றால் வரைவு தீர்மானத்துக்கு ஒட்டிதான் இந்த பட்ஜெட்டே அமைந்திருக்கிறது. இது இந்த நிதிநிலை அறிக்கை பிரதான செலவுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து சமூக நலனுக்கு பின் தள்ளியுள்ளது. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்றால் சமூக நல திட்டங்களுக்கு 7% இந்த மானியத்தை இந்த அரசு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறைத்துள்ளது. குறிப்பாக உணவு மானியம், எங்கே வந்து இவர்கள் உணவு ரேஷன் கடையிலே இலவசமாக அரிசி கோதுமை தருகிறேன் சொல்கிறார்களோ, அந்த உணவு மானியத்திலே 3.3% குறைத்திருக்கிறார்கள். பிறகு
விவசாயிகளை விடுவார்களா? விவசாயத்துக்கான உரம் மானியத்திலையும் 13.2% இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறைத்துள்ளது. மட்டுமல்ல, பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்புக்கு அத்தனையுமே இவர்கள் குறைத்துள்ளார்கள். ஆனால் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட்ட மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை. நாங்கள் நினைத்தோம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர், தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர், நல்லவர், வல்லவர் என்று நாங்கள் நினைத்தோம். ஆனால் அவர் வாயிலிருந்து வருவதெல்லாம் உண்மைக்கு அற்ற செயல்களாக தான் இருக்கின்றது. குறிப்பாக பார்த்தினால் இந்த இடைக்கால நிதி அறிக்கை ஏழைகளுக்காக, இளைஞர்களுக்காக, மகளிருக்காக, விவசாயிகளுக்காக என்று சொன்னார்கள். பார்த்தீங்கன்றால் உண்மை நிலை என்ன? இங்கு பணக்காரர்கள், குறிப்பாக அம்பானி, அதானி, டாடா போறவர்கள் தான் மேலும் மேலும் பணக்காரராக ஆகியிருக்கிறார்கள். ஏழைகள் இன்னும் பரம ஏழைகளாக போய்கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த அம்பானி, அதானி, டாடா நிறுவனம் போன்றவர்கள் 20% பணக்காரர்கள் தான் இந்தியாவின் 40% வருமானம் அவர்கள்ட்ட தான் இருக்கிறது. ஆனால் நடுத்தர மக்கள் இன்னும் ஏழையாகி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வருமானம் 20% குறைந்து கொள்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் சிலருக்கு வருமானமே இல்லாத நிலைமை வந்திருக்கிறது. இளைஞருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள். எங்கே வரும் திருப்பி ஆட்சி தந்தால் இளைஞர்கள் தருவார்களாம். ஐயா பிரதமர் அவர்களே, என்ன சொன்னீர்கள்? 2014ஆம் ஆண்டு ஆண்டுக்கு 2 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று சொன்னீர்களே, அது என்னாச்சு? 10 ஆண்டுகளாக வெறும் வாயில் வாடை சுட்டீர்களே, அதை தவிர வேற என்ன செய்தீர்கள்? இதுவரைக்கும் வேலை வாய்ப்பு இல்லை இல்லை இல்லை. பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. 2016-17 11.88% குறைந்திருக்கிறது. 2021-22 7.96% குறைந்திருக்கிறது. இன்னும் இந்த பெண்கள் வேலை வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. 2014 திரு பிரதமர் மோடி அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பு ஆக்குவோம் என்றீர்கள். இரட்டிப்பு ஆனதா? இல்லையே. இன்றைய நிலை என்ன? பணவீக்கத்தால் விவசாயத்துறை, விவசாயிகள் நிலைமை அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? அம்பானிகளுக்கும், அதானிகளுக்கும், டாடாஸுக்கும் வாராக்கடனை தள்ளுபடி செய்கிறீர்கள். பணக்காரர்களான கடனை தள்ளுபடி செய்கிறீர்கள். ஆனால் விவசாயிகளின் கடனை இதுவரை நீங்கள் தள்ளுபடியே செய்யவில்லை. அதற்கு மாறாக விவசாயிகளுக்கு எதிரான விவசாய மசோதாக்களை கொண்டு வந்தீர்கள். ஆனால் இந்தியாவை மக்கள் உறுதித்த குரலை எதிர்த்த பெண் அந்த மசோதாவை நீங்கள் பின்னுக்கு வாங்கிக் கொண்டீர்கள். முன்னு பார்த்தீர்கள் சில்லறை விற்பனை பணவீக்கம் இந்த 8 ஆண்டில் 7.8% உயர்ந்திருக்கிறது. மொத்த விலை பணவீக்கம் 9 ஆண்டில் 15.8% ஏறி இருக்கிறது. RBI சொல்கிறது 6% சில்லறை பணவீக்கம். ஆனால் நமது பணவீக்கம் 7.8 போயிட்டு. அது அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த 30 ஆண்டுகள் இல்லாத அளவிற்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் பணவீக்கம் ஏறிக்கொண்டது. இந்த நிலைமை என்ன? அதாவது சேமிப்புகளை, மக்கள் தங்கள் சேமிப்புகளை அவர்கள் பொழுது கழித்து கொண்டு வருகிறார்கள். வேறு வழி இல்லை. எதுக்கெல்லாம் சேமித்து போயிருந்தார்களோ அத்தனையும் அவர்கள் என்று கொண்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக பார்த்தீர்கள், இந்த பாஜக அரசு வந்த நாள் முதல் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிர்ப்பான ஒரு அரசாகவே திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சென்ற ஆண்டு மிக்ஜாம் புயல் என்ற மிகப்பெரிய கொடூரமான புயலை நமது தமிழ்நாடு, குறிப்பாக சென்னை சந்தித்தது. எங்கள் மாண்புமிகு முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் பிரதமரை நேரடியாக சந்தித்து சுமார் 7033 கோடி கேட்டார். மிகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிரந்தர நிறைவாக ஒரு 12,650 கோடியை கேட்டார்கள். இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு வந்தது என்ன? 0 தான். ஒரு நயா பைசா கூட ஒன்றிய அரசிலிருந்து வரவில்லை. இத்தனைக்கும் ராணுவத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வந்தார், பார்த்தார். ஏன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்தார்கள், பார்த்தார்கள், கையை சேர்த்தார்கள், வெறும் வாய்ப்பேச்சு பேசினார்கள், இன்டர்வியூ கொடுத்தார்கள். ₹1 தர வக்கில்லாமல் சென்று விட்டார்கள். எப்படின்னா இது கொடுமை என்னென்றால், நாங்கள் கேட்டோம், என்ன கேட்டோம்? ஐயா, நாங்கள் உங்கள் காசை கேட்கவில்லை, எங்கள் வரிப்பணத்திலிருந்து கொடுங்கள் என்று எங்கள் தமிழகத்தின் எதிர்காலம் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் கேட்டார். அவங்க உங்கள் வீட்டு காசை கேட்கவில்லை, உங்க அப்பா வீட்டு காசையும் கேட்கவில்லை, எங்கள் வரிப்பணத்தை தருகின்றார். அதற்கு நமது நிதி அமைச்சர் ஒரு பிரஸ் கான்பரன்ஸ் வைக்கிறார். 1 மணி நேரம் எங்களை வசைப்பாடினார்.
வசைப்பாடி என்ன சொன்னார்? திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் மரியாதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். உங்க அப்பா வீட்டு காசு, உங்க ஆத்தா வீட்டு காசு எல்லாம் கேட்க கூடாது, மரியாதை இருக்கணும். ஆனா அவருக்கே தெரியவில்லை. பிரதமர் அவர்களே, உங்க சாச்சா வீட்டு காசான்னு கேட்டாரு. அப்போ நிர்மலா சீதாராமனுக்கு அறிவுரை சொல்ல நேரம் இல்லையா? நான் கேட்கிறேன், நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களே, உங்க ஆத்தா வீட்டு காசெல்லாம் சொல்றீங்களே, நான் திருப்பி கேட்டேன், உங்க தோப்புனார் வீட்டு காசை நான் கேட்டோம்னு கேட்டால் நல்லா இருக்குமா? இருக்காது இல்ல? அதேதான், உங்கள் பேச்சில் வன்மம் இருக்கிறது, அதை நாங்கள் கண்டிக்கின்றோம். அதே போல் பார்த்தீங்கன்றால் இந்த பாஜக அரசு வந்தவுடன் கடந்த 10 ஆண்டுகள் சாதனை என்று சொல்கிறார்கள். டிமானிட்டைசேஷன், பண மதிப்பிழப்பு கொண்டு வந்தார்கள். எதுக்கு கொண்டு வந்தார்கள்? மோடி அவர்கள் சொன்னார்களே, பிரதமர் எனக்கு 3 மாதம் தாருங்கள், இந்தியாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கருப்பு பணத்தை அத்தனையும் நான் கொண்டு வரேன் என்றால் என்ன கருப்பு பணத்தை கொண்டு வந்தார்கள்? புதிதாக 2000 ரூபாய் நோட்டை அறிமுகப்படுத்தினார்கள். ஐயா கேட்கிறேன், இங்கே 2000 ரூபாய் நோட்டு எங்கே? ஏன் அதை எடுத்தீர்கள்? அப்போது நீங்களே தவறு செய்தீர்கள் அர்த்தம். பிறகு மாபெரும் உலகத்தை அழித்த கோவிட் வந்தது. கோவிட்-19 எப்படி இந்தியாவுக்குள் வந்தது? அதன் முக்கிய பொறுப்பே பாஜக தான். என்ன குஜராத் தேர்தலுக்காக நமஸ்தே ட்ரம்ப் என்ற நிகழ்ச்சியை குஜராத்திலே நடத்தினார்கள். அதற்காக அனைத்து விமான நிலையங்களையும் திறந்து வைத்தார்கள். அதன் மூலம்தான் கோவிட் வந்தது. அதை நீங்கள் நடத்தாமல் இருந்தால் பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை நீங்கள் காத்திருக்கலாமே. ஏன் இன்னும் மேலே சொல்கிறேனே, நீங்கள் இறப்பு மதிப்பை கூட தவறாக தான் குறைத்து காட்டினீர்கள். அதுவும் குறிப்பா சொல்ற பணவீக்கத்தால் மக்கள் கஷ்டப்படும் போது, குறிப்பாக வெங்காய விலை ஏறிய போது இந்த அவையிலே நிதியமைச்சர் என்ன சொல்கிறார்? வெங்காயமா விலை ஏறிச்சா? நான் வெங்காயம் சாப்பிடுவதில்லை, அதனால எனக்கு பத்தி தெரியவில்லை. என்ன அகங்கார பேச்சு, போசுவா பேச்சு. அதாவது ஏழைகள் கஷ்டத்தை தெரியாமல் பணக்காரர்கள் மட்டும் ஆதரிக்கின்ற பேச்சு தானே. பிறகு நாங்கள் கேட்டோம், இந்த கோவிடுக்கு பிறகு பெட்ரோல் விலையும் கேஸ் விலையும் ஏற்றிவிட்டீர்களே, பெட்ரோல் விலை 100 ரூபாய் தொட்டு விட்டது, டீசல் விலை 100 ரூபாய் தொட்டு விட்டது, கேஸ் விலை கிட்டத்தட்ட 1000 ரூபாய்க்கு வந்தது. ரஷ்யாவில் நடக்கிற போரினால் அங்கு குறைந்த விலையிலே எண்ணெய் கிடைக்கிறது. அந்த எண்ணெயை யார் வாங்குகிறார்கள்? ரிலையன்ஸ் நிறுவனம், அதானி நிறுவனம் வாங்கி இங்கே இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரவில்லை, வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள். அதனால் கொள்ளை லாபம் அடித்தார்கள். அந்த லாபத்திலே நமக்கு விலையை குறைத்திருக்கலாமே, நீங்கள் செய்யவே இல்லையே. ஆனால் என்ன செய்தார்கள் இந்த பாஜக அரசு? ஒவ்வொரு பெட்ரோல் பங்கிலும் ஒவ்வொரு ரயில் நிலையிலும் பிரதமர் செல்ஃபி ஸ்டாண்டை வைத்தார்கள். அந்த செல்ஃபி ஸ்டாண்டுக்கு விலை எவ்வளவு தெரியுமா? 6 லட்சம் ரூபாய். எதற்கு? பிரதமருடன் நான் புகைப்படத்தை செல்போம் தேவையா? அந்த பணத்தை மக்களுக்கான பயனுள்ள வகையிலே நீங்கள் செலவழித்திருக்கலாமே, செய்யவில்லையே. அதனால் என்ன செய்வீர்கள்? இன்னும் சொல்ல போனால், நீங்கள் இப்பொழுது இந்தியாவிலே இடியை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள்? காங்கிரஸ் கட்சி, குறிப்பாக மறைந்த இந்திரா காந்தி அவர்கள் எமர்ஜென்சியை தவறாக பயன்படுத்தினார், அது பெரிய குற்றம், அந்த குற்றத்தை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று சொன்னீர்கள். இன்று எமர்ஜென்சி போலவே நீங்கள் இடியை பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட 95% வழக்குகள் யார் மீது இருக்கின்றால் எதிர்கட்சி மீதுதான் உங்களால் திணிக்கப்பட்டு வழக்குகள் போடப்பட்டு, நீங்க அதே கொடுமை உங்கள் லாபத்திற்காக நீங்க செய்கிறீர்களா இல்லையா? அதன் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பண மதிப்பிழப்பு போது போது பிரதமர் படம் போட்டு ஒரு முழு பக்கம் விளம்பரது. யார் பண்ண விளம்பரம்? பேடிஎம் விளம்பரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டிஜிட்டல் பரிமாற்றத்தை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் என்று வந்தது. இன்றைக்கு பேடிஎம் சரியாக செய்யவில்லை, அது மூடுகின்றதுக்கு காரணம் இருக்கு. அப்ப மக்கள் கேட்பார்களே, இது என்ன நியாயமா? அதுல என்ன ஆயிற்று, என்ன தவறு நடந்தது இது கேட்பது என்ன நடந்தது? அதே போல் பாத்தீங்கன்றால், தொடர்ந்து எங்கள் முதல்வர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் எங்கள் இளைய தலைவர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் நீட்டை கண்டிக்கிறோம், நீட்டை எதிர்த்தோம். எங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமா குழந்தைகள் இழக்கிறார்கள்? முதல் தலைமுறை குழந்தைகள் பட்டதாரி ஆக முடியாமல் தவிக்கிறார்களே, வேண்டும் என்றே பிற்படுத்துவோர் மருத்துவர் ஆகக்கூடாது என்பதற்காக கொண்டு வரும் சட்டம் தானே இது? ஏன் இன்றைக்கு ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலே, குறிப்பாக நம்ம சபாநாயகர் இருக்கிற தொகுதி கோட்டா தொகுதியிலே என்ன நடக்கிறது? கோட்டா மாநிலத்திலே எவ்வளவு குழந்தைகள் தூக்கிட்டு சாவுகிறார்கள். காரணம், நீங்கள் கொண்டு வந்த நீட். இதையாவது மனிதாபிமானத்துடன் இன்றாவது தமிழ்நாட்டுக்காகவும், ஏன் கோட்டாவிலே படிக்கின்ற இளைஞருக்காக நீங்கள் செய்த வேண்டும் என்று நான் கேட்கிறேன். அதே போல் பார்த்தீங்கன்றால் 2018ஆம் ஆண்டு இதே நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் சென்னையில வந்தார். அப்போது ஜெயலலிதா மறைந்து விட்டார். அதிமுகவை கைப்பற்றி அவர் முதலமைச்சர் ஆகலாம் என்ற ஒரு கனவு திட்டத்துடன் அப்பொழுது வந்தார். அப்பொழுது அவர் சொன்னார்,
நீட் இந்த ஆண்டு நீட் வராது, இந்த ஆண்டுக்கு மட்டும் நீட் விலக்கு நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம் என்று மக்களை ஏமாற்றினார்கள். அது மட்டுமா செய்கிறீர்கள், நீங்கள் இந்த தமிழை வளர்க்கிறீர்கள். பேசினார் முன்னால் பேசினாரே, சோழர்கள் வளர்த்தார்கள், சோழர்கள் தமிழை வளர்த்தார்கள். எங்க போனாலும் பிரதமர் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ்ல பேசுறார், திருக்குறள் பேசுறார். இதே கர்நாடகாவுக்கு போனா கன்னடத்தில் பேசுறார், கேரளால போனா கேரளால மலையாளத்தில் பேசுறார், ஆந்திராவுக்கு போனா தெலுங்குல பேசுறார், இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் போனா அங்க போய் பெங்காலி பாஷையில பேசுறார். அதாவது எங்க ஊர்ல சொல்லுவாங்க, அதாவது கோழி பிடிக்கிற வந்து பொன்னு கோழி கூப்பிடுவானா, கோழி நினைக்குமா ஆஹா நம்ம மாதிரி பேசுறானே நமக்கு நண்பர் நினைவான், அவனுக்கு தெரியும், அப்பதான் தெரியுமா அவன் கோழியை வறுத்து சாப்பிடுவதற்காக அந்த கோழி பாஷையிலே பேசினான் என்பது. அதே போலதான் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் பார்க்கிறேன், குறிப்பாக நான் கேட்பது இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் ஸ்கீம் என்ற ஸ்கீமை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த ஸ்கீம் மூலமாக பயன்பெறுவர்கள் யார் என்றால் பணக்கார முதலாளிகள் தான். குறிப்பாக எங்கள் திருப்பூரிலே பார்த்தீர்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டே வருகிறோம் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் ஸ்கீமை கொண்டு வருகிறோம் என்று. ஆனால் இதுவரைக்கும் நீங்க பார்த்தீர்கள் நீங்கள் கொண்டு வரவே இல்லை. இன்னும் சொல்லுவென்றால் there has been a large scale appetite towards MSMEs, especially textile industry in Tamil Nadu. For over 2 years, we asked you to pay attention to this. In 2022, our Chief Minister requested an emergency credit line guarantee scheme, MSME, in garment sector, particularly the Tirupur cluster in Tamil Nadu, which is a key foreign exchange earner for the country. The sector is undergoing a severe crisis and witnessing a sharp decline in month-on-month growth rate as a result of the economic impact of COVID-19, the Russia-Ukraine war, and the economic slowdown in the West. Lacks of job, particularly for the rural women who from a significant chunk of the workforce are in danger. We asked a PLI scheme and a special emergency credit line guarantee scheme for MSMEs in the garment sector with 20% additional collateral free credit, but got nothing. Last month, the Textile Mill Association submitted a joint memorandum to Union Finance Minister seeking extension of 1-year moratorium for repayment of the principal amount, conversion of 3-year loans under the emergency credit line guarantee scheme into 6 years term loans, and extension of necessary financial assistance to reduce the stress of working capital. I wish and hope at least the finance minister heeds to this. அதே அவை தலைவர்களே, குறிப்பாக ரயில்வே துறை மூலமாக எங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த பாவமும் வரவில்லை. நான் ரயில்வே துறை அமைச்சர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். நான் 2019 இருந்து கடந்த 5 ஆண்டுகள் பல முறை அவரை சந்தித்து கடிதம் மூலமாக கொடுத்து, குறிப்பாக எனது தொகுதியில் எலிபென்ட்ஸ் கேட் பிரிட்ஜ் நிலுவையில் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டுகளாக இந்த பணியும் முடியடையவில்லை. இந்த 5 ஆண்டிலும் நீங்கள் உண்ட எலிபென்ட்ஸ் கேட் பிரிட்ஜை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே செய்யவில்லை. இப்படியாவது இனியாவது நீங்கள் இந்த எலிபென்ட் பிரிட்ஜ் செய்வீர்கள், தமிழ்நாட்டுக்கு அது குறிப்பாக சென்னைக்கு தேவையான இதை செய்வீர்கள் நம்புகிறேன். அதே போல் பார்த்தீர்கள், உலகத்திலே எங்கும் நடக்காத ஆச்சரியம். பிரதமர் 2019 அடிக்கல் நாட்டினார், ஒரு செங்கலை வித்தார். இன்றைக்கும் மதுரை எய்ம்ஸிலே ஒரே செங்கல் தான் இருக்கிறது. அந்த செங்கலுக்கு தவிர சுற்றி காம்பவுண்ட் வாலை கட்டியிருக்கிறார்கள். ஒரு கொடுமை என்ன என்றால் அவை தலைவர்களே, இன்று மாணவர் சேர்க்கை ஆரம்பித்து விட்டது. அந்த மாணவர்கள் இங்கே படிக்கிறார்கள், ராமநாதபுரத்திலே வேறு மாவட்டத்திலே போய் படிக்கிறார்கள். உண்மையில் பார்த்தீங்கன்றால் இதற்கு சிபிஐ பல வழக்குகளை போட்டிருக்கிறது. என்ன வழக்கு? கட்டமைப்பு இல்லாத நிறுவனங்கள் எப்படி மாணவர்கள் சேர்க்கை செய்யலாம், அவ்வாறு சேர்க்கை செய்தால் அது இந்தியா சட்டத்தின்படி குற்றம் இருக்கிறது. அப்பொழுது எய்ம்ஸ் கல்லூரி கட்டமைப்பே இல்லாமல் 300 கல்லூரி போனீங்களே, அப்போ யார் மீது சிபிஐ வழக்கு போட வேண்டும்? சுகாதார அமைச்சரா, பிரதமரா, யார் மீது அவர்கள் வழக்கு போட வேண்டும்? உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம், எங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா? நான் கேட்கிறேன். இவ்வாறு தொடர்ந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்காதீர்கள். தமிழ்நாட்டுக்கு அது குறிப்பா ஒண்ணு சொல்ல போனால் அறிஞர் அண்ணா சொல்வார்கள், வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது. இப்பொழுது என்னன்னா, தெற்கிலிருந்து வர நிதியிலிருந்து வடக்கு செழிக்கிறது, கொழுக்கிறது தான் சொல்லணும். இன்னும் பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டில் நாங்க எங்க வரிப்பணத்தை நாங்கள் ஒன்றிய அரசு ₹1 கொடுத்தால் எங்களுக்கு வருவது 29 காசு. ஆனால் இது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அவர் கொடுக்கின்ற ₹1 ₹2.73 காசு, பீகாருக்கு ₹7.6 நான் சொல்கிறேன் ஐயா, இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக வளர வேண்டும். ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியிலே நாங்கள் எதுவுமே ஆனால் தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்க
அது போல் தமிழை வளர்கள் நாங்கள் எந்த மொழிக்கும் எதிரானவர்கள், நாங்கள் அத்துணை மொழியும் ஆதரிப்பவர்கள், வரவேற்பவர்கள். ஆனால் மொழி திணிப்பு என்று வந்துவிட்டால் நாங்கள் எங்கள் மொழியை காப்பாற்ற தயங்க மாட்டோம், எங்கள் உயிரையும் கொடுக்க தயாராக இருப்போம். அவை தலைவர்களே, மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் நன்றியை தெரிவித்து, வாழ்க தமிழ், வாழ்க கலைஞர், வாழ்க தலைவர், வாழ்க கூறி விடைபெறுகின்றோம். Thank you. Sri Sogat Rai. Sir, I rise to speak on the budget. Though this Ghamandia finance minister is not there to listen to our speech. No, that he word is the will Ghamandia not, finance minister of the Ghamandia Pradhan Mantri. They do not. You can do away with that word. They do not think it is necessary. It's not written. I'll speak about you, Mr. Vaishnav. Wait a little. The finance minister has given a statement which is provoking all the states. Sir, you know that Tamil Nadu has backed Kerala's suit in Supreme Court against center's move to stifle states. Karnataka CM is leading a march to Delhi. West Bengal Chief Minister had a dharna for 2 days, demanding money for NREGA. This government wants to finish the opposition-ruled state. That is why the budget is for the rich. It's an anti-poor budget. One example will make it clear. The best project for the poor in this country was the MGNREGA. Its allocation was 1,11,000 crore in 2021. Now it has come down to 86,000 crores. So for the poorest of the poor, there is no money. Not only that, Pradhan Mantri Kisan Samman farmer families were getting 6,000 per year. There was the expectation that it would be raised to about 9,000, but that has not been done. They believe they are already coming to government. I want to remind them, in 2004, you were here in Parliament. They gave the slogan, India Shining. Vajpayee preponed the election. What happened? BJP lost. Do not take the people of the country for granted. Abhi se bol diya ki hum jitenge, it is not wise. And while on this, I want to tell the finance minister, every day you are saying that opposition-ruled states are not cooperating in railway projects. You had said that West Bengal does not seem interested in new railway projects. I totally condemn your statement. The metro projects, which were started in 2010 when Mamata Banerjee was railway minister, they have not been finished yet. And the railway minister, he is only interested in Vande Bharat trains, fast trains at high cost, denying the poor. Now, one Odia MP is talking to him. He is also from Odisha, so I won't disturb him anymore. So, this is my point against this government. Sir, if you see the budget speech, you are a very careful reader of the budget speech. You will not find certain words. Minority is not mentioned. Working class is not mentioned. And even artificial intelligence is not mentioned.
Sir, in West Bengal, 21 lakh NREG workers were not being given their wages for 3 years. And then ultimately, we went on a dharna, we met the Prime Minister, nothing happened. The West Bengal Chief Minister has promised that she will give their money by 21st February. So, this is what the government is all about. So now, let me come to the budget. First, let me mention that one of the major jobs in a budget is to bring structural reforms in the economy. The government has lost the plot. The major structural reforms were carried out between 91 and 96 when Manmohan Singh was finance minister. Tax structures were reformed between 96 and 98. Between 2004 and 14, structural reforms were done in the securities market. After that, none. Yes, GST was a structural reform, but GST laws disrupted existing trade structures. IBC, Insolvency and Bankruptcy Code, was a structural reform, but less than 20% of the bank loans or financial creditors are being recovered through IBC. So IBC failed as a structural reform. Sir, it has been mentioned that there is nobody in the government today who is able to think of policies which will benefit the economy in the next 10 or 20 years. There is nobody equal to Dr. Manmohan Singh. There are not even 3 officers in the government, and including the finance minister, who are acknowledged as world-class economists. They suspect anybody giving advice from outside. No competent economist in the whole government. Sir, the finance minister did not mention rampant unemployment. She had not mentioned that 30,000 farmers and agricultural laborers had died by suicide, nor about women's low participation in the workforce. Sir, you may also have noticed that social sectors have received a cut. You are interested in education, sir? Cuts in the government was supposed to spend 1,16,000 crores on education, but ended up spending 1,08,000 crores. Similarly, on health, it budgeted an expenditure of 88,900 crores, but it actually spent 79,000 crores. Social sectors are being cut in this Adani Ambani government. Now, the core of core schemes meant for the most disadvantaged sections of society, such as SC, STs and minorities, have witnessed cuts. The umbrella scheme for development of scheduled castes budget is only 6,780 crores against budget estimate of 9,409 crores. For minorities who are neglected under this government because they are busy with Ram Mandir, the fall has been sharpest. In 22-23 budget estimates pegged the expenditure at 1,810 crores. As it turns out, this year, the government actually spent 233 crores, just 13% of the budgeted amount. In the current year, BE was 610 crores, but the RE is just 555 crores. Sir, all the social sectors have received big cuts. Now let me go to something else. Sir, all they are interested in high-profile visible schemes like Awas Yojana and sanitation.
Apart from that, they have done nothing. They have promised one rooftop solar scheme. It's all fraud. You'll not be able to fulfill 10% of your target in rooftop solar scheme, as Supriya Sule knows very well. So 61% cuts. No, one man was telling us that day, na, Samit. 61% cut for UGC. Now let me go something else, to something else. Center's food, fertilizer and petroleum subsidy to increase by 7% to 3.81 millions. Personal IT, only personal income tax has saved this government is more than corporate income tax. Sir, now let's talk about the macroeconomics. Between 2014 and 22, GDP grew at an average of 5.6%. But India's growth rate was even higher from 2000 to 2010 at 6%. Economists say India's economy will need to grow faster than current 6 to 7% rate in order to absorb growing number of entrants in the work area. Sir, what does Raghuram Rajan, world-class economist, say? He said, India is poorest among BRICS nations. BRICS is Brazil, Russia, India, China, South Africa. It also has a much longer distance of travel before it reaches their level of per capita income. Growth has been good, but it has to be set in perspective. What is the per capita income? India's unemployment remains high compared to pre-pandemic levels. According to CMI, Center of Monitoring Indian Economy, it exceeded 10% in October. Among young people aged 15 to 34, unemployment in the age group stood at 45.4% in 2023. Women's participation in the labor force is one of the lowest in South Asia. India's female labor force, ये नारी शक्ति बोलती है ना, कोई जवाब देने वाला है नहीं. हेमा मालिनी जी केवल है, वो शायद जवाब देगी. India's female labor force participation fell from 25% in 2014 to 24% in 2022. It is women's participation is lower than regional neighbors Bangladesh, Sri Lanka and Pakistan. Sir, lot of India spending on research and development, they're saying we'll give 1 lakh crores. You know, it is the lowest in the world. Spending has fallen in the past decade. Share of research and development under this section has dropped to 0.7% of GDP, lower rate than any BRICS country, and far below what is it for South Korea, 5%, and ours is 0.7%. What is for Israel, 5%. Ours is 0.7%. One thing I mentioned, sir, you edit a paper. India's press freedom ranking is declining. India's ranking dropped to 161 in 2023. You know, NewsClick, what happened to them? Down from 140 in 2014 and just above Russia. We have come down to Putin's level. One Putin has come to this front bench. He will soon take over all power. A free press is crucial to the economy. This is Jamini Iyer has written. She is the CEO of CPR think tank. When somebody comes from outside to invest, you'll find out about press freedom. Now, press freedom is all. Professor Roy, Sir, you are very much aware. Insinuation is not allowed in this house. What? Insinuation is not Against whom, allowed sir? in the house.
I'm And saying your Putin, reference to some world invisible leader person. in Sir, the manner in invisible which you have persons are stated will doing all not go on this record. mischief. Adrisha Shakti, as Supriya correctly pointed out. सब अदृश्य शक्ति चारों तरफ चल रहा है. Sir, you know economist called Pranab Bardhan. He is in Berkeley. He is one of the reputed economists of the world. He said, India's data may be overstating the country's performance. ये इसमें भी घपला है. Sir, Raghuram Rajan said another thing. Alongside an emphasis on building physical capital, there has not been enough attention paid to creating human capital. This was a worry, given India's unemployment crisis. We are flying blind, Raghuram Rajan said. Udaisi, you know about him. Without credible data on jobs, malnutrition levels in many parts of India, in Odisha, in Kalahandi, Bolangir, are higher than many countries in sub-Saharan Africa. Malnutrition This statement is wrong. What? This is by Raghuram Rajan, not by me. Might be an old one. Today, Kalahandi is the second largest paddy growing district. It is quoted in The Economist, which is a more reputed no, it's not magazine factually than correct. It is Sir. not factually correct. 115 क्या? स्पीकर का डायरेक्शन. एक विदेशी आदमी को ये बार बार कोट कर रहे हैं सर. रघुराम राजन हमारा नागरिक नहीं है. और इस सदन में जो है हमने जो संशोधन किया है तो उसको बार बार कोट नहीं कर सकते. What is the point of order? Which one? ये गलत जानकारी दे रहे हैं सर. केबीके के बारे में जो है ये केबीके के बारे में जो उन्होंने कालाहंडी के बारे में बोला है सर, यदि इनके पास कोई पेपर है केवल रघुराम राजन के तो इनको जो है भेजना चाहिए, नहीं तो इसको एक्सपेंड करना चाहिए सर, क्योंकि एक गलत बयानी कर रहे हैं. 115 स्पीकर का डायरेक्शन ये कहता है कि मेंबर यदि गलत बोल रहा है तो दूसरा मेंबर उसको सुधार सकता है. ये गलत नहीं बोल सकते सर. और एक विदेशी को बार बार कोट कर रहे हैं. वो रघुराम राजन हमारे माँ पिता नहीं है सर. ही इज नॉट माय फादर. या यहाँ के इकोनॉमिस्ट नहीं है. वो मनमोहन सिंह जी नहीं है. आप उसे छोड़िए और आगे बढ़िए. Sir, The Economist on November 13 said sluggish investment is holding India back. On the table of the House, investment as a fraction of GDP, which exceeded 40% in 2008 UPA. No. Is now This cannot go on 34% like this, Professor. As per Barclays Bank. The money is not going Swagat into Babu, factories. something we have to follow Sir, the rules. you're saying something. We have to follow the rules. If you are quoting some statement, Yes. then you have to place it on the record. Please. You just after this, I have the papers with me. The money is not going into factories, research, or other parts of private business. 36.5% of banks But you are reading from sanctioned are for roads and bridges, and another 20% for power. For chemicals, only 2.3%. Chemicals is an index of country's development. And it has dropped from 3.4%. Foreign portfolio investment only recently turned positive after more than 2 years of outflows. And FDI fell by foreign direct investment, fell by 16% to 71 billion in March 31, 2023. New announcements have crashed to a 20-year low, reflecting insufficient animal spirits in the economy, as per CMI. Sir, Indian business climate remains difficult. The touted tax changes have too many tires and too much discretion in the hands of feared revenue officials. Playing field is not level, with a few local giants perceived to have gamed the system. Of the $120 billion worth of projects scheduled to be completed by March 2023,
only 72 billion were present. This is by Eshwar Prasad of Cornell. The future is a fraught exercise. The country's infrastructure still has many gaps in supporting a vibrant manufacturing sector. The education system is not equipping young people with the vocational skills needed for a modern economy. Job growth has been weak, with little net employment in the manufacturing and service sectors. This will lead to risks of social instability. Sir, आप बेल बजाए? टाइम खत्म हो गया क्या? टाइम खत्म हो गया। 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट में खत्म करेंगे। ठीक है। आप सर शिवसेना के लीडर है, आप तो देंगे। A few politically well-connected conglomerates have accounted for a significant growth, leading to a concentration of economic power. The unfinished reform agenda is taking a backseat. Well-functioning legal system, a free press, all key to maintaining investor confidence. Each of these pillars have been eroded. In a government prickly about criticism, government is switching into triumphalist mode rather than pushing forward with the unfinished economic agenda. Sir, the biggest beneficiaries of India's stock market boom are the political insiders. Best connected of all is Gautam Adani, who has a relationship with Modi. Billionaire families. Sir, I am quoting from economists. I am quoting for economists. Sir, billionaire families like Adanis and Ambanis are Modi's partners in state building, but they are not globally competitive. 353. India has failed to capitalize on rising labor costs in China. Bangladesh was more entrepreneurial and has higher GDP per capita. India may benefit from diversification from China, driven by national 353 सर, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकते हैं सर। इन्हीं की पार्टी के एक सांसद है जो इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि वो अडानी को मदद कर रहे थे। क्या ये सही है? मैं तो शौकत बाबू को ईमानदार समझता हूं। ये हमेशा अडानी की बात करते हैं। इन्हीं की पार्टी की सांसद कहती है कि उन्होंने अडानी की मदद की। क्या ये सही है? ये गलत। आप अपनी बात खत्म कीजिए। आप अपनी बात खत्म कीजिए। Anything unparliamentary, I am ready to hold my ears and be expunged. But I shall not take this nonsense from the professional hecklers. Sir, World Bank, sir, yes, suniye. World Bank's Human Capital Index, which measures countries' education and health outcomes on a scale of 0 to 1, India's score is 0.49. Below Nepal, Kenya, both poorer countries. China scored 0.65, on par with Chile and Slovakia, which have higher GDP per capita. India has hundreds of millions of underskilled youngsters. In 2019, less than half of India's 10-year-olds could lead a simple story. And compared to 80% of China's children and 96% of American children, India's path is neither that of China nor that of the West. India might become the forerunner. दादा खत्म कीजिए। हो गया सर, एक 4 sentence. Rather gloomy model for populous, low-income countries managed without a powerful, effective government apparatus or globally competitive manufacturing center. Political connection deliver easy credit. India's growth has been debt-fueled. In the current moment, there is a natural fit between the promoter model of capitalism, personified by Adani, and Modi's popularism. This is said by Ashoka Modi, one noted man, economist. He has written a book called India is Broken. Is India? Sir, इसलिए मैं कह रहा हूं निर्मला सीतारमण का बजट लोगों को
साम्य नहीं दे रहा है, लोग आर्थिक स्थिति को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। केवल बोलना कि हम 3 नंबर हो जाएगा और आधा लोग गरीबी में रहेगा, वो कोई सलूशन नहीं है। इसलिए मैं ये बजट को विरोध करता हूँ। एम गुरुमूर्ति जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, I particularly appreciate the government vision of Vikasit Bharat, aligned with the Honorable President emphasis on establishing this vision on the pillars of youth power, women power, farmers, and the poor. Sir, I want to mention that under the leadership of our Honorable Chief Minister Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu, the Andhra Pradesh state government has been successfully working on this for the past 56 months. As is clear in our name, YSR, which stands for Yojana Shramika Raitu. Our party is founded on the principles of providing welfare and development of the youth, women, farmers, and the poor, which is the basis for Center's Vikasit Bharat, sir. Sir, in 2022, India grappled with agricultural challenges, witnessing reduced wheat and rice crop production due to heat waves and shifting of monsoon patterns, sir. Paddy farmers incurred losses from diminished grain quality and situation worsened in 2023. Notably, in Andhra Pradesh, facing increased drought conditions impacting chili and cotton crops, sir. The International Food Policy Research Institute predicts a 16% decline in India's food production and a 23% increase in those at risk of hunger by 2030 due to climate change, sir. The Finance Minister discussed agriculture and food processing, emphasizing the intensified efforts for value addition in the agricultural sector and elevating farmers' income, sir. However, the upcoming year's allocation for this scheme is only 729 crores, sir, marking 21% decrease from last year's budget estimate, sir. Government should consider increasing the financial assistance allocated on this pivotal scheme, sir. Fertilizer Department actuals for financial year 2023-2022 are 2,51,369 crores. However, the interim budget only allocates 1,64,150 crores, sir. I request the central government to ensure that even if the fertilizer allocation is reduced on a national-wide scale, it must not be reduced for coastal regions that have suffered the brunt of cyclones, sir. Sir, the Labor Ministry has seen a decreased allocation from 13,221 crores to 12,531 crores, sir. Scheme-wise, these changes is best reflected in the allocation to the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana scheme, whose allocation has been cut down from 2,272 crores to 150 crores, sir. Unemployment being a biggest harm facing the youth of today, sir, such decreases do not reflect the need of the hour, sir. Significant investment in employment generation is needed, sir. In this next contest, the stagnant budget allocation of 538 crores for the upcoming year, sir, the same as last year, made to the center's capacity building and skill development scheme does not seem adequate, sir. Bharat must take advantage of the demographic window, hence investing the job creation to maximize our greatest resource, our people, is crucial for economic success, sir. Sir, increasing the funding for the scheme for safety of women from 321 crores to 955 crores deserves applause, sir. Making a woman feel safe also encourages her to engage in variety of other productive activities that can increase her quality life, sir. However, it must be considered that the revised projection of 22-23 was 1,008 crores, sir. Hence, the increase in allocation could have been more considerable, keeping in view that these schemes are undoubtedly effectively using the financial allocation supplied and have provided to need even more allocation needed
than provided in this interim budget, sir. The rise of artificial intelligence, unfortunately, we weaponized against women, regrettably being done via manner of deep fake, sir, among other defensible acts, sir. Sir, the Pradhan Mantri Awas Yojana has the second highest budget among all schemes, sir. 2024 and 25 at 80,671 crores, sir. This new allocation boost to PM Awas Yojana would also prove tremendously beneficial to women since the initiative incentives women's ownership of houses, sir. The Andhra Pradesh government has previously submitted a proposal for about 4,000 crores to be disbursed under special assistance of capital investment, which would go on to benefit the women of our nation via schemes such as PM Awas Yojana and others, sir. And also, it contributes to the cause in states such as Andhra Pradesh, which have exhibited solid track record of fund usage in the past, sir. Sir, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program remains the largest work guarantee program in the world, sir. There has been a continuous decrease in budgetary allocations from MGNREGS from 98,000 crores in 2021 to 2022 to 73,000 crores, sir. In 2022-2023, further reduced down to 60,000 crores, sir. In 23-24 and for the upcoming year, it remains stagnant 86,000 crores, sir. Same as last year's revised estimates. The Andhra Pradesh government has consistently sought as increase in MGNRGA mandates, proposing a augmentation from 100 to 150 days for individuals and a total of 16 crore mandates, sir. Given the prevailing drought condition leading a rural migration, the state urges the central government to support its economy by enhancing NREGS man hours and introducing new initiatives under the scheme, sir. Sir, I find it essential to highlight that the promise of special category status of Andhra Pradesh made during its bifurcation in 2014 remains unfulfilled to this day, sir. Despite promise of the then Prime Minister and prior approval from the Cabinet, this commitment is not just a demand but a right of the people of Andhra Pradesh, sir. The unscientific bifurcation process, which led to the loss of the capital city of Hyderabad and crucial infrastructure, has resulted in severe economic and developmental and institutional challenges for the successor states, sir. Furthermore, inheriting higher debates and liabilities along with receiving only 45% of the revenues despite compromising 58% of the undivided state population. Given the adverse impact on the financial capacity, Andhra Pradesh urgently requires greater financial space for developmental activities, sir. It is the responsibility of the state government, central government, to compensate for the loss of suffered by the successor states, sir. Therefore, I urge the government to formulate a implementing time-bound plan for granting special category status to the Andhra Pradesh promptly, providing the necessary support, be a financial or otherwise, to address the unfair losses incurred due to the illegal bifurcation, sir. Sir, the Polavaram irrigation project is a national important project and is very important for the people of Andhra Pradesh. The total cost of the project is 55,548.87 crores at 2017 to 2018 price level as approved by the Technical Advisory Committee, sir. But these revised cost estimates is not yet approved by the central government, sir. Further limited the funding of phase 1 completion of 12,911 crores, sir. But this amount is inadequate for the providing rehabilitation and resettlement to the 36 additional villages and 48 habitations. Hence, the Andhra Pradesh government submitted a proposal of revised cost estimates of 17,144 crores, sir, for phase 1 of the project, which includes the cost of such rehabilitation as well, sir. It is requested to approve the revised cost estimates approved by the Technical Advisory Committee and the revised cost estimates for the phase 1 and to provide compensation of the additional cost of 4,222 crores
incurred by the Andhra Pradesh government for the resettlement and rehabilitation, sir. Sir, the NTC mill in Tirupati is among the 23 textile mills run by the National Textile Corporation across the country, sir. Production activities in all NTC mills were suspended from the March 2020 due to COVID pandemic. This mill has more viability in equipped with sufficient resources, sir. The central government should take immediate action for fulfilling function of the NTC mill in Tirupati for relieving the BPL families supporting through the operation, sir. Thank you, sir. संतोष कुमार जी। सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में सदन में चर्चा के लिए अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस अंतरिम बजट का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इस वर्ष भारत रत्न देने का काम किया है। यह मात्र आदर सम्मान और पुरस्कार नहीं है, बल्कि पूरे बिहार वासियों के लिए उनके सम्मानित नेता के प्रति सम्मान है। इसे बिहार के 14 करोड़ जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। यह पिछड़े, अति पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों का सम्मान है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं और उन्हीं के सिद्धांतों और वसूलों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और जो आरक्षण उन्हीं की देन है। देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा और शोषित समाज आज उनका ऋणी है। इसके साथ श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न मिला है। उनका सम्मान किसी पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान है। पुनः मोदी जी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आजादी के बाद अब तक का लोकसभा आम चुनाव से पहले यह 7वां अंतरिम बजट पेश हुए हैं, जो असल में वोट ऑन अकाउंट होता है, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर धीरे धीरे लोक लुभावनी वाला अंतरिम बजट का रूप ले लिया था। मैं धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्री जी को कि हम फिर से मूल रूप की ओर लौट रहे हैं। यह हिम्मत उन्होंने दिखाई है, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। महोदय, 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, उसके पहले भारत को फ्रेजल 5 में रखा जाता था। इन 10 सालों में हमने जब टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाने का सफर तय किया है, यह बजट उसका प्रतिबिंब है। लोक लुभावनी नहीं, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मार्ग पर यह बजट प्रशस्त है, जिसमें किसान, युवा, गरीब, महिलाओं को विशेष ध्यान में रखा गया है। हमें उम्मीद है कि 2024 में जब भारी बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार वापसी होगी, तो जुलाई में जब पूर्ण बजट देश की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें 2047 तक का भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य प्राप्त करेगा। यह हमारा आत्मविश्वास है। महोदय, अमृतकाल का यह दूसरा बजट है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अमृतकाल से कर्तव्य काल की ओर बढ़ रहा है। महोदय, मैं पूर्वी भारत के बिहार राज्य के सीमांचल और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से आता हूं। दशकों तक कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में रही, उसने बिहार को, विशेषकर सीमांचल और कोसी के इलाकों को पिछड़ा बनाए रखने का काम किया, जबकि कोसी और सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोगों में गरीबी है, गुर्बत है। मोदी जी के आते ही दशकों से उपेक्षित रहा यह क्षेत्र मोदी जी की दृष्टि पड़ी और पूर्णिया और सीमांचल के कई जिलों को एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट में शामिल करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। मुझे खुशी है इस बात की आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को देश के विकास का इंजन बनाया जाएगा। मैं श्रीमान, सीमांचल के इलाके में मक्का और मखाना की खेती बिहार में खेती सबसे अधिक होती है। हमारी मांग है जब पूर्णकालिक बजट पेश हो तो सीमांचल में मक्का और मखाना आधारित उद्योग स्थापित करने के दिशा में पहल किया जाए, जिससे हमारी सबसे बड़ी समस्या जो मानव संसाधन के पलायन पर रोक लगाया जा सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने R&D के क्षेत्र में देश के युवाओं के लिए 1 ट्रिलियन
इंटरेस्ट फ्री और लो इंटरेस्ट लोन 50 सालों के लिए देने का फैसला किया है। जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं तो R&D के क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट गेम चेंजर होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप का यह भी देश को लाभ मिलेगा। मोदी जी जो हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं उसमें भी हम लिवरेज कर पाएंगे। R&D के क्षेत्र में अग्रणी होने से हमें सेवा आधारित अर्थव्यवस्था और अनुसंधान एवं निर्माण आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 25,000 रुपए तक के छोटे डायरेक्ट टैक्स डिपॉजिट को खत्म करने का डिस्प्यूट को खत्म करने का निर्णय लिया जो स्वागत योग्य फैसला है। इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लोगों को खासकर जो सीनियर सिटीजन को राहत मिला है, जिसमें 10 साल तक के पुराने रिटर्न को लेकर जूझना पड़ रहा था। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान गरीब किसान और मजदूरों को देने का काम किया है। मनरेगा में वित्तीय वर्ष 23-24 में 60,000 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट को बढ़ाकर 86,000 करोड़ बजट करने का काम किया गया है। वित्तीय घाटे को कम करते हुए भी वित्त मंत्री जी ने 23-24 में PM आवास योजना में 54,000 करोड़ से बढ़ाकर 80,671 करोड़ खर्च किए हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 21 में नैनो लिक्विड यूरिया पर जोर दिया तब से आयात होने वाले केमिकल यूरिया का डिमांड घटा है और नैनो लिक्विड यूरिया देश के अंदर ही प्रोडक्शन बढ़ा है। इस कारण वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए भी हम यूरिया का सब्सिडी कम कर पाए हैं। इससे देश के विदेशी मुद्रा भी बड़ी मात्रा में बचेगा। हमें इस बात पर भी हर्ष है कि PM कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन अगले 5 साल दिए जाने के लिए बढ़ाया गया है। यह सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा क्योंकि सरकार यह अनाज अपने बफर स्टॉक से दे रही है। ये 80 करोड़ गरीब परिवार अपने इस बचत का खर्च शिक्षा और अन्य स्वास्थ्य और अन्य कर पाएंगे। लोहिया जी ने अंत्योदय कल्याण की बात की थी, यही अंत्योदय सरकार की यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। वित्त मंत्री जी ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत से जोड़ा है और सर्वाइकल कैंसर से पूरे विश्व में जितनी मृत्यु होती है उसका 1/4 केवल भारत में होता है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसकी चिंता व्यक्त की है और 9 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए वैक्सीन का प्रावधान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ का सरकार लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे सेल्फ ग्रुप की जीविका की दीदी। इसके लिए में से माननीय मुख्यमंत्री जीविका का माध्यम सशक्तिकरण को मजबूत करने का काम पूर्व में भी उसे करता है और केंद्र की सरकार ने आज मोदी जी की सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को सशक्त करने के लिए लक्ष्य बनाने का योजना रखा है। यह फ्लेक्सिबल इंक्लूजन और नारी सशक्तिकरण का मजबूत कदम है। माननीय वित्त मंत्री जी ने PM आवास के तहत 2 करोड़ पक्के मकान का फैसला लिया है और 1 करोड़ घरों में PM सूर्योदय सोलर ऊर्जा से आच्छादित किया जाएगा। यह सराहनीय कदम है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 40,000 वंदे भारत कोच बनाने की घोषणा की, अच्छी बात है। यह मेरा आदरणीय रेल मंत्री जी से आग्रह होगा कि वंदे भारत का किराया मिडिल क्लास के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करने की कृपा करें। अंतरिम बजट में रेलवे के अपग्रेडेशन की बात कही गई है। हमारा पूर्णिया रेल के क्षेत्र के मामले में 2 भागों में बटा हुआ, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और मध्य पूर्व रेलवे में बटा हुआ है। मेरी समझ में यही कारण है कि पूर्णिया संसदीय इतना रेल सुविधा हमारे योजनाएं लंबित है काफी समय से। हम सरकार मांग करेंगे कि जब हम पूर्ण बजट में आएंगे तो दोनों परियोजनाओं को हमारा चालू कराया जाए ताकि जो हमारा जलालगढ़ से किशनगंज रेलखंड परियोजना लंबित है, वही कुर्सेला बिहारीगंज रेल योजना हमारा लंबित है, इसको पूरा करने का काम जो पूर्ण बजट हो उसमें किया जाए। हमारा एक नेशनल हाईवे जो विद्युत स्वीकृति के कगार पे है, इसको भी स्वीकृत करके आने वाले समय में
अगले किसान कराया पूर्ण खगोर लेना हमारे को बजट में प्रावधान किया जाए। हमारी कई योजनाएं हैं, मैं इसको लेकर देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने इस बजट में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस रेल वित्त मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहते, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश चंद्र जी। सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस नए मंदिर में आपने मुझे अंतरिम बजट 2024-2025 में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ में अपनी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के अभिभाषण के समय सामाजिक न्याय की कोरी परिक्रमा की है, जैसे सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, समावेशी, जिसका भाव यह है कि सभी लोगों का सभी क्षेत्रों में सबकी पहुंच में विकास का होना बताया गया है। ये जब तक किसी देश में सर्व समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार सहित शिक्षित होना नहीं पाया जाएगा, तब तक किसी राष्ट्र का सर्वगुण विकास होना अनुचित है। सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के छात्रों को भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आरक्षण के अधीन आने वाली रिक्तियों को उन वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा न भरकर एक NFS का टैग लगाकर उन रिक्तियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाना, यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार आरक्षण वर्ग में आने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी के हितों के लिए कितना सार्थक पहल कर रही है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अधिक से अधिक मत सरकार शिक्षा के लिए इस विशेष प्रयोजन के लिए आवंटित करे। हाल ही में राज्यसभा में माननीय सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि 32,000 छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के बीच में पढ़ाई को रोक दिया, जिसमें से 52% छात्र छात्राओं की संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी में आते हैं। यह छात्र पोस्ट ग्रेजुएट और PhD, IIT, NIT, IIM इत्यादि हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। बीच में ही वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ाई छोड़ना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का परिचय है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, बहन कुमारी मायावती जी सरकार में SC, ST, OBC के छात्र छात्राओं को जीरो बैलेंस में शिक्षा ग्रहण कराने का काम किया, चाहे वो MBBS हो, MTech हो, BTech हो, JNM हो, ANM हो, जीरो बैलेंस में उनको शिक्षा ग्रहण कराकर उनको डिग्री देने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया। तो मेरे आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है, जिस प्रकार से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जीरो बैलेंस पर शिक्षकों को छात्र छात्राओं को शिक्षा दिलाने का काम किया है, इसी प्रकार से मैं मांग रखता हूं कि आप भी पूरे देश में दलित, शोषित, पिछड़े, कमजोर लोगों को पूरे देश में जीरो बैलेंस पर उनका एडमिशन कराकर उनको शिक्षित बनाने का काम करें। अगर आप लोगों ने दलित, पिछड़े, कमजोर लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जीरो बैलेंस पर शिक्षा देने का काम कर दिया तो निश्चित तौर पर ये भारत एक मजबूत देश बनने का काम करेगा, क्योंकि साथियों बिना शिक्षा के कोई देश मजबूत नहीं हो सकता। जहां तक बेरोजगार की बात यहां पर रखी गई थी, वर्तमान सरकार के कथानुसार मिशन मोड में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन यह चुनावी जुमला बनकर रह गया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में लगभग 10 लाख पद खाली हैं, जिसमें मुख्य रूप से रेल मंत्रालय में 2,54,000 पद खाली हैं तथा रक्षा विभाग में 2,64,000 पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में 1.4 लाख पद खाली हैं और डाक विभाग में करीब 90,000 रिक्त हैं। 1 मार्च 2021 तक 40.35 लाख स्वीकृति पदों के मुकाबले मात्र 30,55,000 कर्मचारियों को कार्यरत हैं। इस रिक्त स्थानों को सरकार शीघ्र अतिशीघ्र भरने का उपाय करे और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करे। जहां तक आप लोगों की सरकार ने बात कही कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था आप लोगों ने की। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2020 में कोविड के संकट के दौरान ये लागू किया गया था। वो समय बहुत अच्छा था कि लोग बेघर थे, कमजोर थे, उनके पास कोई कारोबार नहीं था, लोग सड़क पर थे। आप लोगों ने अन्न देने का काम किया, ये व्यवस्था दी, मुफ्त राशन देकर उनकी जीवन यात्रा का आप लोग पात्र हैं। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करते हो, ये देश में दर्शाता है कि कितनी बड़ी बेरोजगारी हमारे देश में है कि आप राशन के बल पर
एक गरीब को रोजगार नहीं बल्कि उसको राशन देने का काम करते हो। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं देश के 80 करोड़ लोग इस देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करें तो 80 करोड़ लोगों के घर में उनकी योग्यता के अनुसार उनको एक सरकारी नौकरी दे दें तो निश्चित तौर पे ये देश आत्मनिर्भर जो भारत का कल्पना आप लोग करते हैं निश्चित तौर पे देश आत्मनिर्भर बनने का काम करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात यहाँ पर बड़ी कही। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को आप लोगों लाए। देश की आजादी के बाद आपकी सरकार ने ये व्यवस्था को लागू किया। 70 साल तक जो सरकारें देश में रही किसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत नहीं की, लेकिन आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में मिलता है जिनके पास अपनी जमीन होती है। जिनके पास अपनी जमीन है उसे आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको ऋण देने का काम करते हैं, उसको मकान बनाने का काम करते हैं। लेकिन करोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। जो लोग फुटपाथ पे जिंदगी व्यतीत करते हैं, जो लोग रेलवे स्टेशन पर अपना जीवन यापन करते हैं, जो लोग झोंपड़ी डालकर अपना जीवन व्यतीत करने का काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना को आप लोग धरातल तक ले जाना चाहते हो तो जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जो सरकारी जमीन है उन्हें गरीब जिनके जो भूमिहीन लोग हैं उनको आवास से पट्टे देकर उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने का काम करें तो निश्चित तौर पे कोई भी देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसमें सर छुपाने के लिए अपनी छत नहीं होगी। जिस प्रकार से हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मानव श्री काशीराम आवास शहरी योजना हम लोगों ने चलाने का काम किया। मानव शहरी आवास योजना का मतलब यह था कि साथियों जिसके पास ना जमीन हो ना जिसके पास पट्टा हो उसे 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, पानी, बिजली की व्यवस्था बहन कुमारी मैत्री की सरकार हम लोगों ने देने का काम किया। अगर आप चाहते हैं हर गरीब के पास अपना घर हो तो उसी तर्ज पर आप हर गरीब को साथियों पट्टा देकर इस सरकार से कहना चाहता हूं उनको आवास देने का काम करें। महिला सशक्तिकरण की बात भी यहाँ कही गई। महोदय, जैसा कि वर्तमान सरकार ये वर्ष विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के रूप में दिखाने का प्रयास कर रही है, जिसका उदाहरण गणतंत्र दिवस के पर होने वाले समारोह में एक झलक देखने को मिली है। इस संदर्भ में मुझे बस इतना वो कहना है कि वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार से संबंधित कुल 4,45,256 केस रजिस्टर किए गए हैं, जो लगभग 51 FIR महिलाओं पर प्रति घंटा दर्शाने का काम करती है। सबसे दुखद तो यह है कि 14,247 केस बस 2022 में दिल्ली में दर्ज हुए हैं, जो देश के अन्य राज्यों से सर्वाधिक हैं। ये आसानी से समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सबसे कम क्षेत्रफल में महिलाओं के ऊपर देश में सर्वाधिक अत्याचार होना या शिक्षा का स्तर भी काफी ऊंचा है। ये सोचने में विवश करता है कि महिलाओं की सुरक्षा करने में सरकार विफल है। इस सरकार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयुष्मान कार्ड आप लोगों को लेकर आए थे। ये अच्छी पहल सरकार की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर सहायिका पर उनका मानदेय बहुत कम है। आप ये योजना लाए कि भाई उनके परिवार में जब बीमारी होती थी वो अपना उपचार कराने में सक्षम नहीं थे। आप लोग आयुष्मान कार्ड आप लोगों ने आंगनबाड़ी और सहायिका को जो दिया है, आप लोग बधाई के पात्र, मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, चाहे वो कोविड का वक्त हो, चाहे टीकाकरण की बात हो, चाहे घर घर जाकर सहायिका आंगनबाड़ी जो पोषक तत्व जो बांटने का काम करती है, घर घर जाने का काम करती है, तो मैं चाहता हूं अगर आप लोग देना ही चाहते हैं आंगनबाड़ी और सहायिका को, आप लोग सरकारी कर्मचारी बनाने का काम करें। अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनको मिल गया तो निश्चित तौर पे आंगनबाड़ी और सहायिका को भी सम्मान देने का काम आप लोग करने का काम करेंगे। जहां तक किसान की बात, मानवर एक मिनट, महोदय, कई सरकार बार बार किसानों के हित की अनदेखी कर रही है। अभी हाल ही में NCRB के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक महाराष्ट्र में किसान और कृषि कार्य में लगे मजदूरों के मात्र 2 साल के अंदर 12,227 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसका कारण फसल का नुकसान, कर्ज की अदायगी न होने पाने के कारण जमीनों का उनके हाथ से चले जाना आदि है। इसके अंतरिम बजट 2023-24 के संदर्भ में हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मैत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है ये वास्तव में जमीनी वास्तविकता से दूर, चुनावी लुभावने वाले ज्यादा है।
इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद है, चिंतनीय है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकारी दावों को और वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ 80 करोड़ लोग को फ्री राशन के मोहताज जीवन जीने का मजबूर होना नहीं पड़ता। महोदय, मेरे गृह जनपद में संसद क्षेत्र नगीना और बिजनौर में राजमार्ग में पड़ने वाली टोल प्लाजा के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। NH 34 के रास्ते बिजनौर से नजीबाद की ओर जाने वाले यातायात के लिए पहले से फ्री टोल प्रस्तावित है। NH 734 और NH 790 AD के माध्यम से बिजनौर से धामपुर की ओर यातायात कोतवाली से धामपुर के बीच पहले से टोल संचालित है। ये सड़क 2 लेन वाली सड़क है, जिसका अधिकतम उपयोगकर्ता क्षेत्र के किसान और स्थानीय निवासी करते हैं। कोई भी वाणिज्य वाहन इस सड़क पर उपयोग नहीं करता। NHAI नीति के अनुसार 10 किलोमीटर के दायरे में सभी स्थानीय निवासियों को टोल शुल्क में से छूट दी गई है। फिर भी सरकार बिजनौर कोतवाली रोड के बीच टोल प्लाजा के निर्माण पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही है? विदित हो कि NHAI अधिकारी जानबूझकर किसानों और स्थानीय निवासियों से अवैध टोल वसूलना चाहते हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित होगी। इस छोटी सी सड़क पर टोल की व्यवस्था नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि बिजनौर से कोतवाली के बीच बन रहे टोल प्लाजा का निर्माण किसानों व स्थानीय निवासियों के हित में अमल निर्माण रुकवाने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भावना गवली जी, एक मिनट। भावना जी, मंत्री जी। हाँ, सरकारों को आदेश संवाद किया गया है कि जो भूमिहीन किसान गरीब हैं उनको जमीन उपलब्ध करा करके 20 बाई 25 करवाएं, आवास उनको दिया जाएगा। मंत्री जी ने अच्छी बात कही। संसद महोदय, संसद आपने सुना नहीं? मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है, सुनो। आपने जो मुद्दा उठाया था, मंत्री जी ने आपकी बात कह दी। है, लेकिन उसमें जो एक शंका उठाई है उसमें राज्यों के साथ संवाद किया जा रहा है, किया गया है कि जो भूमिहीन गरीब है जिनके नाम से आवास आवंटित हुआ है उनको राज्य सरकारें जमीन दें, उनका आवास दिया जाएगा। धन्यवाद। भावना गवली जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बजट 24-25 के 25 पे बोलने का अवसर दिया। मैं समर्थन के साथ में यहाँ मेरे कुछ विचार यहाँ रखना चाहती हूँ। जैसा कि सरकार ने इस बजट में सारी चीजों को लिया है, सभी विषय को इसमें हमने देखा है और हर विषय पे ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जैसा हमारा एक विशेष संसद का सत्र हुआ था और उसमें महिलाओं का आरक्षण हुआ, उसके बाद में सरकार ने महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की है उसमें लखपति दीदी हो, चाहे बचत गट के सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा वर्कर हो, इन सभी महिलाओं को सरकार ने देखा है, उन पे बजट में भी फोकस किया गया है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस आयुष्मान भारत कार्ड का निर्माण या उसे बनाने के लिए आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को बताया गया है या बजट में उसका उल्लेख भी हुआ है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, विशेष करके सभापति जी, जब हमने दिशा की बैठकें हम लेते हैं, हम सभी उसके चेयर होते हैं, उसमें मैंने और मेरे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने मिलके, हम दोनों ने मिलके एक निर्णय लिया था कि जो हमारी महिलाएं हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करती है, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करती है, कुछ चीजों का निर्माण करती है, उनको भी रोजगार इस माध्यम से मिले। और हमने उसको जोड़ा था कि जो आयुष्मान भारत के कार्ड बनाएंगे तो वो ये आशा वर्कर और दूसरी महिला बनाएंगे, उनके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी बनाएंगी। क्योंकि सभापति जी, हम देखते हैं कि हमारे देश में 48% महिला है और महिलाओं के ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं था। जितना ध्यान हमारे महिलाओं के ऊपर मोदी जी ने दिया, पिछले कार्यकाल में किसी ने नहीं दिया। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी मोदी जी साहब का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर विशेष लक्ष्य दिया है। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि लखपति दीदी का भी उल्लेख किया गया है, उसको 3 करोड़ तक बढ़ाने का उद्देश्य भी रखा है। मैं इसके साथ में ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे हथकरघा चलाने वाली महिला है, जो हस्तकला में निपुण हमारी महिला है और जो
हमारी बचत गट के माध्यम से छोटे छोटे व्यवसाय करने वाली महिला है, उनको जब वो बैंकों में जाती है तो वो बैंकों में जाने के बाद में उनको वहां से ऋण मिलता है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी सभी हमारे सांसद भाइयों को भी और सभापति जी, ये बहुत विशेष करके है कि उन हमारे महिलाओं की क्रेडिट जो है, आप देखिए क्रेडिट जो है ना, सबसे बड़ी क्रेडिट हमारे महिलाओं की है, क्योंकि जब वो ऋण लेती है ना तो ऋण देती भी है बैंकों को, और इस वजह से महिलाओं के लिए यहाँ पर फोकस किया गया है। और महिलाओं को अगर हम और सपोर्ट करेंगे, और इस बजट में तो दिया है, इससे आगे अगर हम करते हैं तो मैं समझती हूँ कि घर घर में उद्योग होगा, घर घर की महिला उद्योग करेगी और इस देश को सक्षमता के तरफ ले जाने के लिए पूरे जोर शोर से देश के प्रगति में अपनी हिस्सेदारी भी देगी। और मैं चाहती हूँ एक क्रांति के मिशन, एक क्रांति जैसा मिशन यहाँ पर बने, एक मिशन के रूप में महिलाओं के ऊपर और फोकस हो और वो देश को आगे बढ़ाए। इस प्रकार से आगे के बजट में भी महिलाओं के लिए और अच्छे तरीके से, ये तो दिया ही है लेकिन अभी आप देने जा रहे हैं तो और दीजिए। मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर सर से भी विनती करती हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी विनती करती हूँ, मोदी साहब से भी विनती करती हूँ कि महिलाओं को आपने दिया है और वो सक्षम है, वो करने जैसे हमारी भारत की नारी और सब पे भारी, ऐसे स्थिति में आज महिला हमारी भारतवर्ष की काम कर रही है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमें यहाँ पर मिला है उसको बजट में और थोड़ा 3 करोड़ नहीं, मैं तो समझती हूँ लखपति दीदी 10 करोड़ तक हमने उसको बढ़ाना चाहिए। सभापति जी, दूसरी चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो हमारे किसान हैं, किसानों के ऊपर, उस किसानों के लिए भी करीबन 6,000 रुपए हमारे किसानों को दी जाते हैं प्रधानमंत्री जी के ये योजना के तहत। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारे मत्स्य उद्योग है, डेयरी उद्योग है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस किया है, उसमें भी प्रोजेक्ट हम बढ़ाने जा रहे हैं, बजट भी हमने बढ़ाया है। और मछली का निर्यात करने के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी पहल की हुई है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो हमारे किसान है जो सोयाबीन का उत्पाद करते हैं, लेकिन ये चीज हमने बार बार देखी, मैं 25 साल से देखती आ रही हूँ, जब उनकी फसल निकलती है, जब फसल वो काट के घर पे लाते हैं तो उनका जो भाव है वो गिर जाता है। उसके भी ऊपर हमने देखने की और सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि मेरा क्षेत्र है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ऐसे कुछ राज्य है, तेलंगाना है, ऐसे कुछ राज्य है जहां पर किसान कपास का निर्माण करती है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि बीटी कॉटन को हमारे यहाँ लागू नहीं किया है, उसे हमने ये नहीं दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि बीटी कॉटन को भी मान्यता मिले और किसान चुपके चोरी से वो कॉटन ना लगे, बीज ना लगाए, वो कॉटन का बीज लगाए और अच्छी फसल भी ले। इसलिए हमें उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। 2004 से हमारा ये बीटी कॉटन के ऊपर एक रिट पिटीशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो पेंडिंग है, उसके तरफ भी देखने की बहुत आवश्यकता है। जो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं किसान वो ऑर्गेनिक खेती करे, कपास निकाले, और जो हमारा बेटी का उपयोग करना चाहते हैं वो बेटी का उपयोग करे, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ और यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी मैं समझती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर लक्ष्य को तय किया है, जैसा अर्जुन का लक्ष्य, आपको पता है महाभारत में देखा है कि मछली आपको कैसी दिख रही है, ऐसा पूछने के बाद में अर्जुन ने यह बताया था कि मुझे मछली नहीं दिख रही है, मुझे मछली का आग दिख रहा है। उसी प्रकार से हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनको मछली की खाली आग दिखती है, विकास दिखता है, लोगों की सेवा करना उनके प्राथमिकता है। और उसी सेवा का नतीजा यहाँ हम देखते हैं कि ये 10 साल में इतना परिवर्तन हुआ है कि पिछले जो 70 साल की बात कर रहे हैं वो लोग भूल गए 70 साल वाले लोगों को। अब ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी है तो सब मुमकिन है, और ये मुमकिन होती हुए हम सब लोग देख रहे हैं, हम साक्षीदार है इस चीज के। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन में भी ओबीसी के बच्चों को 27% का आरक्षण यहाँ दिया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर रेलवे की तरफ आना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में वर्धा, नांदेड़, यवतमाळ
ये रेलवे को 3,500 करोड़ रुपए मिले हैं सभापति जी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। विदर्भ से मराठवाड़ा को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट हो रहा है और उसका 40 किलोमीटर का काम पूरा होकर वहां पर रेलवे भी अगले कुछ दिनों में, मंत्री जी से भी मैंने बात किया है, अगर प्रधानमंत्री जी भी उसका उद्घाटन करे तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और वो प्रकल्प भी पूरे होने के कगार पर है। और 750 करोड़ रुपए इस बजट में हमें मिले हैं, उसके लिए भी मैं रेलवे मंत्री जी का और फाइनेंस मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन निशिकांत जी, एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, उस सदन में भी, पुराने वाले सदन में भी मैं हमेशा यही बात उठाती थी कि मेरी शकुंतला रेलवे, जिसको 2005 से मैं उसके पीछे पड़ी हूँ कि ये 2005 से मेरे रेलवे को सैंक्शन मिले, उसका सर्वेक्षण तो होता है, उसके लिए तो पैसा आ जाता है, पर उसको स्वीकृति नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेरा जो आकांक्षित डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट मेरा है वाशिम और दूसरा है मेरा यवतमाल, तो वो आकांक्षित डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके लिए ये रेलवे होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से वो रेलवे के ऊपर भी सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है, वो दे, ये मैं मांग करती हूँ। और उसी के साथ साथ एक चीज मुझे यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी सभापति जी, जैसा 22 तारीख को राम मंदिर में हमारे राम जी प्रतिष्ठापना उनकी की गई और सारे भारतवर्ष में पूरा दिवाली के जैसा माहौल था, हर मंदिर पे लाइटिंग थी, हर घर पे रंगोली थी, हर जगह पताका थी, और इस प्रकार से हमने ये दिवाली के जैसा ये 22 तारीख का दिन यहाँ पर मनाया है। उसी को लेके मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी बड़े मंदिर है, वो बड़ी मंदिर छोटे मंदिरों का देख रेख करे, उनके पुजारी है, उनके भविष्य का, उनके बच्चों का भविष्य का सोचे और बड़े मंदिर छोटे मंदिर को देखे। क्योंकि हमारे यहाँ कुल जो हम बोलते हैं ना, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने गुरुकुल हमारे यहाँ चाहिए, तो वह गुरुकुल भी बने, क्योंकि गुरुकुल बनेंगे तो बच्चों के ऊपर संस्कार होंगे और संस्कार होंगे तो संस्कारी बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसके ऊपर भी देखने की सोचने की बात है और उस पर भी बजट में कुछ आना चाहिए अगले बार में, मैं ये समझती हूँ। और मैं यहाँ पर मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे सभी तबके के लोगों के लिए काम किया, आवास के लिए किया है, 2 करोड़ के आवास यहाँ पर बनाने का उद्देश्य भी रखा है। मंत्री जी ने अभी बताया है कि राज्य सरकारें हमें वहां पर जमीन उपलब्ध कराए तो हम दूसरे गरीबों को भी वहां पर घर ये जो बनाने के लिए मकान बनाने के लिए भी स्वीकृति देंगे। इस प्रकार से बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए टीकाकरण कैंसर का दिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि इस बजट में आई है और आगे भी आती रहेगी। ये बोलते हुए मेरे 2 शब्द ही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, मुझे मौका दिया, धन्यवाद। सुप्रिया सुले जी। Thank you of my party to speak on the budget. I would thank and congratulate Nirmala ji. Probably this is her fourth budget and a woman leading from the front. After Indira Gandhi ji, this is the first time we've had a woman leading the budget. So I compliment her on her achievements since we are all going into election this year. It's been an extraordinary, wonderful relationship with her. We have many disagreements on the budget, but she's been very kind and indulgent to all of us when she has spoken and replied to many of our questions. So I compliment Nirmala ji for all the efforts that she had done, right or wrong, but she has done something. So I compliment her for the good and a few suggestions for improvement in the larger interest of the nation. Sir, there are 4 engines to growth. One is private consumption, second is private investment, exports, and government expenditure. Unfortunately, in the way this government has worked, the entire focus is on government expenditure. I will come back to that point, but I would like to highlight a few points that this government is harping about in this. आप कहते हैं कि आपकी 4 जातियां हैं, किसान, महिला, गरीब और युवा। तो एक-एक का संक्षेप में मैं आपको पूछना चाहती हूँ कुछ सवाल कि आप कहते हैं कि ये किसानों की सरकार है, तो किसान का सबसे ज्यादा नुकसान सर आप और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से में सीमित है, वो है प्याज का। आपके यहाँ भी प्याज की दिक्कत है, मेरे यहाँ भी है। ये पहली सरकार है इस देश के इतिहास में जिसने एक्सपोर्ट पे बैन लाया है किसान के प्रोडक्ट पे। इनको पाकिस्तान का किसान को 2 पैसा ज्यादा मिले चलता है, लेकिन उनको भारत के किसान को 2 पैसा नहीं देना है।
और बाहर से लाएंगे प्याज, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। क्या इनका, कौन से किसान के लिए इनका प्यार उबल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। और ये फिर 10 बार हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को पूछा है, विनती की है। यहाँ आज भारती ताई नहीं है, शायद वो भी खुद गई है, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी के कोई सांसद ने एक बार भी उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया। और महाराष्ट्र सरकार, पता नहीं आप ही की सरकार है सर, आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लगा ही आपका, और ये जो प्याज का जो किया है गड़बड़ इस सरकार ने, तो वो बोलिए कि एक्सपोर्ट खोल दे। और ये सिर्फ प्याज का भी नहीं है, अभी ताई आपकी पार्टी की बोल रही थी कि सोयाबीन की क्या दिक्कत है, अच्छा हुआ आपके घर से ही आपको मिला है गिफ्ट, तो वो भी कह रही थी कि आप सोयाबीन को अभी भाव नहीं मिल रहा है, वही दिक्कत है। दूध की, दूध का महाराष्ट्र सरकार ने अभी सरप्लस दिया है, लेकिन पैसा नहीं पहुंच रहा है किसानों को। तो ये किसान विरोधी सरकार है ये। और डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स, वेयर इज द डेटा? ये कहते जाते हैं वी हैव डबल्ड द इनकम ऑफ द फार्मर्स, बट व्हाट इज द डेटा टू प्रूव इट? Yes, this is one of that जुमलेबाजी कि हाँ डबल करेंगे करेंगे, आजकल वो कहते भी नहीं है। And if you ask this entire data which shows of this government, I'm purely going by data which is available in the government of India. In commodities, if you go by paddy, if you compare UPA and NDA, 10 साल में 138% we have increased the price, while in their 10 years only 60.5. Same thing with urad, tur, wheat, chana, cotton. सबका है sir. I would like to table this data. I won't take the time of this house. And I would urge this government. महाराष्ट्र का किसान आज दिक्कत में है, कई जगह पानी भी नहीं है, तो महाराष्ट्र और देश में जहां जहां किसान आज अड़चन में है, उसका ऋण माफ किया जाए। जैसे यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कर्जा माफ किया था, वही बड़ा दिल मोदी जी दिखाए और इस देश के किसानों का कर्जा माफ करे, ये मैं इनके विनती करती हूँ, अगर ये सरकार उनको सचमुच में सोचती है उनके बारे में। दूसरा, ये गरीबों की सरकार है बोलते हैं सर, अच्छी बात है, हर सरकार करती है। गवर्नेंस इज कंटिन्यूटी, कोई ऐसी सरकार नहीं इस देश में जो गरीबों के खिलाफ होती है, लेकिन इनका डेटा ऐसा कहता है द टोटल वेल्थ ऑफ दिस कंट्री इज इन द टॉप 1%, बाकी के सब 1%। सर कैन यू इमेजिन 40%, 40% इस देश की जो वेल्थ है वो 1% में है सर। तो हाउ आर दे सपोर्टिंग द वेल्थ एंड हाउ मेनी पीपल दे कीप सेइंग, एक जगह कहते हैं कि हम सब ने गरीबी हटाई है, तो फिर 80 करोड़ को जो जनता को खाना देते वो नंबर क्यों नहीं कम हो रहा है? इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। मैं पिछली बार भी यही सवाल था, लेकिन मुझे किसी तो जवाब नहीं दिया सर, इसलिए मैं फिर पूछ रही हूँ कि अगर आप गरीबी कम कर रहे हैं तो हाउ इज दैट इम्पैक्ट नॉट शोइंग इन द नंबर्स? सो दिस इज समथिंग द गवर्नमेंट मस्ट रिप्लाई टू अस। एंड गरीबों के लिए इन्होंने जनधन योजना जो चिदम्बरम साहब ने शुरू की थी, और ये गरीबों के लिए, शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनधन योजना में जो अकाउंट है 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स है, उसमें से 20% से ज्यादा नॉन ऑपरेटिव है, उसमें से महिला के ज्यादा है। फिर भी जो भी बचा हुआ पैसा है उसके ऊपर क्यों ना ये सरकार उन गरीबों का जो पैसा प्रॉफिट में दिखाती है, इनकी बैंक के साथ, सारी इनकी नहीं, जो भी पब्लिक सेक्टर की बैंक से, उन गरीबों को, उन शोषित और वंचित और पीड़ितों को क्यों ना 3 से 5% आप उनको इंटरेस्ट दे दे। सर इट्स अ सजेशन आई एम गिविंग यू। ये जो जनधन योजना का आप इतना बोलते हैं गरीबों के लिए, उनका जो पैसा है उसके इंटरेस्ट दे के उनको क्यों नहीं पैसा देते? बैंक प्रॉफिट दे रही है, गरीबों में बांटिए ना, बैंक को क्यों चाहिए इतना प्रॉफिट? आप सोचिए, एक सुझाव दे रही हो आपको। आप अगर ये गरीबों की सरकार है तो जनधन अकाउंट जिनके पास पैसा है उनको 3 से 5%, 3 दे दिए, 4 दीजिए, कुछ तो दीजिए, उनका ही तो पैसा है, वो आपको तो है नहीं। तो आप अगर गरीब की सरकार है, प्लीज आप इस बारे में सोचिए, और मेरी आशा है और अपेक्षा है कि आप इस बारे में कुछ तो जवाब देंगे। उसके बाद आप गरीबों के लिए बोल रहे हैं, शोषित के लिए बोल रहे हैं, ये जो एक इशू है यूथ का, युवा पीढ़ी का, आप सर देख रहे हैं, युवा का डेटा तो आप सब जानते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दूं सर, हिंजेवाड़ी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, इनके सर के ही बगल में है, वहां 25 जूनियर डेवलपर की पोजीशंस थी, वहां 3000 बच्चों ने एप्लीकेशन किया है सर। उसके बाद सेंट्रल जॉब्स 7.22 लाख गॉट जॉब्स, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स पता है? 22 crore सर, आई रिपीट दिस नंबर, 7.7 मोटा मोटा पकड़ लिए, 7.5 लाख नौकरियों के लिए 22 करोड़ बच्चों ने, आप ही का डेटा है सर, मेरा सारा भाषण आपके रिप्लाई से मैं करती हूँ, होमवर्क करके भाषण करती हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। सेम थिंग विद पुलिस डिपार्टमेंट, 62 टेलीफोन मैसेंजर पोस्ट, 93,000, और कौन कौन है यूजी, पीजी और पीएचडी वाले बच्चे आज पुलिस डिपार्टमेंट में
टेलीफोन मैसेंजर का काम करेंगे सर। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, तो उसके बारे में आपकी सरकार यूथ के लिए इतना सारा कर रही है, तो उसके बारे में नौकरियां तो हो नहीं रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है, इट इज गोइंग टू डिसरप्ट आवर लाइव्स, जॉब्स आर गोइंग टू चेंज ऑलरेडी। अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करें सर, आपको पता होगा कि व्हेन पुराने जमाने में 10 साल पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तब अनएम्प्लॉयमेंट का जब रेशो हुआ करता था, अगर आप 1000 करोड़ अगर इन्वेस्ट करें ना सर, तो उसमें आई गिव यू द एग्जैक्ट नंबर, व्हेन यू इन्वेस्टेड 1 crore इट लेड टू 33 जॉब्स इन 1994 व्हिच फेल फर्दर। तो 1 करोड़ को 1994 में 33 जॉब्स हुआ करते थे, इन 2015 8 जॉब्स, 8 ही है, because technology has changed our lives. So what is this government's plan for unemployment if you are such a youth progressive government? महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा भावना जी भी बोली, महिलाओं के लिए बहुत करना चाहिए, अच्छी सुझाव दिया। आई जस्ट हैव 2 small questions about this to ask this government कि आप उज्ज्वला योजना के बारे में इतना कहते हैं, तो रिफिल्स 50% से भी ज्यादा नहीं है, सो हाउ आर यू कॉलिंग इट योर फ्लैगशिप प्रोग्राम? पीपल डोंट अफोर्ड इट। आप कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है। मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का आंदोलन चल रहा है, वो पगार बढ़ाना मांग रही है सर, 4000, 5000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है। तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। इसके बारे में सोचिए अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई तो सबको पता है सर, महंगाई के बाद खिलाफ ही जब हमारी सरकार की थी, हमारे खिलाफ बोल बोल के ये सरकार में आए, लेकिन आप घर में जाके भाभी को पूछिए क्या सस्ता हुआ है आज, किसी के भी घर में जाए सब भैया, आप भी घर जाके भाभी को पूछिए आज कुछ सस्ता नहीं हो रहा है। फूड इन हाँ वो अपने बाहर जाना पड़ेगा यार, रेंज नहीं आता है। सुप्रिया जी, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। 2 minutes, just 2 minutes। आपके पार्टी से सुनील तटकरे जी भी है। तो मैं बैठ जाऊं? नहीं, आप जल्दी खत्म कीजिए। आपको EPS 95 का शब्द, ये तो अरुण जी हम सबके नेता थे, भले बीजेपी में थे लेकिन मैं भी उनको नेता मानती थी। सुषमा जी और अरुण जी से हम सब ने बहुत सीखा है, लेकिन उन्होंने जब ऑपोजिशन में थे तब EPS 95 इनके लिए आपने कहा था कि इनको पैसा आप दे देंगे। आज EPS 95 में बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनको आज पैसा नहीं मिल रहा है, 1000 रुपया से कम मिलता है। अगर उनको बच्चों को कुछ गिफ्ट देना हो, बहू को कुछ देना हो, तो उनके खिस्से में आज पैसा नहीं है, लेकिन उनके हक का पैसा है। तो ये EPS 95 का पैसा गया कहाँ, और गया होगा तो यू आर अकाउंटेबल। इस देश का पैसा है, इस सीनियर सिटीजन जिनके कारण हम खड़े हैं, इस देश के जो बुजुर्ग है उनका पैसा है, वो आपके पास है, लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं, आप दे नहीं रहे। फिर रह गया डिमोनेटाइजेशन और करप्शन। निशिकांत जी भी बहुत अच्छा बोलते थे उनके स्टेट का इशू, मैं उनको पूछने वाली हूँ कि मैं भी दंग रह गई जब वो करप्शन और भ्रष्टाचार के बारे में। अच्छा है, भ्रष्टाचार देश मुक्त होगा तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, एक बार करके तो दिखाए आप। जिस पे आरोप करेंगे उसके एक्शन लेना पड़ेगा, सिलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता। तो ये जब आप करेंगे तब मैं उनको याद दिलाना चाहती थी कि ये जो पेटीएम स्टोरी है सर 2-3 मिनट लूंगी, मैं खत्म कर दूं, मैं बजट पे ही बोल रही हूँ सिर्फ। ये पेटीएम का स्टोरी है, मुझे याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा बड़े एड्स किसके आए थे, तो पेटीएम के आए थे। और आज पेटीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन लड़ रहा है, तो ये सरकार लड़ी है। और ये सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ है, तो वो पेटीएम में हुआ है। तो आपकी सरकार इतने साल कर क्या रही थी? फिर डिमोनेटाइजेशन करना गलत था कि पेटीएम गलत था या टेक्नोलॉजी गलत है? और फिर निशिकांत जी कह रहे इतना पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो इतना कैश इन सर्कुलेशन आया कैसे? अगर आप डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो इतना कैश आया कैसे कि जो आप पकड़ रहे हैं सिलेक्टिवली? इसका तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और करप्शन इंडेक्स में देश में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और सर आपको डर लगेगा, हम दोनों जिस राज्य से आते, परसों मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे एक आदमी था, इनका ही एमएलए था, वो दूसरे आदमी को गोली मार रहा है, और वो भी पुलिस स्टेशन में सर, उल्लासनगर में, और कह रहा है कि पैसा मेरा लूटा लिया। अभी आप होती है ये करप्शन नहीं है तो क्या, आप तो इंक्वायरी लगाना चाहिए आपने कि बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली चलाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में चलाता है, और आरोप करता है कि वो हो। नहीं, मैं करप्शन की बात, वो झारखंड का कह रहे थे, मैं महाराष्ट्र का कह रही हूँ। तो जैसे वहां हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है। तो ये करप्शन, जो पैसा कहाँ से आ रही है, आरोप कैसे आ रहे हैं सर?
अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त करना तो मैं भी वही चाहती हूँ ना सर। तो वो बोल दे, वो कुछ एक्शन इसी पे ले ले, फिर साथ मिलके भ्रष्टाचार इस देश से निकाल देंगे हम लोग। जब क्रिप्टो करेंसी की बात थी, मुझे याद है हम सब ने, मेरे दोस्त और ये उदासी जी नहीं है, शायद दुबे जी भी उस पे बोले थे, हम सब एक आवाज में क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ बोल रहे थे कि उसको आप कुछ उसके बारे में करिए। लेकिन क्रिप्टो के बारे में फिर हाँ ना, फिर उस पर टैक्स लगा दिया। देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी इन दिस गवर्नमेंट फॉर क्रिप्टो करेंसी, एंड द सेम प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू हैव इन एल्गोरिदम Sensex trading. It's a good thing which is happening, but technology, please, I'm reading this out, it makes technology more efficient, but it's a potential and an opportunity for making manipulation possible and unfair advantage to large institutes and hurt the smaller investments. So this is something very, very important, sir. I'm just wrapping up. Just one small point I will ask. Now I'm purely speaking on the budget questions. I expect you to indulge me by answering. Fiscal deficit 2013 में 4.5 था, आज 5.8 है. And I'll quote Arun Jaitley ji. He used to say, fiscal prudence to me is a paramount importance because of considerations of intergenerational equity. We cannot leave behind a legacy of debt for our future generations. We cannot go on spending today, which would be financed by taxation in further date. Total debt. What was the total debt in 2013, 2014 जब हमारी सरकार थी? 56.51 lakh crores. What is the debt today? 168.72 lakh crores. Public debt of GDP ratio, UPA के टाइम में 85 था, फिर 68 आ गया, it's back to 85. Per capita income increased, UPA की सरकार में 232% increase हुआ था, आप में only 115 हुआ है. पर टैक्स मैटर डिस्प्यूट्स, अरुण जी का ही स्टेटमेंट है कि डिस्प्यूट्स मस्ट बी रिड्यूस्ड. आज क्या है? 5.61 लाख केसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ 29 लाख crores ऑफ टैक्स मैटर्स आर नाउ पेंडिंग. आपने 25,000 का किया, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन इसका आप क्या करेंगे? So these are many, many questions, and that I go back to the beginning of my speech, that 4 engines of growth, private consumption, private investment, exports is not doing well. उसमें तो हमारा प्याज को भी मार दिया आप इस सरकार ने एक्सपोर्ट में. So government expenditure, they talk about cooperative federalism, devolution of tax में 15 finance commission has said 41%. आज already अभी सिर्फ 30 और 35, last literally half a point, not even one, asking, and the government's asking for 50%. They are giving 30 to 35 and finance commission and confirm 41%. Cess and charges, मैं तो 15 साल से 10 साल से मैं थक गई पूछ के कि ये सेस और चर्चा जाता कहाँ है. जब पहली की सरकार थी, it was 88.16%. Now the gross revenues are 28.08%. So where is this cess and surcharges going? Some of it I know cannot come to government, but my question is, your capital expenditure is ballooning every year. You are only, I'm not against infrastructure. Government is implying that's the only way to push an economy which is slow. But if you want this economy to better, it has to not only be an infrastructure, you have to make sure every vertical is included. The farmer, किसान को हक मिलना चाहिए, उसको पैसा मिलना ही चाहिए, उसकी मेहनत है, उसमें महिलाओं को भी न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए. और it is not a inclusive budget. Again, I request this government, if you keep putting money into infrastructure and only into government expenditure, it's not a sustainable model. So please look at a holistic view when you have a budget. Thank you. B. Mehtab ji. Thank you, Chairman, sir. I stand here to deliberate on this interim budget, which was placed before this House some days ago. I was asking my friend why this term of interim budget has been written in the speech of Honorable Finance Minister. It has a ring of paradox. By Indian protocol, this vote on account had to resist moves, as Lok Sabha polls are due in another 2 months' time, after which a new government will propose revenue and expenditure plans for 24-25. This is a moment extraordinary, backed by a rare momentum, both economic and political.
Finance Minister's proposals reveal confidence. I would say this interim budget presented ahead of the general election bears the stamp of a government that seems confident of getting another term and is looking at the long-term picture. Priority has been given to fiscal consolidation and capital expenditure. Even populism has taken a back seat. We are aware that the interim budget is bound by spirit of the Model Code of Conduct of the Election Commission, which forbids any policy measure that could influence the election outcome. The letter of the law applies only after the election is notified, which cannot be earlier than 3 weeks prior to the first date of election. In an election year, this interim budget is in a welcome return to transparency and convention has stuck to the essentials. There are no grand giveaways, as has been mentioned about waiving out loan around 62,000 crores that happened in 2009. No conspicuous welfareism, no populist posturing through tax tweaks. This reveals the confidence with which the government views its prospects in the coming election. Finance Minister reiterates Prime Minister's focus on 4 major castes: Garib, Mahilaएं, Yuva, and Annadata. Finance Minister says government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Niti Aayog discussion paper states 248 million people have been pulled out of multi-dimensional poverty between 2013-14 and 23-24. What is the real import of the multi-dimensional poverty numbers? Are they based on measuring consumption expenditure? Are they or not a person above the designated poverty line? Yes, we all know the government has scrapped the 2017-18 consumption expenditure survey. New set of numbers are yet to be released. CES or consumption expenditure survey-based poverty estimates have had their share of controversies about the propriety of poverty lines. And lack of recent consumption data does not make the multidimensional poverty estimates insignificant. Multidimensional poverty indicators measures tangible improvement in the living standards of people based on multiple socio-economic indicators. This has happened because of significant expansion of the welfare net in India in the last decade. Direct benefit transfer-based evolution of technological framework governing India's welfare architecture has given this result. Ensuring sustained income growth for all of them is a more difficult challenge. Providing material entitlements to millions of people is only one part. Sir, I would like to draw the attention of the government towards the vast tapestry of India's economic narrative. There exists a stark duality. Mr. Nishikant Dubey, while deliberating on this budget, had mentioned about East, West, North, South, and the poverty of Eastern India. But I would like to harp on the tale of two Indias. India versus Bharat, as it has already been stated. Urban prosperity dances to a different rhythm today in our country. The rural heartland struggles for survival. Economic disparity demands our attention and contemplation. For millions in rural India, an economic slowdown has become an oppressive reality, contrary to the nation's overall
economic triumph. The crux of the issue lies in the fraying fabric of rural employment. Fewer jobs, intensified competition, and dwindling farm outputs erode the financial stability of those living in the agricultural hinterland. The narrative of rural India's struggle contrasts sharply with the urban success story. Sale of smartphones, SUVs underscores a thriving consumer market. Yet, this urban affluence appears as a mere echo in the vast rural landscapes where two-wheelers sales considered as a barometer of rural consumption. Therefore, I would say the time is ripe for introspection and action for the essence of inclusive growth India aspires to achieve. I would like to draw two other attentions of the government through you, sir. One is relating to railways, as budget also covers railway to a greater extent, and it is all merged in railways. I would say less than 50% of rail passengers have insurance cover. I'm not going into what lines have been declared and 3 lines and all that. Because Odisha witnessed a major railway accident some months ago, which forced the Prime Minister also to visit that place. Large number of people have died. 3 rail collided with each other. The deadly Odisha train tragedy that claimed 288 lives and left over 920 injured has brought to the fore a serious issue of train journey not being covered by insurance unless opted for on the online booking of tickets. Here I would say, sir, though Indian Railway is the 4th largest railway system in the world by size and carries over 800 crores people every year, experts wondered, it's a time to wonder why all passengers cannot be insured. If IRCTC can offer death coverage of 10 lakh rupees for train travelers, why cannot Indian Railways make the insurance coverage mandatory for all the passengers? They can seek a premium from the passengers like IRCTC does and insures the traveler as the corporation does through insurance companies. Railway officials have stated that insurance was inbuilt in all train tickets over a decade ago, before 2014. But it was stopped after insurance companies backed out, citing huge losses due to high incidence of train accidents in those years. Indian Railways, however, pays a compensation of rupees 8 lakhs as awarded by Railway Claims Tribunal for death of passengers and as decided on the basis of loss of earning capacity. This means all kin of 288 passengers, those who have died at in Balasore district and 920 injured can apply for claim, and it will take some years more to get that claim. I would urge upon the government to consider this aspect and try to ensure all passengers, especially those passengers who are traveling in general coaches. Another point which I would like to mention here is relating to the subsidies, which I think some members also had mentioned today during deliberation. The central government provides various subsidies such as food subsidy, subsidized fertilizer, petroleum subsidy for LPG, and interest subsidies. And here I would just mention about fertilizer subsidy in a nutshell. Fertilizer subsidy is paid to manufacturers and importers who sell fertilizers to farmers at less than market prices. In the production of fertilizers, India is heavily dependent on imports for procuring raw materials. The 15th Finance Commission had noted that such dependence makes India vulnerable
to international prices and makes fertilizer subsidies unsustainable. In the past, the central government has resorted to off-budget financing to defer payment of fertilizer subsidy. The Standing Committee of Parliament on Chemicals and Fertilizers in 2020 had observed that several fertilizer plants operate with very old technology. Thus, the government bears the cost of this inefficiency in terms of higher subsidy. It has recommended that farmers should receive fertilizer subsidy directly in their bank accounts, while manufacturers should be free to produce and sell fertilizers as per their own system. I think this is the best suggestion which the Standing Committee has given relating to subsidy component, and I believe the government should consider it as early as possible. Another issue which was mentioned by Supriya Suleji is relating to cess and surcharge. The Constitution, of course, allows, and this is my last point, sir, the central government to levy cesses and surcharges. However, they do not form a part of the divisible pool of taxes from which revenue is devolved to states as per Finance Commission recommendation. And what is the position today? Central government's gross tax revenue, that is GTR, is today around 14%. Between 17 and 18 and 24 and 25, the central government's revenue from cesses and surcharge increased at an annual rate of 15%. And it is increasing year after year, while the growth in the total gross tax revenue is lower at 10% of the year. And this shows that central government is garnering more money than the state, and that is bringing in large number of disparity between the distribution of finance from the central pool. And this is the reason why I would say that states that are poorer, I would support Nishikant Dubey's point of view, states that are poorer should get a larger share from the divisible pool, which Finance Commission is determining, but also should get a greater support from the central government, the money that the central government is acquiring through cess and surcharges. When you are having a welfareism in the country, I would just remind this House that in 1947 or even in 1952, when the first parliament was formed, when the budget was placed in this House, what was the budgetary provisioning? The budgetary provisioning was for post and telegraph, was for defense. That and education and other social ministries were not actually part. Health ministry came much later. Just to establish All India Institute of Medical Science in Delhi, health ministry, that time in the cabinet, a discussion was there, and one can go through the papers now because it is all available. That why do we need a health ministry in central government? It's a state issue. Why do we need an education ministry at the union level? It's a state issue. But because decision was taken that the central government also should involve itself for welfare of the people, that's how these ministries came into existence. And what is happening today after 75 years? It is welfare which is the main focus of the union government, and states are being deprived of the welfare of the money that should be invested by the state. And I would conclude by saying it is an interim budget. Elections are due, and I would believe when the next government is formed in month of June or July, we will get a better understanding of the thinking of the then government. Thank you, sir. ज्योति मनी जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். ஒன்றிய அரசின் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை மீது எனது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் நிதிநிலை அறிக்கையில்
பொய் சொல்ல மாட்டார்கள், புள்ளி விவரங்கள் சரியாக இருக்கும் என்கிற ஆண்டாண்டு கால நம்பிக்கையை 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்நோக்கி சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையும் தகர்த்திருக்கிறது என்பதில் ஆச்சரியமில்லை. மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் தனது பட்ஜெட் உரையில் ஏழைகள், பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள் ஆகியோர் மீது கவனம் செலுத்துவதாக சொன்னார்கள். இதைவிடவும் ஒரு பொய் இருக்க முடியுமா? உங்கள் பொற்கால ஆட்சியில் விவசாய கடன்கள் ரத்து செய்யப்படவில்லை. விவசாயிகளின் தற்கொலை அதிகரிக்கிறது. விவசாய வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும் கம்பி கட்டும் கதைகள் காற்றில் கரைந்து கொண்டிருக்கின்றன. வருடத்திற்கு 2 கோடி வேலை வாய்ப்புகள் என்ற வாக்குறுதி பற்றி மறந்தும் கூட பிரதமர் வாய் திறப்பதில்லை. மாறாக நாட்டில் 45 ஆண்டு காலமாக இல்லாத வேலையில்லா திண்டாட்டம் நமது வீட்டு பிள்ளைகளை விரட்டி கொண்டிருக்கிறது. உங்கள் நண்பரான அதானி மற்றும் உலகின் 3வது பெரிய பணக்காரர் ஆகிறார். ஆனால் 22 கோடி ஏழை மக்கள் வறுமையின் கொடூர பிடியில் சிக்கி தவிக்கிறார்கள். விலைவாசி உயர்வு அவர்கள் கழுத்தை நெரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதில் உணவு மானியத்தை வேறு 3% குறைத்துவிட்டு பூசாமல் ஏழைகளுக்கான அரசு என்று எப்படி சொல்ல முடிகிறது உங்களால்? பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள், பாலியல் வன்புணர்வுகள் உங்கள் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் ஆட்சியில் எப்பொழுதும் இல்லாத அளவு அதிகரித்திருக்கிறது. உங்கள் பாஜக அரசு சிறிதும் வெட்கமே இல்லாமல் குற்றவாளிகளை காப்பாற்றுகிறது. அடுத்த பொய், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிதான் இந்த அரசின் குறிக்கோள். நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் எரிவாயு, மின்சாரம், வங்கி சேவைகள் ஆகியவை வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அதனால் கிராமப்புற மக்களுக்கு வருமானம் உயரும் என்று சொல்வது. சமையல் சிலிண்டர் விலை 1000 ரூபாய், காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 410 ரூபாய். எமது கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் 1000 ரூபாய் கொடுத்து சிலிண்டர் வாங்க முடியாம விறகடுப்புக்கு மாறி வெகுகாலம் ஆகிவிட்டது. இந்திரா காந்தியால் தேசியமயமாக்கப்பட்டு ராஜீவ் காந்தியால் நவீன தொழில்நுட்பம் புகுத்தப்பட்டு மன்மோகன் சிங் ஆட்சியில் ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களுக்கும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கும் சேவையாற்றி வந்த வங்கிகள் இன்று நிரவ் மோடி போன்ற உங்கள் நண்பர்களின் கொள்ளைக்காடாகிவிட்டன. வங்கி கொள்ளையர்களை பாதுகாப்பாக வெளிநாடு அனுப்பி வைக்கும் வெட்கமற்ற அரசு உலகிலேயே உங்கள் பாஜக அரசு மட்டும்தான். உங்களின் ஆசையோடு வெளிநாட்டில் இருந்து குறைவான விலைக்கு நிலக்கரி இறக்குமதி செய்கிறார் உங்கள் நண்பர் அதானி. நிலக்கரி நடுக்கடலுக்கு வந்தவுடன் பல மடங்கு விலையேறி இந்தியாவில் கரை சேர்கிற அதிசயம் உங்கள் பாஜக ஆட்சியில் நடக்கும் மேஜிக்குகளில் ஒன்று. பிறகு மின்சார கட்டணம் ஏறாமல் என்ன செய்யும்? நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு வீட்டு வசதி திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும், 2 கோடி வீடுகள் கட்டப்படும் என்று காதில் பூ அல்ல பூக்கூடையே சுற்றுகிறீர்கள். வீட்டு கடனுக்கான வட்டி விகிதம் 10% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பிறகு எப்படி நடுத்தர மக்கள் வீடு கட்ட முடியும்? தமிழ்நாட்டிற்கு பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் வந்து 3 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. பிறகு எப்படி மக்களுக்கு சொந்த வீடு கனவு நிறைவேறும்? நீங்கள் தமிழகத்திற்கு அள்ளி கொடுப்பதாக வேறு அளந்து விடுகிறீர்கள். நீங்கள் கிள்ளி கூட கொடுப்பதில்லை. எனது நண்பர் மதுரையின் நாடாளுமன்ற தொகுதியை சேர்ந்த வெங்கடேசன் அவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு 2வது செங்கல்லை கூட நீங்கள் எடுத்து வைக்க உங்களுக்கு மனமில்லை. தமிழ்நாடு பெருமழை, பேரழிவை உள்ளடக்கி உருவாக்கிய வெள்ளம், புயல் என்று இயற்கை பேரிடரில் சிக்கி தவித்தது. நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழந்தார்கள், ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் உடைமைகளை இழந்தார்கள். வீடுகள், சாலைகள், பாலங்கள் என்று தமிழகத்தின் உள்கட்டமைப்பு சிதைந்து கிடக்கிறது. ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு கேட்ட 30,000 கோடி ரூபாய் இழப்பீட்டை ஒன்றிய பாஜக அரசு இன்று வரை தர மறுக்கிறது. முதலமைச்சர் நேரில் வந்து பிரதமரை சந்தித்தார். தமிழக எம்பிக்கள் உள்துறை அமைச்சரை சந்தித்தோம். ஆனால் இழப்பீடுதான் இன்னும் எங்களை எட்டவில்லை. உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையே அவ்வளவு தூரம். தமிழ்நாடு உங்களை மடியேந்தி பிச்சை கேட்கவில்லை. நாங்கள் இரவு பகலாக உழைத்து உங்களுக்கு கட்டிய வரியில் எங்கள் உரிமையை கேட்கிறோம். அதை தருவது உங்கள் கடமை என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள். எம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தத்தளித்த போது, கண்ணீரும் துயரத்திலும் மூழ்கி கிடந்த போது எங்களை எட்டி கூட பார்க்காத இந்தியாவின் மாண்புமிகு பிரதமர் இப்பொழுது வாரத்திற்கு 2 முறை தமிழ்நாடு வருகிறார். பிரதமர் வாரத்திற்கு 7 முறை வந்தால் கூட உங்களை தமிழ்நாடு தலைநிமிர்ந்து பார்க்காது. உங்கள் விருப்பின் விதை எமது தமிழ் மண்ணில் முளைக்காது. அது அன்பின் நிலம், சுயமரியாதையின், சமூக நீதியின் களம். இதை வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தல் உங்களுக்கு உணர்த்தும். எங்களுக்கு தான் ஒன்றும் தரவில்லை. எதிர்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில் இடி, சிபிஐ, வருமான வரித்துறை போன்ற சுதந்திரமான அமைப்புகள் உங்களுக்காக 2004 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக தீயாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றன. அவர்களுக்காவது ஏதாவது கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்கள். அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து லஞ்சம் வாங்கி காவல்துறையின் கையில் அகப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பெருந்தலைவர் காமராசர் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் மதிய உணவு கொடுத்தார். தெருவெங்கும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன. தமிழகம் கல்வியில் தனித்துவமான மாநிலமாக விளங்க அதுவே அடித்தளமிட்டது. இன்று இந்தியாவில் முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் அரசு துவக்க பள்ளிகளில் காலை உணவு திட்டத்தை துவங்கி இருக்கிறார். இது தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் சமூக நீதி வரலாற்றில் இன்னொரு மைல்கல். இப்படி ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை, ஒரே ஒரு சிறப்பான திட்டத்தையாவது உங்களால் 10 ஆண்டுகளில் உருவாக்க முடிந்திருக்கிறதா? 2004, 2014 10 ஆண்டுகளில்
காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இந்தியாவில் 23 கோடி மக்களை வறுமையில் இருந்து காப்பாற்றியது. உலக வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் என்று அழைக்கப்படும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு சட்டம் உருவானது. ஆனால் 12 வாரங்களுக்கு உழைத்த மக்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்காமல் இன்று அந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை நீங்கள் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். உழைக்கும் மக்கள் வயிற்றில் அடிக்கிறீர்கள். அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம், உணவு பாதுகாப்பு சட்டம், கோடிக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு கல்வி கடன், வேலை வாய்ப்பு, இப்படி ஒன்றையாவது இந்த 10 ஆண்டுகளில் உங்களால் உருவாக்க முடிந்திருக்கிறதா? மாறாக அவற்றையெல்லாம் அழித்தொழிக்கிறீர்கள். ஊழலை ஒழிக்க கொண்டு வரப்பட்ட தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொன்று விட்டீர்கள். சாமானிய மக்கள் கையில் காங்கிரஸ் கொடுத்த அதிகாரம் உங்களால் பறிக்கப்பட்டு விட்டது. இப்பொழுது 9ஆம் தேதி முடிய வேண்டிய நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை ஒரு நாள் நீட்டித்து வெள்ளை அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதாக சொல்கிறீர்கள். என்ன வெள்ளை அறிக்கை நீங்கள் சமர்ப்பிக்க போகிறீர்கள்? நீங்கள் சமர்ப்பிக்கின்ற அறிக்கைகள் எல்லாமே பொய்தானே. 2004 2014 வரை காங்கிரஸ் அரசாங்கம் ஒன்றுமே செய்யவில்லை. 70 ஆண்டுகளாக இந்தியா ஒரு நாடே இல்லை. 2014 பிறகுதான் 2024 வரை தான் இந்தியா என்ற ஒரு நாடாக இருந்தது என்று வழக்கம் போல வடிகட்டிய பொய்யை சொல்ல போகிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் எவ்வளவு வடிகட்டிய பொய்களை சொன்னாலும் 2004 முதல் 2014 வரை இருந்த காங்கிரஸ் தலைமையிலான யூபிஏ அரசு ஒரு வரலாற்றின் சாதனை காலம், வரலாற்றின் பொற்காலம். 2014 இருந்து 2024 வரை இருந்த பாஜகவின் நரேந்திர மோடி அரசு வரலாற்றின் ஒரு வேதனை காலம், இருண்ட காலம் என்பதுதான் உண்மை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம். जयंत सिन्हा जी। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आपको, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को और विशेष हजारीबाग और रामगढ़ की जनता को इस महत्वपूर्ण इंटरिम बजट के समर्थन में बोलने के अवसर पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, अभी हम लोग 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक क्षण का हम लोग सब साक्षी बने। वो एक ऐतिहासिक क्षण था। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने घर अयोध्या आए और हम लोगों ने वहां एक बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर की हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की और एक आस्था का मंदिर इस देश में वहां बनने लगा। और जैसे देश में ये आस्था का मंदिर बन रहा है, उसी प्रकार से 2014 से आस्था का मंदिर क्या, हम लोग एक देश को एक विकास का मंदिर भी बना रहे हैं। इस विकास के मंदिर की भी हम लोग स्थापना कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने सभापति महोदय इस विकास के मंदिर के निर्माण का शुभ आरंभ किया 2014 में, तो दुखद बात तो यह है, विपक्ष के मेरे सब साथी यहां बैठे हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इस भूमि पे, जिस भूमि पे हम लोग ये विकास का मंदिर बनाना चाहते थे, उस भूमि में सिर्फ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, गड्ढे ही गड्ढे थे। सिर्फ गड्ढे हम लोगों को उनसे मिले। गड्ढे कैसे थे? विकास का दर, जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% पे था, फिस्कल डेफिसिट 5% पे था, महंगाई चरम पे थी, 10% की महंगाई चल रही थी, रुपए पे एक संकट आया हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आया हुआ था, जो हमारे बैंक्स थे, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम था, उसकी जर्जर हालत हुई पड़ी थी। फोन बैंकिंग के कारण एनपीएस 10% पे थे। निवेशक सब देश से बाहर भाग रहे थे और हमें फ्रेजाइल 5 की गिनती में रखा गया था। ये गड्ढे हम लोगों को यूपीए सरकार ने सौंपा, इसको हम लोगों ने लिया और अब जो व्हाइट पेपर आ रहा है, इसको हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे और पूरी तरीके से बताएंगे कि क्या क्या उस समय स्थिति थी। मेरा वो सौभाग्य था कि माननीय वित्त मंत्री जी, वर्तमान श्री अरुण जेटली जी के साथ काम करने का, और हम लोगों ने इस स्थिति को संभाला और हमारे जो पहले कार्यकाल में 2014 से लेकर 2009 तक 19 तक माननीय सभापति जी, हम लोगों ने इन गड्ढों को भरा। और जो पहले गड्ढे को हम लोगों ने भरा, जिन्होंने काम आरंभ किया था लेकिन उसको अधूरा छोड़ दिया, वो जीएसटी का काम। और जीएसटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में माना जाता है कि जिस प्रकार से सबसे कॉम्प्लेक्स टैक्स रिफॉर्म किसी अगर देश ने किया, जो हम लोगों ने सेंटर में भी किया, हम लोगों ने राज्यों में भी किया, पूरे फेडरल ढांचे को हम लोगों ने पूरा एक नया पब्लिक फाइनेंस की रूपरेखा दी। पूरे विश्व में ये जीएसटी जो है, इस प्रकार का कभी नहीं किसी ने अमल किया था। वो हमारी सरकार ने 2014 से लेकर 2019 हम लोगों ने इसको अमल किया। और आज आप आंकड़े जान रहे हैं, ये आंकड़े वो लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आंकड़े क्या हैं
कि आज हर महीने 1.7 लाख करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, जहां 0.98 करोड़ हमारे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस के फाइलर्स थे, आज 1.4 करोड़ टैक्स फाइलर्स हो गए हैं। और इस प्रकार से जीएसटी में जो क्रांति आई हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और उसी तरीके से, क्योंकि हमें फोन बैंकिंग पे जो बैंकिंग की स्थिति थी उसमें हमें सुधार लाना था, हम लोग आईबीसी लाए। हम लोगों ने इंद्रधनुष के द्वारा अपने बैंकिंग सिस्टम को हम लोगों ने सुदृढ़ बनाया, दुरुस्त बनाया, मजबूत बनाया। और उस समय जो 10% से ज्यादा एनपीए चल रहे थे, आज वो 4% से कम आ गए हैं और हमारे बैंकिंग सिस्टम में बहुत एक मजबूती आई है और उसके आधार पे ही हम लोगों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। ये बैंकिंग में हम लोगों ने सुधार लाया आईबीसी के द्वारा। डीबीटी के बारे में तो सबको मालूम ही है, कई बार हम लोगों ने इसकी इस सदन में चर्चा की है। हम लोगों ने 50 करोड़ लोगों को हम लोगों ने बैंक अकाउंट दिए, 34 लाख करोड़ हम लोगों ने डीबीटी के द्वारा हम लोगों ने लोगों के बैंक के खाते में सीधा डाला और करीब 3 लाख करोड़ की इसके द्वारा बचत भी हुई है। ये क्रांति डीबीटी के द्वारा हम लोग लाए हैं और इसमें पूरे विश्व में इसका समर्थन और इसकी प्रशंसा की जा रही है। हमारे विपक्ष के साथी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में सब अर्थशास्त्री जो हैं इसकी प्रशंसा करते हैं। साथ साथ आप आयुष्मान भारत की क्रांति को समझिए, इसके द्वारा 5 लाख रुपए गरीब परिवार को हर वर्ष इलाज के लिए मिलते हैं। आप जाइए किसी से पूछिए कि उनको इससे कितना लाभ मिला है, वो सब आपको बताएंगे कि उनके जिंदगी में बहुत बड़ा इसके द्वारा परिवर्तन आया है। और स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा भी हम लोगों ने 11 करोड़ शौचालय बनाए। तो ये सब आंकड़े हैं, लेकिन आप सिर्फ आंकड़ों में मत ध्यान दीजिए। 4-5 वर्ष पहले मैं खोखा गांव में एक बार एक दौरा कर रहा था और एक वृद्ध नारी मेरे पास आई। हम लोग नारी शक्ति की बात करते हैं। मैं आपको धानेश्वर देवी जी के बारे में बताना चाहता हूं। वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मैं विधवा हूं, मेरे पति जी की मृत्यु हो गई है, मेरे पास कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने पूरे विश्वास से कहा कि आपके पास दुनिया में कोई सहारा नहीं है तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके सहारा हैं। हम आप लोगों के लिए हम लोग पक्का घर बनवाएंगे। और हम लोगों ने धानेश्वरी देवी जी को उसके बाद ना सिर्फ पक्का घर दिया, हम लोगों ने शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, बैंक का खाता दिया। और आज उसी खोखा गांव में धानेश्वरी देवी जी को वृद्धा पेंशन 1000 रुपए महीने सीधा उनके बैंक के खाते में मिल रहा है। हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कहते, हम चेहरों की बात, हम लोगों की बात करते हैं, लोगों के जिंदगी में परिवर्तन लाकर हम लोग दिखाते हैं। और मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग गरीबों की बात कर रहे हैं, शशि थरूर जी और अभी सुप्रिया जी ने कई आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए। उन्होंने विदेश की कई संस्थाएं हैं, उनकी डेटा जो है उसको चेरी पिक करके हम लोगों के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने जो नीति आयोग का जो काम किया गया है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं की, उसको दरकिनार कर दिया, उसकी आलोचना की। लेकिन वास्तव में क्या है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं सभापति महोदय, कि अगर इस आप मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखें तो ये कोई ऐसा कोई गलत सलत काम नहीं है। ये बहुत अध्ययन करके विश्व में सबसे बेहतर से बेहतर जो संस्थाएं हैं उनकी सलाह लेकर इसको तैयार किया गया। लेट मी कोट, द मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स measures simultaneous deprivations across the 3 dimensions of health and nutrition, education, and standard of living. It also retains the robust Alkire-Foster methodology developed by our technical partners, the Oxford Poverty and Human Development Initiative and the United Nations Development Program. You have chosen to set aside methodologies and indicators that were developed in our country with the best technical inputs around the world, which measures in a comprehensive way the reduction of extreme poverty in this country. जब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने अति गरीबी से उठाया, उनका उत्थान किया है, तो इस मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर के तहत हम लोग ये कह रहे हैं, ये वास्तव में है, ये पूरा वैज्ञानिक तौर पे किया गया है। मैं विपक्ष के साथियों को कहूंगा कि इसको भी देखिए, आप सिर्फ विदेश के जो आंकड़े हैं उनको ना देखें, भारत के भी आंकड़े जरा देखें, उनको इस प्रकार से आप दरकिनार नहीं करिए। जब हम लोगों ने सकारात्मक सोच से काम किया तो दुखद बात सभापति महोदय है कि हम लोगों को अपने विपक्ष के साथियों से सिर्फ पथराव ही मिला, सिर्फ आलोचना ही मिली। और अभी माननीय सदस्य श्री शशि थरूर जी ने किसी कवि के कुछ पंक्तियां हम लोगों को सुनाई।
मुझे तो लगता है कि चैट जीपीटी में उन्होंने कहा और चैट जीपीटी ने वो पंक्तियां उनको दी, तो मैं चैट जीपीटी की पंक्तियां नहीं सुनाना चाहता हूं। किसी अनामित किसी कवि की मैं पंक्तियां नहीं सुनाना चाहता हूं, लेकिन हमारे ही क्षेत्र के रमधारी सिंह दिनकर जी हैं पद्म भूषण, उनकी पंक्तियों का मैं कुछ उपयोग करना चाहता हूं, थोड़ा सा बदल कर। दिनकर साहब ने कहा है, माननीय सदस्य जरा एक ध्यान दें, मोदी जी जब जोर लगाते हैं पत्थर अमृत बन जाता है, अंधियारे में ही रास्ता निकल ही जाता है। जब कोई अटूट हौसला, कोई अद्यम साहस हो, जब कोई अकल का उपयोग करे, बुद्धि का बल ले, तब तो दुनिया हिल जाती है, क्योंकि मोदी जी जब जोर लगाते हैं पत्थर अमृत बन जाते हैं। ये दिनकर जी की पंक्तियां थोड़ा बदल कर मैंने कहा है, क्योंकि हम लोग अमृत, पत्थरों से जो पत्थर हमें मिले उनका हम लोग अमृत बना रहे हैं, अमृत काल में हैं। और इस अमृत काल में 2019 से लेकर 2024 में दूसरे कार्यकाल में जो मुख्य बिंदु उनके बारे में मैं संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि इंटरिम बजट में मैं आना चाहता हूं जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके समक्ष रखना जरूरी है। लेकिन 2014 से लेकर 2019 जब अमृत काल को हम लोगों ने आरंभ किया, इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के द्वारा हम लोगों ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में दूसरा स्थान हम लोगों ने हासिल किया। हम लोगों ने सोलर पैनल्स, बैटरीज के लिए, इन सब चीजों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हम लोगों ने दिए और आज ये हमारे देश में बन रहे हैं। हम लोगों ने एयर इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन करवाया, उसके द्वारा जो एविएशन में, और मैं विमानन मंत्री रह चुका हूं इसलिए मुझे मालूम है कि एविएशन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। विश्व में सबसे बड़ा प्लेन का ऑर्डर पहले एयर इंडिया ने दिया 470 प्लेन का, और उसके कुछ ही दिनों बाद इंडिगो ने दिया 500 प्लेनों का, और आज 1000 से ज्यादा प्लेन हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है। किसी दुनिया में किसी देश के इतने ऑर्डर नहीं। हमारे एयरपोर्ट्स को हम लोगों ने दोगुना किया, लगभग 150 अब एयरपोर्ट्स हमारे होने वाले हैं, और उड़ान के द्वारा हवाई चप्पल वालों को हम लोगों ने हवाई जहाज में बैठाया। ये करके हम लोगों ने दिखाया, और आज इस देश के युवा हम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि जहां वो 36 घंटे 48 घंटे ट्रेन में बैठा करते थे, अगर उनको बैंगलोर से रांची आना होता था 36 घंटे लगते थे, अब 3 फ्लाइटें हैं बैंगलोर से रांची, आप 1.5-2 घंटे में बैंगलोर से रांची पहुंच सकते हैं। ये हम लोगों ने इस कार्यकाल में एविएशन सेक्टर में किया है। अब स्टार्टअप्स की बात, ये आंकड़े आप सबको मालूम है, ये कोई चेरी पिकिंग नहीं चल रहा है। आप लोगों के जमाने में सिर्फ हमारे पास 350 हमारे स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थे, आज 1 लाख से ज्यादा हमारे स्टार्टअप्स। जब आप लोगों के समय वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी 10 से 15 बिलियन डॉलर था, आज 60 से 70 बिलियन, यानी 5 गुना ज्यादा हो गया है। और अगर जीडीपी के उसके हिसाब से देखें तो जो 0.5% to 1% ऑफ जीडीपी वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी का था, आज 2 से 3% हो गया है, 2-3 गुना एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी भी हो गया है। तो स्टार्टअप्स के द्वारा जो देश में जो हम लोग तेजी से हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। We are the 3rd largest startup ecosystem in the world. All the world recognizes that, and that is the strength of our startups. और यहां भी अगर आप देखें तो हमारे स्टार्टअप्स के द्वारा 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। स्टार्टअप्स के द्वारा 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और जो पीएलएफएस डेटा है, जिसका किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जो सरकारी जो हमारे आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जहां तक हम रोजगार की बात कर रहे हैं, जो कोविड में बढ़ा था, बेरोजगारी बढ़ी थी, 6% में आई और अब 3.2% है। यह आंकड़ा विपक्षी किसी साथी ने इसकी जिक्र नहीं की कि पीएलएफएस डेटा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा के अनुसार हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3.2% पे आ गया है। इसका कोई ही हम लोगों ने पहले अपने इतिहास में नहीं देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से कितना गिर चुका है। और जो यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हो रहा है, 46% ऑफ ऑल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूपीआई से किए जा रहे हैं। हर महीने 18 लाख करोड़ यूपीआई के द्वारा कर रहे हैं। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया का जो निर्माण हो रहा है वो भी अद्भुत हो रहा है और वो भी बहुत ही अतुल्य है। अब हम लोग इस कार्यकाल की बात करें, अभी मैं आता हूं भविष्य में क्या क्या होने वाला है, लेकिन अगर इस कार्यकाल में हम लोग बात करें, कुछ अगस्त में ही हम लोगों ने चर्चा की थी, मुझे भी बोलने का सौभाग्य मिला कि हम लोगों ने चंद्रयान 2 को मून के साउथ पोल पे हम लोगों ने लूनर लैंडिंग करके दिखाया। विश्व में सिर्फ 4 देश हैं जिन्होंने इस प्रकार से लूनर लैंडिंग करवाई है और हमने सिर्फ चांद तक नहीं पहुंचाया,
हम लोगों ने मंगलयान पहले किया हुआ था और अब आदित्य भी सूरज तक पहुंच चुका है। तारे हमारे लक्ष्य हैं। हम लोग पूरे अंतरिक्ष में, हम लोगों का साइंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ये जो है ये भी आपको दर्शाता है कि किस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। अब हम लोग आते हैं इस इंटरिम बजट के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। इसमें भी कोई मेरे विपक्ष के साथियों ने जो उनके नकारात्मक सोच है उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की गई, जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर 3-3.5 लाख करोड़ हुआ करता था, उसको हम लोगों ने 5 लाख करोड़ किया, फिर 10 लाख करोड़ किया, इस बार 11 लाख करोड़ से ज्यादा ये हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसके बारे में आप लोग काहे नहीं कुछ कहते हैं। साथ साथ ना सिर्फ केंद्र सरकार 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, हम लोगों ने राज्यों को भी पहले 1 लाख करोड़ दिया था, अब 1,30,00,000 भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर का दे रहे हैं। और इसके द्वारा जो क्रांति आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हम लोगों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो हम सब लोगों के सामने है। ये बहुत ही भव्य हम लोगों का सदन बना है। इसी प्रकार से जो यूपीए सरकार में इन लोगों ने सीलिंग बनाया, जो मुंबई में इन लोगों ने सीलिंग बनाया, हम लोगों ने इसके मुकाबले में अटल सेतु ब्रिज बनाया जो 18 किलोमीटर का ब्रिज है। इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर ये लोग पैसेंजर ट्रेन बनाते थे तो हम लोग बुलेट ट्रेन, अमृत भारत और वंदे भारत के हम लोग ट्रेन बना रहे हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम लोगों का लाभ मिल रहा है। रेलवेज में 3 और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तेजी से सेमी फास्ट ट्रेन बन रही हैं। इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और फिर मैं एविएशन की जिक्र करूंगा कि आपको याद है कि यूपीए के समय हम लोगों के हवाई अड्डे के टर्मिनल्स किस प्रकार के होते थे। आप पटना जाइए या उसके समय, उसके पहले अगर आप जाते बनारस जाते, कहीं कहीं ये सब जो टर्मिनल्स थे, इतने घटिया टर्मिनल थे, आपको लगता था कि पता नहीं आप कहां पहुंच गए। आज, और मुझे विदेश से कुछ निवेशक आए, वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जैन जी हम लोग बैंगलोर टर्मिनल 2 में हम लोग उतरे। बैंगलोर टर्मिनल 2 में, यहाँ कर्नाटक के मेरे बड़े सारे साथी हैं, वो भी जरूर इसमें मुझे समर्थन देंगे। आप बैंगलोर टर्मिनल 2 में उतरिए तो आपको लगता है कि ये भारत का भविष्य नहीं, ये विश्व का भविष्य है। पूरा डिजिटाइज्ड है। डिजी यात्रा का उपयोग करिए। इस हरित तरीके से उसको बनाया गया, उसकी ये हरियाली है, आप देखकर एकदम आश्चर्यजनक रह जाएंगे। जब वो विदेशी निवेशक वहां उतरे, उन्होंने कहा कि जैन जी मुझे कल्पना नहीं हुई कि हम भारत में हैं, कि विश्व में किसी भी टर्मिनल में हैं। आप चाहे चांगी टर्मिनल ले लीजिए, दुबई का टर्मिनल लीजिए, आज के समय बैंगलोर टर्मिनल 2 इन सब को पार कर दिया है। ये भारत को हम लोग इस तरीके से एक विराट और हरित विकास का मंदिर हम लोग दे रहे हैं। ये बैंगलोर टर्मिनल 2 उसका एक प्रतीक है। और जो आज के समय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ONDC जैसे हम लोग ई-कॉमर्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, वो कहीं भी विश्व में नहीं हो रहे। अब हम लोगों का काम ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास है, इस कार्यकाल में हम लोगों ने दिखा दिया कि ना सिर्फ हमारा वर्ल्ड क्लास है, लेकिन हम लोगों का वर्ल्ड लीडिंग हम लोगों का काम चल रहा है। और जो वर्ल्ड लीडिंग काम चल रहा है उसमें जो हरित भारत हम लोग बना रहे हैं, जो ग्रीन इंडिया बना रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही साहसिक उनकी जो घोषणा थी, जो उनका निर्णय था कि भारत को हम लोग नेट जीरो बाय 2070 बनाएंगे, उसके द्वारा जो हरित भारत का हम लोग निर्माण कर रहे हैं वो भी अकल्पनीय है, अतुल्य है। 500 गीगावाट हम लोगों ने कहा है कि हम लोग रिन्यूएबल्स का लाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन चल रहा है। बायोफ्यूल्स को हम लोग बना रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे किसानों को फायदा हो, क्योंकि हमारे किसान खेती करेंगे, वहां से जो घासें वगैरह जो निकल के आएंगी उसको बायोफ्यूल्स में लगाकर हम लोग अपने ट्रक, अपने बस में उसका उपयोग करेंगे। और साथ साथ इस इंटरिम बजट में और इसके बारे में सिर्फ एक बहुत ही नकारात्मक सोच प्रोफेसर सौगता रॉय की थी कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो एक क्रांतिकारी योजना है, उन्होंने कहा कि आप कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग 1 करोड़ घरों को हम लोग सोलर पैनल देने वाले हैं। जब हम लोग 11 करोड़ घरों को हम लोग शौचालय दे दिए, उनको गैस का सिलेंडर दे दिया, जब हम लोगों ने 8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी, तो क्या हम 1 करोड़ घरों को हम लोग सोलर पैनल नहीं दे सकते हैं? वो हम लोग करके दिखाएंगे। और जब ये 1 करोड़ घरों को सोलर, हाँ, 1 करोड़ घरों को जब ये सोलर पैनल मिलेगा, हर परिवार को 15 से 18 हजार हर वर्ष बचत होगी, क्योंकि ये बिजली का उत्पादन उनको मुफ्त मिलेगा।
आप अपनी नकारात्मक सोच में रहिए, हम लोग सकारात्मक तौर पे अपने विकास का मंदिर बनाते रहेंगे और इसके द्वारा उन लोगों को, उनके द्वारा इन लोगों की कमाई भी होगी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भी एक सुझाव देना चाहूंगा कि अगर 3 किलोवाट का सोलर पैनल नहीं, हमारे झारखंड जैसी जगह में जहां जस्ट ट्रांजिशन कोयले को हम लोगों को छोड़ना है, अगर हम लोग 10 किलोवाट का सोलर पैनल दे दें तो बिजली तो मुफ्त में मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ साथ हर परिवार को 2000 रुपए महीने की कमाई भी मिलेगी अगर हम उनको ज्यादा बड़ा सोलर पैनल दे दें। इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही सकारात्मक हम लोग कदम ले रहे हैं। तो साथियों, जैसे मैंने कहा, हम लोग एक विकास का मंदिर, आस्था का तो मंदिर बन ही रहा है, लेकिन साथ साथ एक हम लोग विकास का मंदिर भी बना रहे हैं। और इस विकास के मंदिर में इंजीनियर होने के नाते मुझे कहना है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे भी हम लोग बहुत बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। जरूरी भी, ये आधुनिक युग में साइंस और टेक्नोलॉजी का जो है बहुत बहुत महत्व है और इस पे भी हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। लाखों हमारे स्टार्टअप हैं, चाहे वो स्पेस हो, उसको हम लोगों ने खोल दिया है, ड्रोन्स हो, एग्रीटेक हो, हर जगह हमारे स्टार्टअप आ रहे हैं। 2 मिनट और, हर जगह हमारे स्टार्टअप आ रहे हैं। और क्योंकि हमारे स्टार्टअप आ रहे हैं, हमारी नीतियां अच्छी हैं, इसीलिए वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी वाले, जैसे मैंने कहा, इनके निवेश 5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। ये कोई ऐसे ही कोई हम गलत आंकड़े नहीं दे रहे हैं, वास्तव में 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का हम लोगों ने स्थापना किया है, इसमें हजारों करोड़ हम लोग रिसर्च अध्ययन के लिए हम लोग देंगे। और इस बजट में इसी कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम किया गया है, जहां हम लोगों ने कहा है 1 लाख करोड़ रिसर्च और इनोवेशन के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए, हमारे उद्योग जगत के जो हमारे मुख्य जो कंपनीज हैं उनके लिए, ये भी सब कुछ जाने वाला है। तो साथियों, अंत में माननीय सदस्यों, मैं यही कहना चाहूंगा, चुनाव आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो अभी भी एक बहुत ही नकारात्मक सोच में लगे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप भी सकारात्मक सोच के साथ इस विकास के मंदिर के निर्माण में आप भी लग जाइए। नहीं तो कुछ और पंक्तियां, नहीं तो ना समझोगे तो मिट जाओगे, चुनाव आ रहे हैं विपक्ष वालों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्ताओं में। ये भाग्य आपका नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन नकारात्मक सोच से ये विपक्ष आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए साथियों, जो हम ये विराट और हरित विकास का मंदिर का जो हम लोग निर्माण कर रहे हैं, उसमें आप जानिए कि हम ना सिर्फ संस्कार हमारे साथ होंगे, लेकिन साइंस भी हमारे साथ होगा। ना सिर्फ विरासत हमारे साथ होगी, विज्ञान भी हमारे साथ होगा। और ना सिर्फ आस्था हमारे साथ होगी, हमारी 144 करोड़ जनता की आकांक्षाएं भी हम लोगों के साथ होंगी। ऐसे विकास के निर्माण मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। प्लीज सुमति जी। பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையின் மீது என்னுடைய தாய் தமிழில் இனத்தை செய்தது மொழிதான், மொழியின் மனத்தை செய்தது என் தமிழ்தான் என்கின்ற பெருமையோடு பேசுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த சமயத்திலே தான் முதலமைச்சராக இருந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பெரு முதலைகளை அல்ல,